हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो में एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। ये एक्चुअली जेंगो रस्ट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एक एपीआई बनाना सीखेंगे। जिस एपीआई का नाम हम लोग रखेंगे यहाँ पर ऑथ एपीआई। मतलब ऑथ को ये फीचर करेगा तो हम लोग ऑथ एपीआई इसका नाम रख देंगे, वरना आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें क्या क्या फीचर सबको मिलेगी। ऑथेंटिकेशन का एपीआई है पूरा का पूरा, तो आपको मिलेगा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड रीसेट करना, पासवर्ड रीसेट करने का लिंक ईमेल में भेजना, लॉग्ड इन यूज़र का डेटा निकालना, ये सारी चीज़ें। कुछ और चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कस्टम यूज़र मॉडल आप बनाते हैं, कैसे आप कस्टम यूज़र मैनेजर बनाएंगे, कैसे उसका यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ जो आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है उसके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग जेंगो की आवश्यकता में पड़ेगी। जैसे जेंगो का ये ऑफिशियल साइट है, आप देख सकते हैं। जेंगो लिख कर सर्च कीजिएगा गूगल में, जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ये पूरा आप देखें उससे पहले ये बेहद ज़रूरी है कि आपने मेरा जो जेंगो का कोर्स है आपने वह देखा हो। तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिए यहाँ पर जेंगो का कोर्स, ये जेंगो का कोर्स, इसका आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको जेंगो का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये आप पूरा सीख लेते हैं तो आप जेंगो में एक्सपर्ट बन जाते हैं लगभग। तो ये पूरा आपने देखा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो प्लेलिस्ट है, ये पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना पड़ेगा, जिससे आप डीआरएफ पूरे अच्छे तरीके से सीख जाएँ। ये पूरा कंप्लीट है, जिसको आप डीआरएफ को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन का यूज़ करेंगे अपने एपीआई को टेस्ट करने के लिए, तो उसको भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ एक प्लेलिस्ट देखिए। इसमें से आपको सिर्फ ये ऊपर वाला जो एक है, ये पोस्टमैन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये आप देखेंगे काफ़ी हो जाएगा। तो बाकी दो नीचे का देखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले ही देखी होंगी, तो आपको दोबारा से ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छे तरीके से समझ के रखा हुआ। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी वापस आते हैं अपने जेंगो में। यहाँ पर तो हमें जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी MK वर्चुअल ENV इस पैकेज की। तो pypi.org में जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए MK वर्चुअल ENV। ये लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक पैकेज मिलेगा वर्चुअल ENV रैपर -win, और जो भी वर्जन रहेगा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको कॉपी कर लेना है और मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये टर्मिनल ओपन किया, मैं C ड्राइव में चला जाता हूँ। C ड्राइव में आ गया मैं इसको पेस्ट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सब चेक करेंगे कि सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। PIP फ्रीज ये लेकर इंटर प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि ये दोनों ही मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। तो आप ये इंस्टॉल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया हुआ मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि वर्चुअल ENV कैसे क्रिएट करते हैं इस पैकेज का यूज़ करके जो हमने अभी इंस्टॉल किया। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा MK वर्चुअल ENV, और जो भी ENV का नाम रखना, मैं अपने केस में ऑथ ENV इसका नाम रख रहा हूँ। तो MK वर्चुअल ENV लिखना है, स्पेस देना है, और अपने ENV का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस केस में मैंने ऑथ ENV रखा हुआ है। इंटरप्रेस करते हैं और ये कुछ ही देर में आपको क्रिएट करके दे देगा। देखिए हमारा क्रिएट हो गया और इसने इसको एक्टिवेट भी कर दिया हुआ। अगर आपका इस तरीके से दिखाई दे ब्रैकेट में आपका ENV नेम, तो आप समझिए कि आप अपनी ENV के अंदर में है, आपका ENV एक्टिवेट है। इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डीएक्टिवेट लिखना पड़ेगा और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से एक्टिवेट करना हो तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है वर्क ऑन और ENV का नाम, जैसे ऑथ ENV है तो ऑथ ENV, और ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पैकेजेस इंस्टॉल करनी है जेंगो से रिलेटेड, जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी वो। जैसे कि अभी आप देखेंगे PIP फ्रीज करके, तो इस ENV में कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपके सिस्टम में जेंगो, यानी कि इस ENV में जेंगो इंस्टॉल रहना चाहिए। तो इस ENV के अंदर ही हूँ मैं, ध्यान रहिए। और यहाँ पर हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए PIP इंस्टॉल और जेंगो लिखना है और इंटर प्रेस कीजिए। थोड़ा सा समय लेगा और जेंगो हमें इंस्टॉल करके देगा। अभी सिर्फ हम लोग जेंगो इंस्टॉल करेगा। मैं आपको PIP फ्रीज करके फिर से दिखाऊँ, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है PIP फ्रीज। तो हमें यहाँ पर जेंगो मिल जाएगा इंस्टॉल किया हुआ। अब ये खाली नहीं है, उसके बजाय हमें जेंगो 4.0.3 इंस्टॉल होकर मिला, साथ में कुछ पैकेजेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। अब चूँकि हमारे पास जेंगो है इंस्टॉल, तो हम लोग जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट का नाम जेंगो ऑथ API 1 और जेंगो ऑथ API 1, और इंटरप्रेस किया और ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हो गया, मेरे C ड्राइव में। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। इसको डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट किया और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। इसको बाद में ओपन करेंगे।
तो ओपन फोल्डर में क्लिक करना है, देन सी ड्राइव में आइए, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है जेंगो ऑथ API 1, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिखाई देता है। अभी वापस से टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, ये हमें इसके अंदर में ले जाकर हमें ओपन करके देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी हम यहाँ पर अपनी ENV को ओपन कर लेना, ऑन कर लेना है पहले, मतलब एक्टिवेट कर लेना था, वर्क ऑन, और ENV का नाम था ऑथ ENV। तभी हम लोग इसके अंदर में है। अब हमें इस प्रोजेक्ट में एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखेंगे। ऐप का नाम वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ऑथ है तो आप ऑथ रख लीजिए, या फिर ऑथ API रख लीजिए, या फिर आप सिंपली अकाउंट रख लीजिए, जो कि नॉर्मली लोग रखते हैं। क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड काम है। अकाउंट से रिलेटेड काम मीन्स लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड चेंज, ये सब अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, तो इसको लोग नॉर्मली अकाउंट ही नाम रखते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने अकाउंट रखा और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर देखिए अकाउंट नाम का एक हमारा क्रिएट हो गया एप्लीकेशन। अभी इस एप्लीकेशन को हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के setting.py फाइल में, जो कि हमने जेंगो में सीखा है बहुत ही डिटेल। तो यहाँ पर आते हैं, इसको मेंशन करते हैं, हमारे को लिखना है अकाउंट, ये हमने मेंशन कर दिया। अभी हम इसको रन करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाता हूँ। पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटरप्रेस किया, और ये हमें 8000 पोर्ट पर हमें रन होकर दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे वेब ब्राउज़र में ये आपको डिफ़ॉल्ट जो भी इसका टेम्पलेट है वो आपको दिखाई देता है। बट इससे में कोई मतलब नहीं है, हमें तो API बनाना है, हमें वेबसाइट नहीं बनाना है, इसमें हमें API बनाना है। इसको मैं Ctrl+C प्रेस करके अभी स्टॉप कर देता हूँ। इतना करने से हमारा काम नहीं होगा। अभी हमारा सिर्फ जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, और जेंगो का एक एप्लीकेशन हमने इस प्रोजेक्ट में क्रिएट किया अकाउंट नाम का। ये हमें इसमें यूज़ करना है DRF, तो DRF हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। DRF इसको भी क्लोज कर, इसका भी काम खत्म हो गया। देखिए गूगल में लिखिएगा DRF और सर्च कीजिएगा, तो आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। इसको आप ओपन कीजिए क्लिक करके, और यहाँ पर आपको बताएगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इस होम पेज में ही नीचे देखिए ये कहता है कि आप pip इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें इसको इंस्टॉल करना है, अपने ENV के अंदर में रहना है, ध्यान रहे। पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, और हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा pip freeze, ENV के अंदर में रहना है। देखिए हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क 3.13.1 हमारा इंस्टॉल हुआ है इसमें, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी हमें इसको थोड़ा सा कन्फिग करना पड़ेगा। उसके कन्फिग करने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको रेस्ट फ्रेमवर्क को अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में मेंशन करना है। तो इसको कॉपी करते हैं और अपने setting.py फाइल में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस ये कहता है कि आप अपना जो भी API बनाएंगे वो आप मेंशन कीजिए। ये सब कुछ भी नहीं हमें देखना है, ये सब हमने ऑलरेडी सीखा हुआ अपने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के प्लेस में। तो अब इसमें कुछ भी नहीं, आपने अगर मेरा कोर्स फॉलो किया होगा DRF का, तो इसमें अब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ से आकर वापस से दिखाऊंगा। अभी के लिए इसमें अब और कोई काम नहीं बचा हुआ है। देखिए हम लोग जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं इसमें API मतलब ऑथेंटिकेशन सिस्टम का API जो बना रहे हैं, इसमें हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे JWT, जेसन वेब टोकन। यहाँ पर जेंगो में पाइथन में हमें मिलता है सिंपल JWT का एक पैकेज, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो उसी को आप लिखिए जेंगो सिंपल JWT, और ये आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा। इसको आप क्लिक कीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी। इसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक कीजिए और ये आपको बताएगा इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ ऐसे। इसको कॉपी करना है, देन यहाँ पर आकर पेस्ट करना। मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर, देखिए इसका नाम है pip इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क डैश सिंपल JWT। इंटर प्रेस करते हैं और ये थोड़ी समय में हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ेगा। ये कहता है कि ये इंस्टॉल करने के बाद देन योर जेंगो प्रोजेक्ट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू यूज़ द लाइब्रेरी। setting.py फाइल में जाकर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो इसको करते हैं कॉपी, देन नीचे आते हैं और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये डॉट हटा देना है, इसमें ये कोई काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये कहता है कि इसके यहाँ पर सिर्फ लिखा रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लास में हमने ये दे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर आपने ये कॉन्फ़िग कर दिया तो आपको इन योर रूट URL फाइल आपको ये मेंशन करना है। इसमें हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये 2 क्लासेस प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं और ये हमने पहले कभी नहीं देखा हुआ है।
तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ये कॉन्फ़िग कर लेते हैं तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो जाता है ये 2 क्लासेस। ये 2 क्लासेस आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT डॉट व्यूज़, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो व्यूज़ फाइल होगा उसमें क्लास बेस्ड व्यू बनाया गया है, जिसमें से एक ये है और दूसरा ये है। अब इसमें क्या कोड है उससे आपको अभी मतलब नहीं रखना है, बस इसमें 2 क्लासेस हैं और ये क्या काम करके आपको देगी ये समझिए। जो ऊपर वाला ये है आपका जो कि टोकन ऑप्टन पेयर व्यू है, ये हमारा रन होगा इस पाथ के हिट होने पर। आप पाथ कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक पाथ होगा जिसके हिट होने पर हमारा ये क्लास बेस्ड व्यू चलेगा। और इसमें कोड लिखा गया है कुछ ऐसा कि ये आपको टोकन जनरेट करके देगा। टोकन में भी आपको एक्सेस टोकन देगा और रिफ्रेश टोकन देगा, तो 2 टोकन आपको प्रोवाइड करेगा ये, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। जब भी आप इस क्लास में हिट करेंगे किसी पाथ का यूज़ करके तो ये आपको रिटर्न करेगा टोकन। टोकन कौन सा, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन का यूज़ करके आप यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये हमारा लॉगिन है या नहीं, ऑथेंटिकेट है या नहीं। रिफ्रेश टोकन का यूज़ किया जाता है अगर आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया आपका अगर एक्सेस टोकन, तो फिर से अगर आप जनरेट करना चाहते हैं अपना एक्सेस टोकन तो आप उसके लिए रिफ्रेश टोकन का यूज़ करेंगे। रिफ्रेश टोकन आप के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। रिफ्रेश टोकन का रिक्वेस्ट आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप कोई भी अपना पाथ लिखेंगे जो कि हिट करेगा इस क्लास बेस्ड व्यू को और ये आपको रिटर्न करके देगा एक एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन होता है और एक रिफ्रेश टोकन होता है। एक्सेस टोकन से आप ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र को कि यूज़र हमारा लॉग्ड इन है या नहीं, और अगर एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर होता है तो आप रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर आपको एक नया एक्सेस टोकन प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली जो एक्सेस टोकन होता है उसका जो लाइफ लाइन होता है फिर लाइफ टाइम होता है वह कम होता है कंपेयर टू रिफ्रेश टोकन। कुछ ऐसे समझिए कि अगर एक्सेस टोकन का लाइफ टाइम हम लोग 5 मिनट फिक्स करते हैं तो रिफ्रेश टोकन का लाइफ टाइम हम लोग 1 दिन फिक्स करते हैं। इससे क्या होता है कि 5 मिनट में हमारा जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन हमारा रिफ्रेश टोकन 1 दिन का है तो हम लोग रिफ्रेश टोकन में के लिए रिक्वेस्ट करके वापस से एक नया एक्सेस टोकन मंगा सकते हैं जो कि वैलिड हो जाएगा अगले 5 मिनट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है कौन, JWT, सिंपल JWT जेंगो में। इसके अलावा हमें एक और मिलता है यहाँ पर, देखिए टोकन को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको टोकन वेरीफाई व्यू इस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा और इसको भी सेम उसी व्यू क्लास से इम्पोर्ट करना है। उसके बाद ये कहता है कि अगर आप इफ़ यू विश टू यूज़ लोकलाइजेशन ट्रांसलेशन सिंपली ऐड दिस, तो हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया और हमें ये इंस्टॉल ऐप्स में लगाना है। तो ऊपर आते हैं और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दिया मैंने। ये हमें यहाँ पर यूजेस दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यूजेस कि कैसे आप अपना हिट करेंगे। तो ये हमें कर्ल का यूज़ करके बता रहा है, बट हम लोग कर्ल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग पोस्टमैन यूज़ करेंगे API को हिट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो मेन है वो है ये पाथ है, ये जो URL आप देख रहे हैं ये देखने का है। इसने क्या किया, लोकल होस्ट पर ही रन किया हुआ और इसने API टोकन को हिट किया। जब ये API टोकन हिट होता है मतलब जब ये हिट होता है तो ये क्लास चलता है और ये क्लास क्या रिटर्न करेगा, ये क्लास रिटर्न करता है टोकन, और टोकन में एक एक्सेस टोकन और दूसरा रिफ्रेश टोकन, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इस एक्सेस टोकन का यूज़ करके आप यूज़र को चेक कर सकते हैं कि यूज़र लॉगिन है या ऑथेंटिकेटेड है या, जैसे कि यहाँ पर चेक किया गया है कि कोई प्रोटेक्टेड आपका व्यू होगा जिसको आप इस टोकन को कुछ इस तरीके से हेडर में पास करेंगे और उसको चेक करेंगे। ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग कोड करेंगे तब। लेकिन टोकन का क्या काम है, यूज़र को वैलिडेट करना कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, किसी प्रोटेक्टेड रूट को देखने के लिए, फिर किसी प्रोटेक्टेड रूट को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये एक नया बताता ये है कि शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन एक्सपायर्स, यू कैन यूज़ द लॉन्गर लिव्ड रिफ्रेश टोकन टू ऑब्टेन अनदर एक्सेस टोकन। ये कहता है कि जो शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन है हमारा, जिसका 5 मिनट हमने अभी लगाया हुआ था अनुमान, ये 5 मिनट होगा, तो 5 मिनट हो गए वो एक्सपायर हो गया, तो क्या यूज़र फिर से लॉगिन करेगा और नया एक्सेस टोकन लेगा, नहीं। उसके बाद लॉन्ग लिव्ड रिफ्रेश टोकन रहता है जिसको वह रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे कि ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं API टोकन और रिफ्रेश, और इसने रिफ्रेश टोकन भेजा हुआ है जिससे कि उसको रिटर्न में मिल जाएगा एक नया एक्सेस टोकन जो कि अगले 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको यूज़ करने की। पाइथन 3.7 से ऊपर का आपका होना चाहिए, जेंगो आपका 2.2 से ऊपर का होना चाहिए और रेस्ट फ्रेमवर्क आपका 3.10 से ऊपर का होना चाहिए। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कॉन्फ़िग कैसे करना है, उससे हमें बिल्ट इन क्या मिल जाता है वह सब हमने देख लिया। एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वह है कि आप अगर मैनुअली टोकन क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। जैसे इसमें अभी क्या है कि आप इसमें हिट करेंगे इस पाथ में तो आपका टोकन आपको जनरेट होकर रिस्पॉन्स के तौर पर मिलेगा,
पर मुझे इसको हिट नहीं करना है, मुझे इसको यूज़ ही नहीं करना है। मुझे डिफ़ॉल्ट जो मुझे ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ गया क्लासेस हमारा, ये क्लासेस, ये जो दो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ये मुझे यूज़ ही नहीं करना टोकन जनरेट करने के लिए, मुझे अपना लॉजिक लगाना है। तो अब मैनुअली जनरेट करना चाहते हैं अगर टोकन को, यानी कि आप इस चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते, मैनुअली करना चाहते, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर कोड दिया गया है, क्रिएट टोकन्स मैनुअली, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल जेडीटी टोकन्स इंपोर्ट रिफ्रेश टोकन। उसके बाद इसने कहा है कि आप एक फंक्शन बनाइए गेट टोकन फॉर यूज़र, जिसमें यूज़र आपका आएगा जिसके लिए आपको टोकन बनाना है। देन रिफ्रेश एक वेरिएबल जिसमें रिफ्रेश टोकन जो हमने इंपोर्ट किया है उसमें एक फंक्शन है फॉर अंडरस्कोर यूज़र जिसमें यूज़र आएगा और इस यूज़र के लिए आपको ये टोकन क्रिएट करके दे देगा जिसमें कि आपका रिफ्रेश टोकन भी होगा और एक्सेस टोकन भी होगा। तो अगर आपको मैनुअली क्रिएट करना है अपना टोकन तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादातर। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। ये हो गया एक चीज़। और दूसरा चीज़ देखिए कि इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे सिंपल JWT में पहले आपको टाइम डेल्टा यूज़ करना इंपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इसने टाइम डेल्टा का यहाँ यूज़ किया हुआ है। जैसे कुछ है कॉन्फ़िगरेशंस देख लीजिए आप, मतलब सेटिंग्स हैं कुछ, जिसमें पहला है एक्सेस टोकन लाइफ टाइम, यानी कि आपका जो एक्सेस टोकन आपको रिस्पॉन्स के तौर पर मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्स के तौर पर मिल रहा है एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, तो एक्सेस टोकन का लाइफ कितना होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रहता है 5 मिनट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो 20 मिनट या 1 घंटा करके रखिए। रिफ्रेश टोकन का लाइफ टाइम कितना होना चाहिए, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिन है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। रोटेट रिफ्रेश टोकन, फिर ब्लैक लिस्ट आफ्टर रोटेशन, फिर अपडेट लास्ट लॉगिन, ये सारी चीज़ें आप कौन सा एल्गोरिदम ये यूज़ करता है उस टोकन को जनरेट करने के लिए। सैंगिंग की क्या है, आप यहाँ पर सीक्रेट की एक दे सकते हैं, आप वेरीफाइंग की दे सकते हैं, आप इशूअर दे सकते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं। आप आपका जो ऑथ हेडर टाइप होगा वो बियरर होगा या फिर क्या होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बट बियरर ही रखते हैं लोग, तो हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे। आप ऑथ हेडर नेम दे सकते हैं, HTTP ऑथराइजेशन है हमारा। यूज़र आईडी फील्ड कौन सा होगा, आईडी होगा। यूज़र आईडी क्लेम कौन सा होगा, यूज़र अंडरस्कोर आईडी होगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन रूल आपका क्या होगा, ये होगा। तो ये सारी चीज़ कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इतना सा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पर से बस टाइम चेंज कर लीजिए इसका या फिर इसका, बस इतना काफ़ी होता है। आप अलगो चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बट HS256 काफ़ी होता है इसके लिए। बस और कुछ नहीं। आपको डिटेल में अगर जानना हो कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, तब नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही सुंदर से लिखा गया है यहाँ पर पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको रखेंगे ओपन करके, बिकॉज कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ, ये पूरा का पूरा, चला कि पूरा मुझे चाहिए नहीं, मैं इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और सबसे नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट किया, और ये हमारा सिंपल JWT का सेटिंग है। इसमें से मुझे जो चाहिए मैं वह रखता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। हम लोग टाइम डेल्टा भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ऊपर से ये टाइम डेल्टा भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ऊपर एकदम ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ, और सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। इसको सेव करते हैं, अब नीचे आते हैं। देखिए क्या क्या मुझे चाहिए। मुझे चाहिए एक्सेस टोकन का टाइम मैं चेंज करके इसको कर देना चाहता हूँ 20 मिनट 20 मिनट्स, मैं इसको चेंज कर दिया। ये 1 दिन ठीक है, आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं जो एक्सेस टोकन है उसका। ये सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही बनी हुई रहेंगी, ये सब भी जैसे है वैसे बना रहेगा, या फिर आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, और इसे चलने देते हैं, ये स्लाइडिंग हटा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का मैंने हटा दिया, और मैं ये सब भी हटा देता हूँ। ये तो कम भीड़ रखते हैं, ये सब बैठा सकते हैं, इसका भी हमने कुछ खास किया हुआ नहीं है, बट सिर्फ ये 2 चीज़ें रखेंगे तो हमारा काफ़ी हो जाएगा। बट फिर भी मैंने लिख दिया हुआ ताकि आपको पता रहे कितने सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये लिखा, अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कॉन्फ़िगरेशन सारा चीज़ हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इसको वापस से एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें ये कोई एरर तो नहीं देता। तो मैंने py रन सर्वर लिखा, इंटरप्रेस किया, और इस पर हिट करते हैं, नहीं कोई एरर नहीं है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसको नीचे करते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि हम लोग एक पैकेज के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस API को किसी फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे, जैसे React.js से या फिर किसी Vue.js से कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक कोर्स पॉलिसी एरर मिलेगा, जो कि बहुत ही कॉमन एरर है किसी में भी मीन्स चाहे Django यूज़ कर रहे हो, फिर Laravel यूज़ कर रहे हो, या फिर आप Node.js यूज़ कर रहे हो। जब भी आप किसी भी API को कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड से, तो आपको कोर्स पॉलिसी एरर देखने को मिलता है। तो उसको सॉल्व हम लोग यहीं पर कर लेंगे,
वह एरर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। मैं कहीं पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें फ्रंट एंड में वह समस्या ना हो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, तब उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका यहाँ पर नाम है Django कोर्स हेडर। इसको pypi.org में आइएगा, प्रेस करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ इसको, और ये देखिए कि Django कोर्स हेडर 3.11.0 अभी है। इसको ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो गया ये। अब कुछ सेटिंग इसका हमें करना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये कहता है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे। इसको कॉपी किया मैंने और सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं, सिंगल कोट है तो सिंगल कोट दिया, यहाँ पर कॉमा देना है। ये हमने कोर्स हेडर लिखा, रेस्ट फ्रेमवर्क, और फिर हमारा ये देन ये। इसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि ये तो आपने कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल कर लिया। अभी ये कहता है कि आप मिडिलवेयर एक इसमें ऐड करेंगे, जो कि आपको ये वाला मिडिलवेयर ऐड करना है, और ये मिडिलवेयर आपको ऐड करना है कॉमन मिडिलवेयर के ऊपर में। एकदम टॉप में कर लीजिए या फिर कॉमन मिडिलवेयर के कम से कम ऊपर में होना चाहिए। तो कॉमन मिडिलवेयर देखिए हमारे यहाँ पर है, इसके ऊपर में यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा। मैंने सिंगल कोट देकर इसको पेस्ट कर दिया, और ये हमारा, और इसके आगे और क्या है, इसके आगे ये कहता है कि आपको एटलीस्ट एक काम इन दिनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो हम लोग ये करते हैं, कोर्स अलाउड ओरिजिन, कौन कौन से ओरिजिन को अलाउ करना चाहते हैं, तो ये हम लोग करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सबसे नीचे आकर भी पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आते हैं इसके नीचे और यहाँ पर पेस्ट किया। और ये सब हमें चाहिए नहीं, ये एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल ये बता रहा है कि आप कैसे इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल भी यानी कि जब आपका मेन डोमेन रहेगा टॉप लेवल का, उसे भी मेंशन करना है, और आपका सब डोमेन है तो उसको भी मेंशन करना है, ये इसने कहा हुआ है। बाकी हम लोग अभी तो लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये दो चीज़ चाहिए, तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमें लोकल होस्ट और 127 वाला चाहिए। इसमें से हमारा जो रहेगा पोर्ट वो रहेगा 3000 का, जो इसमें हमारा चलेगा Vue.js या फिर React.js। तो मैं इसका पोर्ट चेंज कर देता हूँ, 300 कर दिया मैंने दोनों के लिए। और कोई सब डोमेन है नहीं हमारे केस में, मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा, बट जब फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे तब की बात ये हो रही है, तब का ये एरर है जिसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं अभी। तो बस ये करना है। उसके बाद इसके नीचे ये करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर हम लोग कर चुके हैं। ये भी करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर हम लोग कर चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड्स अलाउड हैं, डिलीट, गेट, ऑप्शंस, पैच, पोस्ट, पुट। कोई और अगर आपको यूज़ करना हो, हेडर या फिर ऑप्शंस तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे। बाकी कोई और अगर आपको मेथड यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर आकर उसको मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको कॉपी करके उसमें लिख कर फिर आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। बट हमारा काम इतने से हो जाएगा, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। बाकी और इसमें और कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको बस यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन और नहीं है। देखिए अगर CSRF रहता, CSRF मिडिलवेयर, तो CSRF मिडिलवेयर के ऊपर में इसको लिखना हमें होता। ये यहाँ पर बता रहा है। सिग्नल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं ये बता रहा है बस, और कुछ इसमें है नहीं। इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। सिर्फ हमारा बचा है सिंपल JWT, और सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह हमने कर ली हुई है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रन करेंगे एक बार। तो python manage.py रन सर्वर, और एक बार देख लेता हूँ कि ये हमारा सही से काम कर रहा है। बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अभी हम लोग अपना कोडिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये करते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि कोई एरर आए तो हमें दिखता जाए। इसको ओपन रहने देते, इसमें कुछ काम करना पड़ सकता है। हम लोग अपने ऐप में आना है, जो कि हमारा अकाउंट नाम का है। इसमें आकर और हमें बनाना है मॉडल सबसे पहले, क्योंकि हम लोग कस्टम मॉडल यूज़ करेंगे। अपना जो ये बाय डिफ़ॉल्ट में देता है यूज़र मॉडल, उसका यूज़ नहीं करेंगे। उसका यूज़ इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज हमें अपना खुद का फील्ड चाहिए। जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट ये हमें देता है उसमें है कि आप यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं, बट हमें ईमेल से लॉगिन करवाना है। तो उसके लिए हमें अपना खुद का मॉडल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपना कस्टम मॉडल बनाना पड़ेगा। प्लस हमें साथ में नेम एक कॉलम देना है, नेम एक फील्ड देना है, जिसमें कि यूज़र अपना पूरा नाम लिख सके। एक TC नाम का भी फील्ड देंगे, टर्म कंडीशन का, जो कि एक्चुअली हमारा बूलियन वैल्यू लेगा, टर्म ट्रू या फॉल्स। सो इन शॉर्ट हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं जा सकते हैं, बिकॉज हमारा अपना खुद का कुछ फील्ड है जिसको हमें यूज़ करना है। तो हम लोग अपना कस्टम यूज़र मॉडल यहाँ पर बनाने वाले हैं। कस्टम यूज़र मॉडल बनाने का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल पेज पर है, आप इसको देखेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा Django के ऑफिशियल डॉक में, जो कि मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। देखिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, टॉपिक्स में जाइएगा, फिर ऑथ में, फिर कस्टमाइजिंग में, तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें फुल एग्जाम्पल एक नीचे दिया हुआ होगा, देखिए कहाँ पर, देखिए फुल एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो ये जो दिख रहा है इधर देखिएगा आपके राइट हैंड साइड में, यहाँ पर बना हुआ है सबका टेबल।
तो ये फुल एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको ये फुल एग्जाम्पल में लेके चला जाएगा। या फिर आप कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताता है कि किस तरीके से आप अपना कस्टम बना सकते हैं यूज़र मॉडल। उसके लिए ये पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ये मैं एक साथ कर देता हूँ, एक्चुअली मैं इसको ऐसे कर दूँगा, यहाँ से कुछ ऐसे इसको हटाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। तो मैंने इंपोर्ट किया जेंगो कंट्रीब्यूट ऑथ मॉडल्स में से बेस यूज़र मैनेजर और एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र। एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र को इनहेरिट करते हुए हम लोग अपना खुद का मॉडल बना लेंगे, यूज़र मॉडल, और बेस यूज़र मैनेजर को इनहेरिट करके अपना खुद का हम लोग यूज़र मैनेजर बनाएंगे। तो पहले यूज़र मॉडल बनाते हैं हम लोग, कस्टम यूज़र मॉडल बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये कस्टम यूज़र मॉडल। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर चलता हूँ, वहीं से हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, पूरा का पूरा हम लोग कॉपी कर सकते हैं, बट मैं एक साथ सब कॉपी नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये क्लास से कॉपी करते हैं, जो हमारा मेन यूज़र मॉडल का क्लास है। तो कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इंडेंट हमें करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक इतने से काम होना चाहिए। ये मैंने देखिए, ये कह रहा है कि माई यूज़र मैनेजर इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये अभी मत लिखिए, ये इसको हम लोग थोड़ा सा क्लिक कमेंट कर देते हैं। देखिए हमें क्या क्या हमें चाहिए ईमेल। तो ईमेल एक फील्ड है, मॉडल्स लिखना है ईमेल फील्ड, और इसमें ये ईमेल वर्ब उसने में ये ना देकर मैं सिंपल लिख दूंगा ईमेल। और ये मैक्स लेंथ हमारा 255 का रहेगा, और ये यूनिक होना चाहिए बिकॉज एक यूज़र एक ईमेल से एक ही रजिस्टर कर सकता है, तो इसको यूनिक ट्रू रहने देना है। डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के बजाय मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक नेम फील्ड। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, नेम इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड लिखा, और नेम इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और यहाँ पर मैक्स लेंथ हमें देना पड़ेगा। मैक्स लेंथ मैंने 200 दे दिया। ये एल स्मॉल में है, बहुत लोग इसको कैपिटल समझ लेते हैं, कैपिटल नहीं है, वो स्मॉल है। इस तरीके से टीसी का एक मुझे अपना खुद का फील्ड बनाना था, मैंने टीसी लिखा, और यहाँ पर मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड ये लिखा। ये हमारा ट्रू या फॉल्स लेगा। इसके अलावा इज़ एक्टिव ऑलरेडी यहाँ पर है, जो कि ट्रू किया हुआ है, यानी कि हमारा यूज़र एक्टिव रहेगा। इज़ एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, बिकॉज कोई भी यूज़र अगर क्रिएट करता है खुद को, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो एडमिन ना बन जाए, इसलिए हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखेंगे। इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, दो और कॉलम्स या फिर फील्ड्स, जो कि टाइम मैनेज करेगा कि कब अकाउंट हमारा क्रिएट हुआ, या फिर कोई अपडेट होता है भविष्य में तो कब अपडेट हुआ उसको मैनेज करेगा। इसके लिए मैंने क्रिएटेड एट लिखा हुआ है, मॉडल्स डेट टाइम फील्ड दिया हुआ है, और इसको ऑटो नाउ ऐड ट्रू किया हुआ है। फिर अपडेटेड ऐड है, मॉडल्स डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ ट्रू, ये दोनों ट्रू किया हुआ है। इसके बाद यूज़र नेम फील्ड हमने ईमेल लिख दिया हुआ है, यानी कि ये अब यूज़र नेम को ना मानकर ईमेल को मानेगा, यानी कि ईमेल से हमारा लॉगिन होगा, ईमेल लिख दिया। और रिक्वायर्ड में हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें लिखना है नेम, एक नेम हमारा फील्ड जो कि रिक्वायर्ड रहेगा, और दूसरा है हमारा टीसी जो कि रिक्वायर्ड रहेगा, और ईमेल भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। लेकिन आप इसको चूँकि यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड ही बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, इसको यहाँ पर अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब भी इस ऑब्जेक्ट को कहीं दिखाया जाएगा तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ईमेल का सहारा लेंगे, यानी कि ईमेल के तौर पर वो दिखेगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 इस तरीके से नहीं, बजाय उसमें पर्टिकुलर यूज़र का ईमेल दिखने को मिलेगा आपको, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद हैज़ पर हमसे यहाँ पर बस ऐसे डिफ़ॉल्ट लिख दीजिएगा। डज़ द यूज़र हैव अ स्पेसिफिक परमिशन, इसमें एक्चुअली मैं कॉमन यूज़र को नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एडमिन को देता हूँ। तो सेल्फ डॉट इज़ एडमिन अगर ये ट्रू रहेगा तभी हम लोग हैज़ जो हमारा जो परमिशन रहेगा वह परमिट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो मैंने सेल्फ डॉट इज़ एडमिन इसमें लिख दिया हुआ है। उसके बाद हैज़ मॉड्यूल परम, क्या मॉड्यूल का परमिशन आप देना चाहते हैं। डज़ द यूज़र हैव परमिशन टू व्यू ऐप लेवल, इसको हम लोग ट्रू ही रहने देते हैं, चाहे कोई भी किसी तरह का यूज़र हो। और फिर इज़ स्टाफ का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा, इज़ द यूज़र अ मेंबर ऑफ स्टाफ, जिसमें हम लोग अगर हमारा इज़ एडमिन ट्रू रहेगा तो हमारा ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऑल एडमिन्स आर स्टाफ, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एडमिन रहेगा तो हमारा स्टाफ भी माना जाएगा। ये हमने लिखा हुआ और यहीं पर ये हमारा खत्म हो जाता है। बस ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन से मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, याद करने की रट्टा मारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें बनाना है अपना यूज़र मैनेजर, जो कि हमने यहाँ पर कमेंट करके रखा हुआ, ये मेंशन करना पड़ेगा। अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ये यूज़र माई यूज़र करने के बजाय मैं सिंपली इसको यूज़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यूज़र कर दिया। आप कस्टमर लिख सकते हैं, बायर लिख सकते हैं, माई यूज़र लिख सकते हैं, योर यूज़र लिख सकते हैं, सोनम यूज़र लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन सिंपली यहाँ पर यूज़र लिखते हैं। उसके बाद हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है इसका मैनेजर बनाने के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। ऊपर में जो था हमारा ये देखिए
ये पूरा का पूरा, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ तक कॉपी कर लिया और यहाँ ऊपर में आकर पेस्ट करना है। इसको मैंने पेस्ट किया, थोड़ा सा इंडेंट करना पड़ेगा हमें। तो एक बार मैं बैक कर देता हूँ और हम लोग ये कर रहे हैं क्या, कस्टम यूज़र मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं। पर लिख देते हैं इसका माई लिख के मैं यूज़र मैनेजर सिर्फ रख देता हूँ। ये बेस यूज़र मैनेजर को इनहेरिट करके बना हुआ है। क्रिएट यूज़र जो नॉर्मल यूज़र हमारे होंगे उसके लिए क्रिएट यूज़र ये मेथड रन करेगा। इसमें सेल्फ लिखना है, ईमेल लिखना है। ईमेल के अलावा हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसके बजाय हमारे पास नेम है और एक टीसी है, तो ये हमें लिखना है। फिर हमें पासवर्ड और साथ में एक पासवर्ड 2 भी हमें मेंशन करने की आवश्यकता पड़ेगी जब सीरियलाइज़र इसका बनाएंगे तब। तो मैं इसको यहीं पर अभी ही मेंशन कर देता हूँ, पासवर्ड 2 इक्वल नन, पासवर्ड 2। ओके, यहाँ पर लिखा है कमेंट कि क्रिएट एंड सेव्स अ यूज़र विद द गिवन ईमेल नेम टीसी एंड पासवर्ड। नॉट ईमेल यानी कि ईमेल नहीं है तो ये हमारा एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। यूज़र मस्ट हैव या फिर यूज़र मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस, ये यहाँ पर अकर हो जाएगा। वरना अगर ईमेल देता है तो फिर आगे ये बढ़ेगा। आगे क्या है, आगे ये है ईमेल जो मिला उसको नॉर्मलाइज़ किया और उसको स्टोर कर देंगे ईमेल में। इसके बाद नेम मिलेगा तो नेम को नॉर्मलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिंपली आप नेम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक हमारा टीसी भी है तो टीसी इक्वल टीसी और बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट। इसके बाद यूज़र जो हमारा यूज़र है उसमें सेट पासवर्ड भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड हम लोग सेट पासवर्ड जो फंक्शन इसको कॉल करके करेंगे, जो भी पासवर्ड रहेगा वो हमारा सेट हो जाएगा और इससे हमारा बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो पासवर्ड रहेगा वो हैश होकर सेव होगा। देन उस यूज़र को सेव कर देंगे और यूज़र को रिटर्न भी कर देंगे। अगर कोई सुपर यूज़र क्रिएट करता है तो उस केस में क्या होगा वो यहाँ पर लिखा गया, तो हम लोग यहाँ पर से इसको कॉपी करेंगे, नेम टीसी से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ओके, तो सेल्फ लिखा, ईमेल, नेम और टीसी, पासवर्ड यहाँ पर रहेगा और इसमें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें सुपर यूज़र जिसमें ईमेल रहेगा, नेम रहेगा, टीसी रहेगा, पासवर्ड रहेगा। ईमेल एज इट इज़ जैसे है वैसे रहने देते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ ना देकर हम लोग लिख देंगे नेम इक्वल नेम और नीचे फिर एक हमारा आएगा टीसी इक्वल टीसी और इसमें कॉमा दे दिया, सेव कर दिया। तो ये सुपर यूज़र के लिए हमने लिखा हुआ। उसके बाद यूज़र इज़ एडमिन ट्रू कर देना है, बिकॉज ये सुपर यूज़र है तो इसका एडमिन ट्रू रहना चाहिए। फिर यूज़र हमें सेव करना है, यूज़र हमें रिटर्न करना है, बस इतना सा काम है और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी ये जो हमने यूज़र मैनेजर बनाया इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है जेंगो में कि कस्टम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, किन किन तरीक़ों से। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर आएंगे और इसको बस मेंशन कर देंगे। आप कीजिए ऐसे नहीं, इस तरीके से यूज़र मैनेजर यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, कोई एरर अभी तक तो नहीं है। इससे हमारा मॉडल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको माइग्रेशन और माइग्रेट करके देखते हैं कि ये हमारा क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आते हैं और इसको स्टॉप करते हैं, Ctrl+C प्रेस करके यहाँ पर लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस लिखा और इंटर प्रेस किया। देखिए हमारे यूज़र जो मॉडल यूज़र है वो हमारा क्रिएट हो गया। अभी इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से माइग्रेट इंटर प्रेस किया, सारे जो हमारे टेबल्स हैं वो जनरेट हो गया। आप यहाँ पर DB-SQL में देख सकते हैं, ये हमारा डेटाबेस का फाइल है db.sqlite3। इसमें आपको मिलेगा अकाउंट यूज़र, ये वाला टेबल हमने भी जनरेट किया है जिसमें अभी कुछ भी नहीं। देखिए ID, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन भी इसमें मांग रहा है जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमारा ईमेल, नेम, टीसी, इज़ एक्टिव, इज़ एडमिन, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, ये आपको दिखाई देता है। ये आपको अगर नहीं दिख रहा हो, ये अब जब इसमें ओपन इस डी फाइल को सिलेक्ट करेंगे VS कोड में आपको नहीं दिखेगा, तो आपको एक एक्सटेंशन इसका इंस्टॉल करना पड़ सकता है जो कि यहाँ पर है, मुझे याद नहीं है नाम, बहुत पहले इंस्टॉल किया हो, देखता हूँ यहाँ से मिल जाएगा मुझे। देखिए ये SQLite व्यूअर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लोरियन नाम है इनका जिन्होंने इसको डेवलप किया हुआ। तो आप देख लीजिएगा नाम और डाउनलोड्स अभी करेंटली आज की डेट में 53,000 इसका डाउनलोड हुआ है। तो ये आप एक इंस्टॉल कर लीजिएगा जिससे कि आप भी अपने SQLite फाइल को यहीं पर देख सकें विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये वाला हमारा अकाउंट था जो कि हमने देखा कि हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये सारे टेबल हमारे जनरेट हुए हैं अभी। सो क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं है और इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो हमारा टेबल जनरेट हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, एक सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। जब सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे तो हमारा ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये जो हमारा क्रिएट सुपर यूज़र का ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
मॉडल तो हमारा वेरीफाई हो चुका है बिकॉज हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमें ये वेरीफाई कर लेना है कि ये सही से कोड है। नहीं तो यहाँ पर आते हैं और एक सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र इंटरफेस करते हैं। ये हमें ओके आप यहाँ पर देखिए हमने एक गड़बड़ किया हुआ है। अभी भी देखिए हमें ये यूज़र नेम मांग रहा है। अगर आपका भी इस तरीके से यूज़र नेम मांगे तो समझ लीजिए कि आपका ये मॉडल आपने बना लिया हुआ है, लेकिन मॉडल अभी तक यूज़ में नहीं आया हुआ है। तो मॉडल हमारा यूज़ में आए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C प्रेस करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी भी ये क्या कर रहा है, अभी भी हमारा जो डेटा इंसर्ट कर रहा है वो इंसर्ट कर रहा है हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र में, यानी कि जो यूज़र पहले से बना हुआ होगा हमारा जो डिफ़ॉल्ट हमें देता है जेंगो, उसमें ये इंसर्ट कर इससे हमारा यूज़र नेम ये मांग रहा है। ईमेल भी मांगेगा बट दोनों को ही मिक्स करके मांग रहा है। बट हमें वैसा चाहिए, हमें चाहिए क्या कि अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इस मॉडल का यूज़ करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स फाइल में जाना है और यहाँ पर एक आपको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। कहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर करता हूँ मैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑथ यूज़र मॉडल, यानी कि जो ऑथ यूज़र मॉडल है वह कौन सा हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इसने डिफ़ॉल्ट यूज़र बनाया हुआ है वह इसमें सेलेक्ट है, बट वह हमें यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है अकाउंट के अंदर जो यूज़र मैंने बनाया हुआ है उसको आप यूज़ कीजिए। तो हमने दिया ऑथ यूज़र मॉडल अकाउंट डॉट यूज़र, इसको अब ये यूज़ करेगा। इसको हम लोगों ने सर्वर को स्टॉप करके रखा हुआ, अभी इसको वापस से रन करते हैं पाइथन manage.py और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, क्रिएट सुपर यूज़र इंटरफेस करते हैं। अब देखिए अब हमें यूज़र नेम नहीं मांग रहा बल्कि ईमेल मांग रहा है। ईमेल लिख देते हैं कोई सा भी, एडमिन सुपर यूज़र है तो एडमिन लिख दिया मैंने, adminexample.com। ये नेम मांग रहा है तो एडमिन इसका नाम देते हैं नेम लिख दिया मैंने एडमिन। और टी आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है तो मैंने ट्रू दे दिया। पासवर्ड ये मांग रहा है तो पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड इसका हम लोग एडमिन ही रख देते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड तो एडमिन वाई लिख के इंटरप्रेस, और ये हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। आपने देखा कि हमारा इसने जो डेटा मांगा है वह जो भी हमने मेंशन किया था अपने मॉडल में उसके अकॉर्डिंग इसने मांगा। ईमेल मांगा, फिर नेम, फिर टीसी, ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटअप है सब कुछ, तो ये इसने नहीं मांगा। और ये पासवर्ड हमारा ले लेता है जो हमारा इस एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र में लिखा है उस कोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा ये एक यूज़र क्रिएट हो गया इस ईमेल के साथ। अभी आप इसको रन करके देख सकते हैं। मैं चलता हूँ आपको लेकर पाइथन manage.py और रन सर्वर करते हैं और एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। इसमें हिट करते हैं और यहाँ पर /admin लिखिए। तो यहाँ पर अब ये ईमेल मांगेगा ना कि यूज़र नेम। ईमेल हमारा था admin@example.com और पासवर्ड था हमारा एडमिन, और लॉगिन में क्लिक करते हैं। लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में ग्रुप्स एक हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जो अभी यूज़र क्रिएट हुआ, यूज़र का जो टेबल बना वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा अपने एडमिन फाइल में, तब ये दिखाई देगा। इसको नीचे करते हैं और इसको मेंशन करते हैं। उसको मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, उसको मेंशन करना पड़ेगा ये जो admin.py फाइल है यहाँ पर। तो पहले इंपोर्ट करते हैं अकाउंट से अपना जो हमारा मॉडल्स है उसमें से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट यूज़र, जो हमने मॉडल बनाया अपना खुद का ये वाला मॉडल, उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें एक कॉन्ट्रिब ऑथ में से यूज़र एडमिन करके एक क्लास है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो django.contrib.auth.admin यूज़र एडमिन, ये भी मैंने कहाँ से निकाला हुआ ये भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसके नीचे ही। admin.py फाइल में क्या आप लिखेंगे सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ ये जो था ये मैंने यूज़ किया हुआ। इसने क्या किया, यूज़र एडमिन को एक नया नाम दे दिया हुआ है, बट मैंने इसी नाम से ये रखा हुआ है बस, और कुछ खास अंतर है नहीं। तो हम लोग बस इसी का यूज़ करेंगे। अभी ग्रुप में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग इसमें बात करें और ना ही इसमें बात करें। तो हमारा सिर्फ यूज़र एडमिन में फोकस है, हम लोग उसी को देखेंगे। बस ये लिखा अभी देखिएगा, अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये यूज़र एडमिन। ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा का पूरा कॉपी करना है और हमें इसका यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और ये फॉर्म बना रहा है यूज़र चेंज का और यूज़र क्रिएशन का फॉर्म बना रहा है। बिकॉज कस्टम बना है तो कस्टम फॉर्म भी इसको चाहिए होगा फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमारा तो API है। तो ये सब नहीं चाहिए मुझे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सिंपली हम लोग पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया हुआ। ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ से एक बार थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, मतलब इंडेंट सही तरीके से कर लेते हैं। ये कहता है कि बेस यूज़र मॉडल आपका नहीं है, तो हमारा बेस यूज़र मॉडल नहीं है, उसके बजाय हमारा ये जो हमारा यूज़र एडमिन है ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। बट मैं लिख देता हूँ एक्चुअली
यहाँ पर एज, और इसको चेंज कर देते हैं बेस यूज़र एडमिन, इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो ये जो है अब इस नाम से जाना जाएगा, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यूज़र एडमिन, आप यूज़र मॉडल एडमिन इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको यूज़र एडमिन लिखने के बजाय यूज़र ओके यहाँ नहीं, कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर करते हैं यूज़र मॉडल एडमिन, ये लिखा। अब यही कॉपी किया और बाकी सारी जगह कर देंगे। तो ओके यहाँ पर एक है, ये भर देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, बस पेस्ट कर दिया और हर जगह हमने चेंज कर दिया हुआ है। इसमें हमें ये नहीं चाहिए, ये कह रहा है कि दी फॉर्म्स टू ऐड एंड चेंज यूज़र इंस्टेंस, हमें ये चाहिए नहीं, तो हम लोग ये हटा देते हैं इसमें से। अब ये कहता है कि दी फील्ड्स टू बी यूज्ड इन डिस्प्लेइंग द यूज़र मॉडल, कौन कौन सा फील्ड आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर लिखिए। तो ईमेल दिखना चाहिए, ईमेल एक आईडी भी मुझे दिखना चाहिए जो कि ऑटो जनरेट हमारा हुआ होगा। यहाँ पर नेम भी दिखना चाहिए, मैं आईडी भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कॉमा दे दें, आईडी ईमेल नेम, उसके साथ हमें दिखना चाहिए यहाँ पर टीसी और इज एडमिन एक रहने देते हैं ताकि हमें दिखे कि हमारा ये एडमिन है या फिर एडमिन नहीं है ये यूज़र। आईडी ईमेल नेम टीसी और इज एडमिन हमने लिखा। फील्ड लिस्ट फिल्टर, किसके बेस पे हमारा लिस्ट फिल्टर होगा वह यहाँ पर मेंशन है। तो इज एडमिन यहाँ पर लिखा गया है, रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। इज एडमिन मतलब एडमिन के बेस पर हमारा ये लिस्ट फिल्टर होगा, वो यहाँ पर 11 पे इसको खाली करके सभी में फिल्टर का अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड सेट कौन कौन सा होगा, फील्ड सेट हम लोग यहाँ पर एक देते हैं यूज़र क्रेडेंशियल, ये हमारा एक तरह का टाइटल बन जाएगा और इसमें कौन कौन सा हमारा फील्ड है जो कि यूज़र क्रेडेंशियल लिए जाना जाएगा वो होगा ईमेल और पासवर्ड। इस तरीके से पर्सनल इन्फो में हम लोग दे देते हैं नेम और टीसी। अगर आप सिंगल दें या टपल है चूँकि तो आपको कॉमा रखना है, जैसे कि इसमें सिंगल था फिर भी कॉमा है फिर भी कॉमा है, तो आपको ऐसे कॉमा रखना बिकॉज ये टपल है। इसको सेव किया। परमिशन फील्ड्स इज एडमिन, तो इज एडमिन मैंने परमिशंस में, मतलब परमिशंस हमारा एक सेक्शन बनेगा उसमें इज एडमिन आपको फील्ड दिखाई देगा, आप देखिएगा आपको दिख जाएगा। उसके बाद ऐड फील्ड सेट्स इज नॉट अ स्टैंडर्ड मॉडल एट्रीब्यूट, यूज़र मॉडल एडमिन ओवरराइड गेट फील्ड सेट्स टू यूज़ दिस एट्रीब्यूट व्हेन क्रिएटिंग अ यूज़र। यहाँ पर हम लोग वैसे फील्ड्स को लिखते हैं जो कि आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हो क्रिएट ऑब्जेक्ट पेज में, तो हम लोग उस फील्ड को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ईमेल लिखना है, फिर ईमेल लिखने के बाद मुझे एक चाहिए नेम, तो यहाँ पर नेम लिख दिया। नेम के बाद पासवर्ड 1 पासवर्ड 2, और ये तो रहेगा ही पासवर्ड 1 पासवर्ड 2। यहाँ पर टीसी चाहिए तो टीसी भी हम लिख सकते हैं, बाकी ये पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 रहने दीजिए जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉन लिखा हुआ है और एक क्लासेस है, क्लासेस में अगर आप कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी बेस में आप क्लासेस से लिख सकते हैं। तो मे भी पहले से बना होगा तो वाइड, तो मैं इसी को रहने देता हूँ, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सर्च फील्ड की किस बेस पर सर्च करना चाहेंगे, तो वह ईमेल के बेस पर मैं सर्च करना चाहूँगा। फिर ऑर्डरिंग किसके बेस पर आप ऑर्डर करना चाहेंगे, तो मैं ईमेल और आईडी के बेस पर ऑर्डर करना चाहूँगा। फिल्टर हॉरिजॉन्टल किस तरीके से फिल्टर करना चाहेंगे, हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नाउ रजिस्टर दी न्यू यूज़र मॉडल एडमिन, जो कि हमने एडमिन साइट रजिस्टर, और यहाँ पर माई यूज़र लिखने की वजह सिर्फ यूज़र लिखना है, यूज़र और यूज़र मॉडल एडमिन जो हमने अभी क्रिएट किया इस मॉडल के लिए, इसको हमने रजिस्टर कर दिया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अकाउंट्स ऐप में हमें एक यूज़र्स नाम का दिखाई देता है टेबल, इसमें क्लिक करेंगे आपको एक नया यूज़र दिखाई देगा, आईडी दिखाई देता है, ईमेल नेम टीसी और एडमिन ये दिखाई देता है आपको इस वजह से कि क्या क्या आपको देखना था, ये देखना था तो आपको वो दिखाई। जैसे कि मैं यहाँ से आईडी अगर हटा दूँ और सेव किया तो यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको आईडी दिखाई नहीं देगा। तो आईडी देखना है मुझे तो मैं वापस से लेकर आता हूँ, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, आईडी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लिस्ट फिल्टर इज़ एडमिन, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लिस्ट फिल्टर कर रहे हैं बाय इज़ एडमिन, ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद फील्ड सेट से यहाँ पर यूज़र क्रेडेंशियल है, फिर यूज़र क्रेडेंशियल आपको दिखाई देता है ईमेल और पासवर्ड, फिर पर्सनल इन्फो दिखाई देता है नेम टीसी, फिर परमिशन दिखाई देता है इज़ एडमिन, ये आपको मिल जाएगा जब आप किसी भी आईडी में या फिर किसी में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यूज़र क्रेडेंशियल में आपको ईमेल पासवर्ड, पर्सनल इन्फो में आपको इस तरीके से और परमिशन आपको इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर एडमिन चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है। तो ये है हमारा जो कि आपको दिखाई देता है इस वजह से फील्ड सेट्स जो आप यहाँ पर लिखते हैं उसकी वजह से। तो आप यहाँ पर चेंज करना चाहें कुछ या फिर कल को कोई पर्सनल इन्फो आपका कोई कुछ और रहे,
कॉलम या फिर फील्ड, तो उसको आप यहाँ पर आकर लिख सकते हैं, वो उस सेक्शन में दिखने लगेगा। ओके, आप यहाँ से कुछ चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। एक चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, एडमिन कुमार लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं। देखिए हमारा ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड एरर एडमिन अकाउंट यूज़र 1 चेंज फॉरेन की कांस्टेंट फेल्ड। देखिए ये जो एरर हमें आया हुआ है फॉरेन की कांस्टेंट फेल्ड का, ये एक भयंकर एरर है और ये एरर हमारा आया हुआ है, इसके पीछे कारण है हमारा कि हमने लापरवाही की है। इसमें हमने एक लापरवाही ये की हुई है कि हम लोगों ने पहले कारण समझ लीजिए कि वह एरर आपका आया क्यों। वह कारण ये है कि आपका फॉरेन की कांस्टेंट ये फेल होता है, ये फॉरेन की इसको मिल नहीं रहा, या मिला क्यों नहीं, हमने सब कुछ तो सही किया फिर भी मिला क्यों नहीं। देखिए इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि हमने यहाँ पर ये मेंशन करने से पहले माइग्रेशन रन कर दिया, यानी कि पाइथन main.py मेक माइग्रेशन और माइग्रेट ये दोनों रन कर दिया था इसको लिखने से पहले ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले इसको लिखना है, उसके बाद आपको माइग्रेट करना है, तब जाकर आपका फॉरेन की का जो कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा और आपका वो एरर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी क्या उपाय है, अभी तो हमने तो गड़बड़ कर दिया हुआ है, तो अभी क्या उपाय, अभी उपाय ये है, बिकॉज हमारा इनिशियल स्टेज पर है तो हम लोग आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्वर को स्टॉप कर दीजिए। सर्वर स्टॉप करने के बाद आपको ये जो माइग्रेशन दिख रहा है, इस माइग्रेशन में ये जो कैशे फाइल है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, और ये जो इनिशियल आपको दिखाई दे रहा है 0001_ इनिशियल फाइल, इसको भी डिलीट कर देंगे। ये जो इनिट फाइल है इसको रहने देना है, माइग्रेशन के अंदर में इनिट फाइल ये रहेगा। ये जो कैशे फाइल्स हैं ये सब डिलीट कर दीजिए, यहाँ से भी ये डिलीट। उसके बाद यहाँ से ये जो कैशे फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा DB फाइल है ये SQLite का, इसको डिलीट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने डेटाबेस का जो भी फाइल था उसको डिलीट कर दिया, जो भी माइग्रेशन फाइल था उसको डिलीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे फिर से। तो पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशन रन करना है। इंटरप्रेस किया, देखिए फिर से हमारा यूज़र मॉडल क्रिएट हुआ। अब ये हमारा सही तरीके से फॉरेन की कांस्टेंट लेकर पैदा होगा। वापस हमें एक माइग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो हम लोग इसमें लिख देंगे माइग्रेट। इंटरप्रेस कीजिए, देखिए हमारा ये माइग्रेट हो गया। वापस से हम इसको रन करेंगे, तो हम लोग इसमें पाइथन manage.py रन सर्वर इंटरप्रेस किया, और हमारे पास कोई भी सुपर यूज़र नहीं रहेगा तो ये हमारा चलेगा नहीं। ऐसे याद रहे कि ये हमारा कब आया था, एडिट करते वक्त, जब एडमिन को हम लोग एडमिन कुमार कर रहे थे, सेव किया तब आया था। तो अब ये नहीं आना चाहिए बिकॉज हमने इसको फिक्स कर लिया हुआ है। तो हमें एक सुपर यूज़र पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, एक सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र इंटरप्रेस। ईमेल मांग रहा था, ईमेल देते हैं admin_example.com, नेम एडमिन, TC ट्रू, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन, वाइल के इंटरप्रेस, और अभी रन करेंगे। रन किया मैंने, रन करने के बाद वापस यहाँ पर आते हैं, इसमें एडमिन को ओपन करेंगे। एडमिन, अब ईमेल से हम लोग लॉगिन करते हैं, admin@example.com और इसका एडमिन पासवर्ड इंटरप्रेस किया। देखिए अकाउंट्स में यूज़र दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं एडमिन कुमार, और सेव में क्लिक करेंगे। अब की बार देखिए हमारा ये सेव हो गया नाम, और हमें वह जो एरर था वो एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वह हमने फिक्स कर लिया। तो हम लोग बात करते फिर से वापस हम लोग वहीं पर चलाते हैं जहाँ एरर से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा ये फील्ड सेट इस चीज़ से आता है। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो हमने फील्ड सेट लिखा हुआ है इसके बेस पर ये हमारा UI यहाँ पर दिखता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज़र क्रेडेंशियल, पर्सनल इन्फो या फिर परमिशन है। तो इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करके आप यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ये जो आप देख रहे हैं ये आप कोई यूज़र जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूज़र का, तो उस वक्त आपको दिखेगा, यानी कि जब आप कोई नया यूज़र ऐड करते हैं, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ऐड करना है, ऐड यूज़र में क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है वो ईमेल, नेम, TC, पासवर्ड कंफर्मेशन, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाले से। ओके, ईमेल, नेम, TC, पासवर्ड 2। जैसे कि मैं यहाँ से अगर नेम हटा दूँ, इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको वापस से ऐड यूज़र में आते हैं, देखिए आपको नेम दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ से वो हट गया। तो क्या करना है, वापस से नेम लाना है, नेम मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर आपको वापस से ऐड यूज़र में जाइए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ तो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं, बिकॉज ये भी चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग एक यूज़र क्रिएट करते हैं, मैं लिखा यूज़र 1 ऐड
एग्जाम्पल, फिर नाम लिख देता हूँ ना, राहुल लिख देते हैं, राहुल, ईमेल है ना तो rahul@example.com, नाम इसका लिखते हैं राहुल, और टीसी में चेक बॉक्स है तो इसको चेक करते हैं। इसका पासवर्ड में लिख देंगे गिक्की सोज, और कन्फर्म पासवर्ड में भी वही गिक्की सोज, और सेव में क्लिक किया। ये हमारा देखिए यूज़र एक नया क्रिएट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये एडमिन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एडमिन आपको नहीं मिलेगा, इसको एडमिन बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए ये आपको ग्रीन कलर में चेक होकर नहीं दिखेगा। तो राहुल हमारा एडमिन नहीं है। इसके बाद हमें सर्च फील्ड यहाँ पर मिलता है ईमेल का। अब यहाँ पर सर्च फील्ड देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा एक, यहाँ पर सर्च मिल जाता है। देखिए ईमेल से आप सर्च कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखता हूँ rahul@example.com, तो देखिए ये सर्च करके मुझे दे देता है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये ऑर्डर करने का है कि आप किस बेस पर ऑर्डर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर करने का आता है ये, और ये ऊपर में 2 ही फील्ड में है, ईमेल में और आईडी में है, बाकी में हमने दिया हुआ नहीं है, तो बाकी में ऑर्डर करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। उस तरीके से फिल्टर हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ का सारा क्या क्या लिखा हुआ है, किस वजह से लिखा हुआ है, ये सब आपको समझ में आ गया। एक एक करके मैंने बता दिया कि किसका क्या असर पड़ता है यहाँ पर, ये हमने देख लिया हुआ है। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एडमिन तो हमारा लॉगिन हो जा रहा है। अभी देखते हैं कि राहुल जब हमने यूज़र क्रिएट किया जो कि इस एडमिन इसका ट्रू नहीं है, क्या वह हमारा लॉगिन हो सकता है इस पैनल से या नहीं। तो इसको लॉग आउट करते हैं, लॉगिन में क्लिक करेंगे। ये हमने ईमेल लिखा इसका करेक्ट, और इसका भी पासवर्ड हमने करेक्ट लिखा। लॉगिन में क्लिक करेंगे, ये लॉगिन नहीं हो सकता बिकॉज इसका ईज स्टाफ जो है ट्रू नहीं था। तो हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि सिर्फ एडमिन ही है जो कि यहाँ पर इस पैनल में लॉगिन कर पाएगा, कोई नॉर्मल से यूज़र जो भी हमारा क्रिएट होगा वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी इसको हम लोग एडमिन को लॉगिन करवा देते हैं यहाँ से, admin@example.com, और एडमिन पासवर्ड, देखिए एडमिन लॉगिन हो गया, और यहाँ पर 2 यूज़र हमारे पास है। इसको नीचे कर दें और यहाँ पर अभी हमें आना है। तो ये हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये अब किसी काम का नहीं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जो हमारा मॉडल होगा ये मॉडल, ये भी अब इसमें भी कुछ खास हमें करना है नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वापस से आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ खास और मुझे करने की आवश्यकता है। ओके, सो इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, इसकी थोड़ा सा जगह हमारा बनता हो जाए। इसे क्लोज़ कर दिया। बस ध्यान रहे ये लिखना बेहद ही ज़रूरी है, बिना माइग्रेट किए हुए। माइग्रेट करने से पहले आपको ये मेंशन करना है, ये मेंशन करने के बाद ही आपको माइग्रेट करना है, वरना फॉरेन की का आपको जो प्रॉब्लम था वो आपका होगा। तो यहाँ तक का काम हो गया, यानी कि हमने अपना कस्टम मॉडल बना लिया हुआ। अब हमें API का जो काम है, जैसे रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से नहीं करवाना ना, यहाँ से तो करवाना नहीं है यूज़र को, हमें उसको एक प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा और वहाँ से वो हमारा काम होगा। तो पाथ पे चलेगा व्यू, तो पहले व्यू बनाना पड़ेगा। व्यू के साथ ही चूँकि हम लोग API बना रहे हैं तो हमें यहाँ सीरियलाइज़र बनाना पड़ेगा। तो सीरियलाइज़र का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स में आइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखना है सीरियलाइजर्स। मैं लिखा serializers.py फाइल, इसमें हमारे जितने भी सीरियलाइज़र होंगे सारे के सारे क्रिएट होंगे। पहले व्यू बनाते हैं, व्यू में आवश्यकता पड़ेगी सीरियलाइज़र की, तो फिर सीरियलाइज़र में चले आएंगे। फिर इस व्यू का हमें बनाना पड़ेगा urls.py फाइल में पाथ। हम लोग एक urls.py फाइल भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, urls.py, और इस urls.py को हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने यहाँ पर। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूँ कमेंट, और इसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड लिखा, और यहाँ पर हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाथ, और इसका क्या पाथ बनेगा वह, फिर इंक्लूड, और किसको इंक्लूड करवाना है अकाउंट के अंदर में। अकाउंट के अंदर में जो urls.py फाइल है उसको, ये जो हमने अभी क्रिएट किया जो कि अभी खाली है, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। बट यहाँ पर जो हमारा पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, मैं चाहता हूँ कि सभी जो एंड पॉइंट बने उसमें हमारा पाथ रहे API/user/ इस तरीके से हमारा बनेगा। यानी कि जो भी होगा API/user और स्लैश जो भी यहाँ पर रहेगा वो, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसमें एडमिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इसको हटा देते हैं, इसमें इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। चलिए रहने देता हूँ इसको, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। ये रहना चाहिए और ये रहना चाहिए। अब यहाँ पर एडमिन नहीं रहेगा और ये भी हमारा नहीं रहेगा, बट फिर भी अभी के लिए रहने देते हैं, इसको सेव कर दिया। चलिए एक व्यू बनाते हैं जिससे कि हम लोग इसमें आ सकें और हिट कर सकें। तो व्यू यहाँ पर आते हैं, और व्यू बनाने से पहले हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि मुझे यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, रेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग API बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करेंगे क्या, रिस्पॉन्स। तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो, तो रिस्पॉन्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क से। मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लिया।
उसके बाद हमें यहाँ स्टेटस भी देना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स स्टेटस क्या हो, उसके लिए हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क से स्टेटस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें आवश्यकता पड़ेगी व्यू बनाने की, तो हम लोग यहाँ पर API व्यू बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर API व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद आगे हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पर टोकन जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी रिफ्रेश टोकन की, जो हमें JWT से मिलता है, सिंपल JWT से, उसको बाद में देखेंगे। और बाकी सारी चीज़ें जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम लोग उसको इंपोर्ट करते जाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर आइए और पहले रजिस्ट्रेशन का हम लोग काम करेंगे। तो क्लास एक बनाते हैं, क्लास यूज़र रजिस्ट्रेशन व्यू, जो कि इनहेरिट करेगा किसको, API व्यू को। और ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर इसमें मेथड रहते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। तो हम लोग पोस्ट मेथड में काम करेंगे बिकॉज डेटा आएगा हमारा, तो पोस्ट मेथड में हमें काम करना पड़ेगा। इसमें होता है सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा फॉर्मेट हमारा नहीं भी लिखेंगे इसमें तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स रिटर्न करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स, जो हमने ऊपर में इंपोर्ट किया हुआ है रिस्पॉन्स। और थिंक सिंपली मैं इस तरीके से कर दूँ इसमें कि मैसेज MSG रजिस्ट्रेशन सक्सेस या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, बस यही लिख देता हूँ। इसको सेव करते हैं। अभी इस API व्यू का जो हमारा इसका हमें बनाना पड़ेगा URLs। तो हम लोग एक URLs बनाएंगे यहाँ पर, जिसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पर रजिस्टर। और जो हमारा ये व्यू है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम account.views, इस फाइल से इंपोर्ट करूँ। किसको इंपोर्ट करना है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये हमारा ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसे हम इसको फिक्स करेंगे। ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई भी इंटेलिजेंस हमारा काम नहीं कर रहा पाइथन का यहाँ पर, जो कि बहुत बुरी बात है। मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ रहा है, समय लग रहा है बहुत ज़्यादा। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये हमारा हो गया। अभी हमें इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है, तो इसको इस तरीके से पेस्ट कीजिए। ये हमारा एज व्यू कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका एक नाम देना हो तो आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं, नेम इक्वल मैं देता हूँ रजिस्टर। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये API/user/register/ इसमें जब आप हिट करेंगे तो ये व्यू चलेगा और जो भी ये रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट होना चाहिए, ना कि गेट। इसमें अगर गेट कर दें हम लोग तो फिर ये गेट रिक्वेस्ट में हमें ये रिस्पॉन्स के तौर पर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं। उसके लिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया, यहाँ पर इसमें काम नहीं करेगा। इसमें हमें /API/user/register के बाद फिर से स्लैश देना पड़ेगा। एंटर प्रेस करते हैं और देखिए ये हमारा जो ब्राउजेबल API है जो हमें जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क से मिलता है, उसमें हमें ये दिखाता है मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेस। इसको बंद कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्शन में हम लोग इसको बंद कर देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है रेस्ट फ्रेमवर्क के सीरीज़ में कि इसको कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे तो आता नहीं है। कोई भी API आप हिट करें ऐसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो सिंपली आपको डेटा दिखा देता है। इसको आप एक लाइन का कोड लिखकर डिसेबल कर सकते हैं प्रोडक्शन में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हालांकि मुझे कस्टम बनाना पड़ेगा, मगर फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको रेस्ट फ्रेमवर्क में जाना है। इसके बाद जो रेंडर क्लास होता है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा जेसन रेंडरर में, ताकि ये हमें जेसन में रिटर्न करके दे। यहाँ पर कॉमा लिखिए और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रेंडर क्लास रेस्ट फ्रेमवर्क रेंडरर्स जेसन रेंडरर, ये हो गया। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब जब इसको आप हिट करेंगे तो ये आपको जैसे बाकी दिखाई देता है सभी का API रिस्पॉन्स, उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। सभी कैसे दिखाई देते हैं, आप जेसन प्लेस होल्डर आपने देखा होगा कभी, जिसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक API इसने बनाया हुआ है जेसन प्लेस होल्डर ने, जो कि हम लोग काफ़ी फेमस है, हम लोग सभी लोग यूज़ करते हैं। इसमें आप किसी में भी क्लिक कीजिए तो इस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो इसी तरीके से रिस्पॉन्स सभी में आना चाहिए, उसी को हमने इनेबल करने के लिए ये वाला कोड लिखा हुआ है। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ना कि वो ब्राउजेबल API वाला। तो अभी तो यहाँ पर ये लिख कर आप काम चला सकते हैं, बट मुझे क्या करना चाहिए, जेसन रेंडर को बाद में इसको एक्सटेंड करके, यानी कि इसको इनहेरिट करके एक अपना खुद का बनाना है, कुछ फीचर्स डालने हैं। इसलिए अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, बिकॉज ये यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग अपना खुद का एक क्लास बनाएंगे। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, कस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने सेव किया, वापस से रिफ्रेश करेंगे तो हमें वापस ये ऐसे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इतना समझ रहे हैं कि हमारा जो API है वो काम कर रहा है। मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स ये मिल जा रहा है, तो जूम कर देता हूँ मैं, तो ये हमें मिल जा रहा है। तो हमारा ये व्यू वगैरह सब कुछ सही तरीके से काम करे, बट ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रजिस्ट्रेशन करवाना। ये क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। बस याद रखिएगा कि हमारा जो पाथ बनेगा वो बनेगा API
स्लैश यूज़र स्लैश जो भी यहाँ लिखेंगे, जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर स्लैश, उससे हमारा ये चलेगा। और इसके अंदर में जो गेट है तो गेट रिक्वेस्ट रहेगा तो गेट मेथड चलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा तो पोस्ट मेथड चलेगा। अभी गेट था तो गेट मेथड हमारा चला और हमें ये आउटपुट दिखा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको कर देता हूँ क्लोज, इसका कोई काम नहीं है। और यूआरएल को साइड कर देते हैं। अभी बस ये दो चीज़ हमें काम है। तो गेट हमें चाहिए नहीं, हमें करना है पोस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट अब ये होगा नहीं यहाँ से, और देखिए रजिस्टर में क्लिक करें तो ये कहेगा कि गेट नॉट अलाउड और पोस्ट अलाउड ये कह रहा है। तो पोस्ट के लिए ये आपको ये ऑप्शन दे रहा है, बट हमें ये सब कुछ चाहिए नहीं, हमें अपना खुद का बनाना है। और यहाँ से हम लोग इसको टेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसको टेस्ट करूँगा किससे, पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। पोस्टमैन का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मेरा कि कैसे टेस्ट करते हैं API। तो इसको हम लोग यहाँ से एक पहले कलेक्शन क्रिएट करते हैं, एक नया कलेक्शन, इसका नाम रखते हैं Django API, ये मैंने नाम रखा। और इस पर एक हम लोग रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिए ऐड रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट का नाम रखेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन। और इस पर हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि हमने अभी देखा था कि गेट से वहाँ से नहीं होता, यहाँ से पोस्ट में, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसको मैं सेव करूँ, पोस्ट में यहाँ पर आते हैं, ये वाला ये पाथ हमारा यही रहेगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सेंड में क्लिक किया। देखिए मैसेज मिल जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेस का। तो यहाँ से हम लोग बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाएंगे, प्लस यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट कर पाएंगे अपनी API का आसानी से। तो मैं यहीं पर टेस्टिंग करूँगा बजाय इसको ब्राउज़र में दिखाने के। इसको क्लोज कर देते, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे यूज़र रजिस्ट्रेशन का ये हिट हो रहा है पोस्ट पे, जो कि हमने देख लिया। अभी इसमें हमें कोड लिखना है जिससे कि हमारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हो पाए, हमारे API को हिट करके डेटा हमारा सेव हो पाए बैकएंड में। अभी तक हमने एक भी काम नहीं किया हुआ, लेकिन काम बहुत ही जल्दी तुरंत हमारा हो जाएगा। बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कर क्यों रहे हैं, किस चीज़ का क्या काम है। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है यूज़र रजिस्ट्रेशन व्यू में। पोस्ट रिक्वेस्ट आने पर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है डेटा लगाकर। तो डेटा मिल जाएगा हमें कहाँ पर, रिक्वेस्ट में। अब ये डेटा हमें भेज देना है कहाँ पर, सीरियलाइज़र के पास। तो भेजेंगे कैसे, भेजने के लिए हमारे पास पहले एक सीरियलाइज़र होना चाहिए। उस सीरियलाइज़र में भेज रहे हैं तो सीरियलाइज़र होना चाहिए। तो सीरियलाइज़र पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। सीरियलाइज़र क्रिएट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रेस्ट फ्रेमवर्क से सीरियलाइज़र्स। साथ ही हमें आवश्यकता पड़ सकती है मॉडल की, जो हमने अभी बनाया हुआ। तो फ्रॉम अकाउंट डॉट मॉडल्स और इंपोर्ट, यहाँ पर लिखिए यूज़र। देखिए हमारा एक तो इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा, ऊपर से कभी कभी क्या होगा कि ये जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं ये इसमें कोई एरर मिलेगा कि ये फाइंड नहीं हो रहा, फाइंड नहीं कर पा रहा, इस तरीके से एरर मिलेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आप सर्वर स्टॉप कीजिए और ENV को डीएक्टिवेट कर दीजिए, या फिर ENV को रहने देते हैं अभी के लिए। आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+P प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट इंटरप्रेटर। अगर नहीं आता है ऊपर, जैसे कि मेरा ऊपर में आ जा रहा है, बिकॉज मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बहुत समय से, इसी वजह से आपका नहीं आएगा। तो आपको लिखना है Python:select इंटरप्रेटर, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो भी ENV आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे auth ENV, तो auth ENV आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा और ये आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए। देखिए एक्टिवेट हो गया मेरे ख्याल से। अभी इसको थोड़ा सा एक बार रीसेट करते हैं इस VS कोड को। तो हम इसको करते हैं डीएक्टिवेट और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और वापस इसको क्लोज करके रीओपन करते हैं। देखिए मैंने रीओपन किया और मैं वापस से एक बार और Ctrl+Shift+P प्रेस करूँगा, सेलेक्ट इंटरप्रेटर। और जो हमारा ENV देखिए सेलेक्ट है अभी, मगर फिर भी एक बार और हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग वापस से टर्मिनल ओपन करते हैं और अगर ये डीएक्टिवेट रहे, जैसे कि डीएक्टिवेट रहेगा, तो आप इसको वर्क ऑन auth ENV करके एक्टिवेट कर लीजिएगा वर्क ऑन में, ठीक है। हमारा तो अभी है, तो इसको इसके अंदर रहने देते हैं। अब हम लोग सर्वर को रन कर देते हैं, python manage.py रन सर्वर। चलिए अब मेरे ख्याल से ये हमें इंटेलिजेंस करके बताएगा और हमारा जो ऑटो कंप्लीट है वो सब काम करना चाहिए। तो हमें इसमें और क्या क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक सीरियलाइजर क्लास। तो क्लास देखिए हमारा इंटेलिजेंस काम करने लगा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ लेकिन नाम हमारा गड़बड़ ना हो जाए। यूज़र रजिस्ट्रेशन व्यू ना लिखकर हम लोग यहाँ पर सीरियलाइज़र लिखेंगे और ये बनेगा हमारा एक मॉडल सीरियलाइज़र। तो हम लोग यहाँ से डॉट मॉडल सीरियलाइज़र ये वाला लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है क्लास मेटा और क्लास मेटा में सबसे पहले मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, किस मॉडल के लिए। ये हमारा सीरियलाइज़र है यूज़र के लिए, तो हमने यूज़र यहाँ पर मेंशन कर दिया। कौन कौन सा फील्ड ये यूज़ करेगा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला डिटेल में। इसे मुझे चाहिए ईमेल
लिख दें ईमेल। ईमेल के बाद मुझे चाहिए होगा इसमें नेम, इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर पासवर्ड, और मुझे चाहिए पासवर्ड 2, और मुझे एक चाहिए TCP। अभी ये जो पासवर्ड 2 है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ model.py फाइल में, यहाँ पर। अगर नहीं मेंशन है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये हमारा ये मेंशन है ऑलरेडी पासवर्ड 2, तो हमें आकर यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आता तो हमें ये मेंशन करना पड़ता, तो ये हमारा ऑलरेडी है। तो फील्ड्स में हमने लिख दिया हुआ है। इसके बाद हमारा जो पासवर्ड होगा वो राइट ओनली होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा KWRGS, एक्स्ट्रा KW, इसमें आ नहीं रहा, एक्स्ट्रा KWARGS, थिंक ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम लोग लिख देते हैं मैनुअली। इसमें पासवर्ड फील्ड में, पासवर्ड फील्ड जो हमारा है उसमें हमारा ये राइट ओनली होगा, तो हमने लिख दिया राइट ओनली ट्रू। ये हमारा को सिंगल कोट के अंदर में रहेगा कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमें पासवर्ड 2 को भी मेंशन करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया हुआ है। पासवर्ड तो हमारा है ही एक डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड 2 ही मेंशन करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर करेंगे पासवर्ड 2 किस लिए, बिकॉज हमें पासवर्ड कन्फर्मेशन चाहिए होगा अपने रजिस्ट्रेशन में, इसी वजह से। तो पासवर्ड 2 इक्वल serializers डॉट कैर फील्ड, और ये हमारा इसमें स्टाइल हम लोग दे देते हैं, जैसे स्टाइल में हम लोग एक देंगे। ये इंपोर्ट हो गया क्या, ये इंपोर्ट नहीं करना था। यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल कैपिटल में आ गया, स्मॉल में स्टाइल लिखना है। स्टाइल कभी कभी इंटेलिजेंस से ही आपको बर्बाद कर देगा। तो ये स्टाइल हो गया। अभी इसमें इनपुट टाइप आपको मेंशन करना है, इनपुट अंडरस्कोर टाइप, ये लिखना है। पासवर्ड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपका जो पासवर्ड जब हम लोग लिखते हैं पासवर्ड फील्ड में, तो वो डॉट 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 या फिर स्टार स्टार होकर आता है, उसके लिए आपको ये यहाँ पर मेंशन करना है। ये नहीं करेंगे तो आपको जो लेटर लिखेंगे वो हूबहू वैसे ही दिखने लगेगा, जो कि दिखना नहीं चाहिए। साथ में ये भी हमारा राइट ओनली होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट ओनली हमारा इक्वल हो जाएगा ट्रू। ओके, और यहाँ पर राइट ओनली को कॉट में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अभी ये जो मैंने सीरियलाइजर बनाया हुआ ये हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने यूज़र में, बिकॉज ये यूज़र ही है जिसके पास रिक्वेस्ट का डेटा आएगा फ्रंट एंड से, या फिर अभी के लिए पोस्टमैन से डेटा आएगा जो कि रिक्वेस्ट में मिलेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारा सारा डेटा मिलेगा, जो डेटा हमें सीरियलाइजर में यहाँ पर पास करना है, और यहाँ पर वैलिडेशन का काम होगा। तो देखते हैं यहाँ पर करके क्या करना है। यहाँ पर आपको लिखना है सीरियलाइज़र। सीरियलाइज़र का स्पेल लिखना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, मुश्किल। इसका कोई दूसरा नाम रख देने से ज़्यादा बेटर था। सीरियलाइज़र लिखा, सीरियलाइज़र, और यहाँ पर लिखना है यूज़र सीरियलाइज़र, यूज़र रजिस्ट्रेशन सीरियलाइज़र, ये वाला। इसको इंपोर्ट कर लिया, ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो गया मेरा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या करना है, डेटा एक, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डेटा में आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारा फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा फॉर्म से आ रहा हो, जैसे रिएक्ट जैसे में एक फॉर्म होगा वहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, तो वो डेटा इस रिक्वेस्ट में चलाएगा, रिक्वेस्ट डॉट डेटा में, जो हमें सीरियलाइजर में भेजना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सीरियलाइज करने के लिए इसको दे देंगे। तो ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हम लोग डेटा प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर दे दे रहे हैं। अब सीरियलाइजर में हमें इसको वैलिडेट करवाना है, उसके लिए हम वैलिडेट मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वैलिडेट मेथड है इसमें एक, जिसमें हम लोग सबसे पहले वैलिडेट करेंगे पासवर्ड को, कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मेरा सेम है या नहीं। तो उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे df वैलिडेट ऑब्जेक्ट लेवल वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। वैलिडेट ये कुछ इस तरीके से चलाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटो कंप्लीट हो गया। हम लोग वहाँ पर इसमें ATTRS की जगह डेटा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ATTRS लिखिए पर डेटा लिखिए, बात बिल्कुल बराबर है। अब ये ATTRS यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, तो इसी को रहने देते हैं, कोई इशू हमारे लिए नहीं है। अभी यहाँ पर आना है, यहाँ पर पहले हमें जो डेटा यहाँ से मिला है व्यू से, ये डेटा में, वह आपको एक्सेस होता है ATTRS में। कैसे गेट करना है, ये एक डिक्ट है तो हमें ये कैसे गेट करना पड़ेगा, पासवर्ड वेरिएबल लिखा, उसके बाद ATTRS डॉट गेट यूज़ कीजिए, और क्या नाम है इसका, पासवर्ड, ये लिख दिया। फिर एक हमारा पासवर्ड 2 नाम से, देखिए पासवर्ड 2, तो यहाँ पर पासवर्ड 2 लिख दिया, यहाँ पर भी पासवर्ड 2 लिख देता हूँ। अभी दोनों को हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट कैसे करेंगे, इफ़ लगाकर, इफ़ पासवर्ड नॉट इक्वल है पासवर्ड 2 के। अगर पासवर्ड और पासवर्ड 2 इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों ही
पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको रेज करना है serializer डॉट वैलिडेशन एरर, और वैलिडेशन एरर हम लोग दे देंगे यहाँ पर कि पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। इसमें डबल कॉट देते हैं ताकि हमारा सिंगल इसमें आ सके, तो मैं इसको हटाता हूँ, इसमें डबल कॉट और इसमें भी डबल कॉट। यहाँ पर डजंट इस तरीके से लिख पाए हैं, इसीलिए मैंने इसको दिया हुआ। तो डज नॉट कैसे लिखते हैं, डज नॉट आई थिंक ऐसे, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ये हमारा एरर हो जाएगा। जब पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं करेगा तो ये हमें मैसेज मिलेगा। थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, जेसन एंडर हमने अभी देखा था उसको कस्टम बनाकर, बट उसको बाद में अभी देखा था थोड़ी देर में। उसके बाद सिंपली क्या करना है, अपने ATTR को रिटर्न कर देना है। तो TTRS ये रहा हमारा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो सिंपली डेटा हमारा रिटर्न हो जाएगा, वरना ये रेज हो जाएगा वैलिडेशन एरर। इसके अलावा आप चूँकि क्रिएट हो रहा है हमारा एक यूज़र, तो आपको यहाँ पर एक और कस्टम हमारा है मॉडल, तो यहाँ पर आपको क्रिएट मेथड को मेंशन करना पड़ेगा, जो कि मॉडल में नहीं करना होता है, बट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बिकॉज आपका कस्टम मॉडल है। तो यहाँ पर क्रिएट लिखिए, कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस इसको देखकर आप छाप सकते हैं। वैलिडेट डेटा ये लिखा, उसके बाद रिटर्न यूज़र हमारा जो मॉडल है इसमें ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र, जो हमारा क्रिएट यूज़र जो हमने मेथड है वह, और उस पर हमें भेज देना है जो भी वैलिडेटेड डेटा होगा वह, वैलिडेटेड डेटा, बस इतना लिखिए और हमारा यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए सिंपली। ओके, तो ये हमने कर दिया। अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, वो देख लेता हूँ मैं। हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन सीरियलाइज़र बनाया हुआ है, पासवर्ड 2 दे दिया हुआ है, कैर फील्ड है और क्लास मेटा में ये सब हमने दे दिया हुआ है। यहाँ पर वैलिडेट करके एरर होगा तो ये मिल जाएगा, अगर नहीं तो हमें हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। चलिए, ये जो सीरियलाइज़र है ये वैलिडेट चलेगा कब, ये चलेगा तब जब हम लोग यहाँ पर से इस वैलिडेट को कॉल करेंगे, जो कि हमने अभी तक किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सीरियलाइज़र इफ़ यहाँ पर लगाते हैं, इफ़ सीरियलाइज़र इज़ वैलिड, यानी कि यहाँ ये जो सीरियलाइज़र है ये अगर वैलिड होता है, इसमें रेज कर देते हैं एक्सेप्शन को, रेज एक्सेप्शन ट्रू। अगर वैलिड होता है तो उस केस में यूज़र सेव कर देना है, यूज़र इक्वल सीरियलाइज़र डॉट सेव कर देना है और रिटर्न कर देना है कि रिटर्न रिस्पॉन्स, ये वाला जो है इसको कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं। रिटर्न रिस्पॉन्स क्या कर देना है कि मैसेज रिटर्न रजिस्ट्रेशन सक्सेस या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऐसे आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। स्टेटस अगर आपको भेजना हो स्टेटस भी भेज सकते हैं, जिससे मैं इसमें स्टेटस भेज देता हूँ 201 का, बिकॉज ये क्रिएट हो रहा डेटा। तो यहाँ से स्टेटस भेज देंगे, स्टेटस डॉट HTTP 201 क्रिएटेड, जो कि हमने पहले इंपोर्ट करके रखा स्टेटस यहाँ पर। और ये होना चाहिए तब जब वैलिड हो जाए सक्सेसफुल्ली, सब कुछ बढ़िया रहा, यूज़र सेव हो गया तब। यहाँ पर सीरियलाइज़र हमें 2 चीज़ें देता है, एक सीरियलाइज़र डॉट डेटा, एक सीरियलाइज़र डॉट एरर्स। सीरियलाइज़र डॉट डेटा में सीरियलाइज्ड डेटा में मिलता है और सीरियलाइज़र डॉट एरर्स में सीरियलाइज़र एरर्स मिलते हैं। तो सिंपली एरर को हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर लिखिए सीरियलाइज़र डॉट एरर्स, जो भी एरर्स होंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्टेटस देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन स्टेटस आप 201 नहीं दे सकते, आपको स्टेटस देना है 400 का बेड रिक्वेस्ट। इसको हटाते हैं और 400 बेड रिक्वेस्ट। चलिए क्रिएट करके देखते हैं यूज़र, क्योंकि मेरे ख्याल से और तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो हो जाना चाहिए। इसमें हिट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो ये जो डेटा हमारा सीरियलाइज़र में जाएगा, और चूँकि हम लोग इज़ वैलिड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो ये हमारा ये वैलिडेट करेगा, रन करेगा। दोनों पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन दोनों सेम रहना चाहिए, अगर सेम रहेगा तो हमारा डेटा मिल जाएगा सही, वरना ये इसको जनरेट कर देगा, मतलब थ्रो कर देगा इस एक्सेप्शन को, वैलिडेशन एरर को। तो यूज़र हमारा सेव हो जाएगा वैलिडेट होकर, और हमें रिस्पॉन्स के तौर पर ये देखने को मिलेगा स्टेटस कोड 201 का। कॉपी किया, मतलब कॉपी नहीं सेव किया, और यहाँ पर आकर देखते हैं डेटा में क्या क्या भेजना है। डेटा में भेजना है, देखिए यहाँ पर हमें डेटा भेजना है ईमेल, नेम, पासवर्ड, पासवर्ड 2 और TC, ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ेगी। तो हेडर्स में पहले यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट, ये हो जाएगा एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन
जेसन, और बॉडी में हमें डेटा भेजना पड़ेगा तो रॉ और जेसन के रूप में डेटा भेजेंगे तो जेसन, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डेटा भेजना पड़ेगा। जैसे कि अभी अगर कोई डेटा नहीं भेजते हैं, अभी हमने कोई डेटा नहीं भेजा, सेव किया इसको और पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, सेंड में क्लिक करेंगे तो ये हमें एरर्स देगा। ये डिफ़ॉल्ट एरर्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ईमेल के लिए मिलेगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, नेम के लिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड के लिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड 2 के लिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, टीसी के लिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमें एरर दे रहा है। अभी अगर हम डेटा भेजेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। ये जो एरर हमें दे रहा है इसको थोड़ा सा अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी सी बात दिखाता हूँ। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं एक सक्सेस होता है या नहीं। इसमें डेटा भेजते हैं हम लोग, ये हमारा डेटा जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम या सबसे पहले ईमेल लिखा और ईमेल दे देंगे क्या, सोनम रजिस्टर नहीं है, सोनम example.com। और उसके बाद नेम, तो नेम में क्या देंगे, नेम में देंगे सोनम, सब डबल कोट में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पासवर्ड में क्या देंगे, यहाँ से पासवर्ड में दूंगा 1 2 3 4 5 6 कॉमा, और फिर पासवर्ड 2 हमें देना है एक, पासवर्ड 2, और यहाँ पर हमें देना है यही सेम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक लास्ट हमारा यहाँ पर है टीसी, और टीसी में आप देते हैं ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पर देता हूँ ट्रू। ओके, ये हमें देना पड़ेगा स्ट्रिंग में थिंक, ओके ट्रू दे दिया। तो अभी ये हमारा हो गया। अभी हमारे सारे फील्ड हैं, तो इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे सेंड करेंगे तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए। बट एक कुछ मैं दिखाता हूँ, पासवर्ड और कन्फर्मेशन डजंट मैच वाला। तो क्या करते हैं, पासवर्ड को कर देते हैं 1 2 3 4 6 और पासवर्ड 2 को कर देते हैं 1 2 3 4 6 7 8। सेव किया और इसको सेंड में क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देता है नॉन फील्ड एरर, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। अब इससे हमें एक सीख ये मिलती है कि जब भी आपका जो एरर है, इस तरीके का एरर एक जनरेट होगा, वह आपका नॉन फील्ड एरर होगा। तो अगर आप कोई एरर, कस्टम एरर रिस्पॉन्स के तौर पर अपने व्यू से यहाँ से पास करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप प्रॉपर की मेंटेन करें नॉन फील्ड्स एरर का, उसके बाद आप अपना एरर लिखिएगा, वरना आपको फ्रंट में प्रॉब्लम होगी इसको मैनेज करने में। मैं आपको दिखा दूंगा उसको करके, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसमें से इसको हटाते हैं 7, ये हटा दिया। अभी रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं, इसको सेंड में क्लिक करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया, सारा डेटा हमारा चला गया होगा। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और यूज़र में क्लिक कीजिए, देखिए सोनम का एक डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको परमिशन दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें, एडमिन बनाना चाहें तो बना सकते हैं यहाँ से, या फिर आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एडमिन है, एक हमारा एडमिन है, ये 2 हमारे यूज़र हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम API से ज़रा लॉगिन करवा लेते हैं, तो उसके लिए लॉगिन व्यू बनाना पड़ेगा। तो लॉगिन व्यू बनाने के लिए API व्यू तो हमने यहाँ रखा हुआ है, सीरियलाइजर भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं नया क्लास, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ से का कॉपी किया और कॉपी नहीं करते हैं। कॉपी करने से क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा नहीं आएगा पता नहीं। क्लास लिखा मैंने और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र लॉगिन व्यू। आप सिर्फ लॉगिन व्यू भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इतना बड़ा नाम रखने की आवश्यकता नहीं है। API व्यू इनहेरिट करके ये बनेगा, इसमें भी हमारा ये पोस्ट मेथड रहेगा बिकॉज डेटा आएगा तो। और यहाँ पर भी वही सेल्फ रिक्वेस्ट फॉर्मेट नन ये लिखना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मैं रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये ऐसे ही कुछ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि लॉगिन सक्सेस, लेकिन ये 201 का नहीं देंगे बल्कि ये 200 का होगा। 200 इसमें क्या आता है, ओके आता होगा, 200 ओके का आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्टेटस हो जाएगा हमारा। यूज़र लॉगिन व्यू लिखा और पोस्ट करने पे ये हमारा होगा, बट हमें इससे तो करना नहीं है, हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना है। तो हम लोग इसके लिए एक सीरियलाइज़र बनाएंगे। तो सीरियलाइज़र में आते हैं, यहाँ पर इस मॉडल का मुझे नहीं लगता कि कोई खास काम है, इसको क्लोज कर देता हूँ। सीरियलाइजर्स में आते हैं और हम लोग एक नया सीरियलाइज़र क्लास अपना क्रिएट करेंगे इसके नीचे यहाँ पर, और क्लास लिखिए यूज़र लॉगिन सीरियलाइज़र, और ये सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं मॉडल सीरियलाइज़र, और ये क्लास
क्लासमेट में मॉडल किसका, कौन सा ये मॉडल यूज़ करेगा, ये अभी भी मॉडल यूज़ करेगा किसको, यूज़र के मॉडल को। तो मैंने यूज़र लिख दिया। इसको इसमें कौन कौन से फील्ड से यूज़ करने वाला है, ये फील्ड्स यूज़ करेगा, 2 ही फील्ड ये यूज़ करेगा, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ ईमेल और यहाँ पर लिख दीजिए पासवर्ड। अभी ईमेल हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो ईमेल को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर से ईमेल हमारा मेंशन होना चाहिए, तो ईमेल लिख दिया। सीरियलाइजर ईमेल फील्ड और मैक्स लेंथ इसका मैंने इतना दे दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं, मॉडल में दिया था 255, कहाँ गया, देखिए दिया 255 पर। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखेगा, ये फॉर्म की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था सीरियलाइजर पढ़ाते वक्त कि मॉडल सीरियलाइजर वर्क करता है मॉडल फॉर्म की तरह। तो हमने इसको किया यहाँ पर क्लोज, ये हमारा बन गया। अभी इसमें क्या है, ये हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो यूज़र हमें मिल रहा है उस यूज़र को हमें ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग ये काम करते हैं व्यू में। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीरियलाइजर में वैलिडेट मेथड के अंदर में वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग टोकन जनरेट करेंगे तब हमें इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ कि सीरियलाइजर हम लोग यहाँ से सिर्फ सीरियलाइजर डेटा को ले लेंगे अपने व्यू में, और उस डेटा के बेस पे हम लोग ऑथेंटिकेशन काम अपने व्यू में ही करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं अपने व्यू में, और यहाँ पर सीरियलाइजर इक्वल यूज़र लॉगिन सीरियलाइजर, ये हमने लिखा। और यहाँ पर हमें डेटा में भेजना पड़ेगा पहले डेटा इक्वल रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो ये सीरियलाइजर में चला गया। इसका जो भी वैलिडेशन होगा वो वैलिडेशन होगा डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन, वह हमारा वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सीरियलाइजर डॉट डेटा में सीरियलाइजर डेटा मिल जाएगा। इसको वैलिडेट करेंगे पहले। तो वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इफ़ सीरियलाइजर डॉट इज़ वैलिड, अगर ये वैलिड है तो उस केस में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो हमने दे दिया एक बेकार सा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा वैलिड है तो क्या हो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बट उससे पहले इसमें एक्सेप्शन रेज करवा देते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो हमारा रेज हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ट्रू लिख देंगे यहाँ पर। सो मैंने लिखा है इफ़ अगर एक वैलिड है तो उस केस में क्या करना, ये ईमेल निकाल लेते हैं सीरियलाइजर डेटा से। सीरियलाइजर डॉट डेटा में हमें सारा डेटा मिलेगा जो भी सीरियलाइजर डेटा रहेगा वह, तो इस डेटा में से गेट कर लेंगे ईमेल को। इसी तरीके से पासवर्ड को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड लिख दीजिए। तो 2 चीज़ें हमें मिल गई, ईमेल और पासवर्ड। बस में ऑथेंटिकेट फंक्शन यहाँ पर लगाना है और उसमें ईमेल और पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं है तो ऊपर आइए और इसको इंपोर्ट लीजिए। ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रीव ऑथ से। तो यहाँ पर आते हैं, देखिए हमें जेंगो कॉन्ट्रीव ऑथ से ऑथेंटिकेट, ये हमारा एक फंक्शन है, मेथड है, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाला ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो लिखिए ऑथेंटिकेट, और इसमें ईमेल प्रॉपर्टी में जो भी ईमेल हमें मिल रहा है डेटा, यहाँ ईमेल ये वाला, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ईमेल लिख दिया। इस तरीके से पासवर्ड, इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमें ये जो पासवर्ड हमें मिल रहा है सीरियलाइज्ड होकर वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये क्या करेगा, ये बिहाइंड द सीन चेक करेगा कि इस ईमेल और इस पासवर्ड से दोनों के मिलाकर कोई यूज़र है, अगर है तो वह यूज़र हमें रिटर्न मिल जाएगा और वो ये ऑथेंटिकेट कर देगा, और कल मतलब ऑथेंटिकेट होकर आपको यूज़र प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो कि यूज़र मिल रहा है तो हम लोग को चेक कर सकते हैं कि अगर यूज़र नहीं है, जैसे यूज़र इज़ नॉट नॉन, जैसे यूज़र हम लोग चेक कर रहे हैं कि यूज़र अगर नॉन नहीं है मतलब यूज़र है मौजूद, तो उस केस में क्या करना, यूज़र इज़ नॉट नॉन मतलब यूज़र हमारा है, उस केस में क्या करना, लॉगिन सक्सेस का ये वाला मैसेज दे देना। तो यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं और इसको रिस्पॉन्स की तरफ दे देंगे मैसेज लॉगिन सक्सेस और स्टेटस को 200। अगर यूज़र नन आ जाता है तो एल्स पार्ट में आएगा, और यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें देना पड़ेगा क्या, यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें एक एरर देना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा एरर होगा तो हमें एक चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, वो होगा नॉन फील्ड एरर्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट करता था जब इसको रजिस्टर करते हैं तब। तो हमें उसको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि जब हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे तो हमें ज़्यादा समस्या नहीं हो। तो कैसे उसको मैनेज करना, उसको मैनेज कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स, ये तो मैसेज हमारा जाएगा ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है एरर्स, और यहाँ पर ये एरर्स मुझे मेंशन करना पड़ेगा और भी कई जगह पर, जैसे कि जब हमारा फील्ड खाली रहता है तो भी हमें वो मिलना चाहिए, वो भी हम लोग करेंगे, भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एरर्स करके ऐसे आएगा, फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा नॉन, ये कस्टमर एरर मैसेज हम लोग लिख रहे हैं इसी वजह से। ये हम लोग अगर
करते अपने सीरियलाइज़र में तो मे बी हम लोगों को ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता, बट वहाँ नहीं कर रहे हैं इसलिए सबको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए नॉन फील्ड एरर्स, और इसमें एक लगेगा एरे, और इसमें रहेगा ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, ये लिख दिया, इसको कर दिया सेव। और ये 200 ओके नहीं रहेगा, बल्कि ये हमारा हो जाएगा 404, यानी कि नॉट फाउंड तो यूज़र नॉट फाउंड, ये एरर मिलेगा। जब यूज़र नेम और ईमेल नहीं मैच करेगा, यानी कि यूज़र में नन आ जाएगा, तो उस केस में ये एरर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा अपना खुद का लिखा हुआ एरर है। और अगर यूज़र में मतलब ऑथेंटिकेट हो जाता है इस ईमेल पासवर्ड से, तो यूज़र में डेटा आएगा, तो उस केस में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा लॉगिन सक्सेस का। और किसी भी केस में अगर यहाँ से जो वैलिडेट होकर कोई एरर जनरेट होता है, तो वह भी हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग, तो अगर कोई भी एरर आएगा तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा serializers.errors, और जो भी 400 का बैड रिक्वेस्ट रहेगा वो मिल जाएगा। सेव किया इसको चेक कर दें एक बार, ये लॉगिन हमें करके दे देगा और हमें लॉगिन सक्सेस भी दिखा देगा अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। सीरियलाइजर में ज़्यादा कुछ खास काम किया हुआ नहीं है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आते हैं और एक लॉगिन का हमें बनाना पड़ेगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर से ऐड रिक्वेस्ट और लॉगिन यूज़र, और इसका जो बनेगा वो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इसका हमने बनाया हुआ नहीं है, पेस्ट करते हैं, इसका बनाते हैं पहले पाथ। तो URL फाइल में आइए, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमें इसको कर देना है आई थिंक लॉगिन करने से सही रहेगा लॉगिन, और ये यूज़र ये नहीं रहेगा, बनेगा यूज़र लॉगिन व्यू, देखिए नीचे है यहाँ पर लॉगिन व्यू, ये ऑटो इम्पोर्ट हो गया हमारा यूज़र लॉगिन व्यू एज व्यू, इसको हम लोग यहाँ से चेंज करके कर देंगे लॉगिन। ये इंक्लूड का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं, इसको सेव कर दीजिए। अभी देखिए हम लोग हिट करेंगे किसमें, हम लोग हिट करेंगे API/user/login में, तो ये व्यू चलेगा, और ये व्यू क्या करेगा, ये व्यू पहले डेटा भेजेगा सीरियलाइजर में सीरियलाइज डेटा मिलेगा, जिसमें से हम लोग निकालेंगे ईमेल और पासवर्ड, फिर इसको ऑथेंटिकेट में लगा देंगे, ऑथेंटिकेट रहेगा तो यूज़र में हमें मिलेगा, ये अगर यूज़र में है तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा लॉगिन सक्सेस, अगर नहीं है तो मिल जाएगा कि ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी कि दोनों में से कोई एक गलत है, ये भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हो। चलिए सब कुछ क्लियर है, अभी देखते हैं इसको पोस्टमैन में कि क्या हमारा ये काम होता है नहीं। तो यहाँ आइए और पहले तो ये चेंज कर देते हैं हेडर, ये एक्सेप्ट, यहाँ पर जेसन एप्लीकेशन जेसन, उसके बाद बॉडी में रॉ करना है, यहाँ से जेसन, और अभी के लिए हमारा खाली है, इसमें सेंड में क्लिक करते हैं कि हमें पोस्ट करना है, पोस्ट मेथड सेंड में क्लिक करते हैं, ये कहता है कि ईमेल दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये सारे फील्ड रिक्वायर्ड बता रहा है, ये रजिस्ट्रेशन वाला हमें बता रहा है बिकॉज हमने इसको चेंज नहीं किया हुआ, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसमें लॉगिन कर देते हैं, सेव किया। अब नेक्स्ट में सेंड में क्लिक करेंगे, देखिए ईमेल रिक्वायर्ड और पासवर्ड रिक्वायर्ड, दो ही चीज़ हमें मांगेगा, तो ये दो चीज़ें हमें इसको देनी पड़ेगी। चलिए देते हैं, इसमें ईमेल और ईमेल लिख देंगे यहाँ पर क्या, sonam@example.com, और कॉमा देकर पासवर्ड क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक, देख लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो हमारा खुला हुआ है, देखिए 1 2 3 5 6, इससे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। बट अगर मैं पासवर्ड गलत लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने 8 9 लिख दिया और मैं सेंड में क्लिक करूँ, तो ये मुझे देगा एरर्स नॉन फील्ड्स एरर, पास ईमेल और पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, जो हमने ये लिखा हुआ है अपने व्यू में ये हमें मिलता है। जिसने चेक किया होगा, ऑथेंटिकेट किया होगा कि ईमेल जो मिला और पासवर्ड जो मिला वो क्या हुआ, ऑथेंटिकेट हो रहा नहीं, तो यूज़र में आ गया ना, जिससे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और हमें ये देखने को मिल गया। जब कोई फील्ड नहीं देते हैं तो ये हमारा डेटा वैलिड ही नहीं होता, फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड का मैसेज मिलता है। अब लॉगिन सक्सेस करवाते हैं, देखते हैं सब कुछ सही डाल के, तो यहाँ पर 6 हो गया, सेंड में क्लिक करेंगे, देखिए लॉगिन सक्सेस का मैसेज मिल जाता है। अच्छा, ये लॉगिन भी हमारा काम कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही है। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो एरर्स हैं, ये एरर्स सभी एरर में आए हैं। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ नॉन फील्ड्स एरर में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ ऐसे, इसको हटा दूँ मैं, सेंड में क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर एरर्स नहीं आता। एक एरर से कॉमन प्रॉपर्टी रहेगा तो आपको फ्रंट एंड में इसको पकड़ने में ध्यान में आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का एरर है और नॉन फील्ड्स एरर भी एक तरीका का एरर। तो एक कॉमन चीज़ होना चाहिए जिससे आपको वैलिडेट कर सकें कि एरर है या डेटा। तो यहाँ पर एरर हमें मिलना चाहिए। तो मैं एरर कैसे आएगा, यहाँ पर सभी में मैं एक कस्टम बनाना पड़ेगा, रेंडरर, जेसन रेंडरर,
जिसके थ्रू हम लोग इसके रिस्पॉन्स को थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर पाएंगे। जैसे अभी क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट क्लास बताया था, जिससे कि हमारा ये जो हमारा था API वह ठीक हो जाता था, मतलब जैसा नॉर्मली दिखता है वैसे दिखता था। बस उसी क्लास को हम लोग को इनहेरिट करके अपना खुद का बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अपने रिस्पॉन्स को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग अकाउंट्स में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे नया, इसका नाम रखेंगे renders.py फाइल। अभी यहाँ पर फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे रेंडर्स को। इंपोर्ट कर लिया, इसको जेसन करना है तो हम लोग यहाँ पर जेसन लिख देते हैं। जेसन हमारा रिस्पॉन्स के तौर पर जाएगा तो हमने जेसन लिख दिया। इसको देख क्लास और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र रेंडरर। ये इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। रेंडरर मैंने लिखा हुआ यूज़र रेंडरर, और ये इनहेरिट करेगा किसको, ये इनहेरिट करेगा रेंडरर्स में से जेसन रेंडरर को, जो कि हम लोग सेटिंग में मेंशन किया था हमने कुछ देर पहले यहाँ पर। बट अब हमें इसको डायरेक्टली मेंशन करने के बजाय इसको इनहेरिट करके अपना खुद का बनाना है, जिससे कि रिस्पॉन्स को थोड़ा सा और हम लोग बेहतर बना सकें। यहाँ लिखना है कैर सेट हमारा ये हो जाएगा UT ऑटो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, UTF-8 होता है, नहीं 7 नहीं 8, ये लिख दिया। उसके बाद डेफ, यहाँ पर एक रेंडर नाम का हमारा मेथड है, जिसमें कि कुछ इस तरीके से को देखने को मिलेगा। सेल्फ डेटा में डेटा आएगा, जो भी डेटा आपका होता है वह, फिर एक्सेप्टेड मीडिया, फिर ये सारी चीज़ें। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स नाम का, रिस्पॉन्स इक्वल, इसको ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ एरर डिटेल्स, यहाँ पर लिखना है एरर डिटेल्स। हम लोग बिहाइंड द सीन जो हमारा टर्म है उसको पकड़ रहे हैं कि अगर एरर डिटेल्स आपको देखने को मिलता है डेटा में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये प्रिंट करके कि एरर डिटेल्स मुझे कहाँ से मिला, कैसे मैं ये लॉजिक लगा पा रहा हूँ। अगर डेटा में एरर डिटेल्स है तो उस केस में क्या करना, हम लोग समझेंगे कि हमारा जो है वो जो भी रिस्पॉन्स है वो एरर रिस्पॉन्स है। तो हम लोग रिस्पॉन्स में भेजेंगे जेसन.डम्प्स, और हमारा जो भी डेटा रहेगा वो जाएगा कुछ इस तरीके से। की बनेगा हमारा एक एरर्स, जो कि सभी एरर में कॉमन रहेगा, और डेटा। और उसके बाद अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एल्स में आएगा और चला जाएगा रिस्पॉन्स इक्वल जेसन.डम्प्स। डेटा को एज इट इज़ भेज देंगे, यानी कि कोई एरर नहीं है तो एज इट इज़ जैसा रिस्पॉन्स रहेगा बिल्कुल वैसे ही चला जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो उस केस में हमारा रिटर्न हो जाएगा क्या, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो। रिस्पॉन्स को सेव कर दीजिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो एरर आएगा या फिर एरर नहीं आएगा, तो उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये जो हमने अपना कस्टम बनाया जेसन रेंडर, इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने का तरीका कुछ ऐसे है कि एक तो ये मैं हटा देता हूँ, या फिर इसको यूज़ करने से पहले देख लीजिए कि ये मैंने लॉजिक कैसे लगाया हुआ है कि जो भी मेरा एरर वाला डेटा रहेगा उसमें एरर डिटेल नाम का ये एक स्ट्रिंग रहेगा। बिकॉज ये तो हम लोग चेक करें ना कि अगर एरर डिटेल इस डेटा में है तो ये करो, वरना ये करो। तो हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं कि जो भी एरर आता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर जो भी एरर आ रहा है, इसको अगर मैं अभी सेंड में क्लिक करूँ तो जो भी एरर आ रहा है उसमें ये एरर डिटेल नाम का स्ट्रिंग है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा कहीं से, कहीं से दिखना तो हम लोग इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंट करते हैं यहाँ पर व्यू में आने के बाद कहीं भी किसी में भी, इसमें भी दिखा सकता हूँ मैं और इसमें भी दिखा सकता हूँ। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना ये है कि यहाँ पर एरर डिटेल्स का लॉजिक मैंने कैसे लगा। मुझे कैसे पता है कि डेटा में एरर डिटेल्स आता है जब भी एरर अगर होता है तब, ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज मैंने उसको पहले से एक इंस्पेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब मुझे पहले से पता है, वो इंटरनल मैंने प्रिंट करके देखा हुआ था पहले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर वैलिडेट हुआ तो फिर ठीक है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट। अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो क्या होता है, serializer.errors में हमारा एरर आता है जो हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स के तौर पर देते हैं। हालांकि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग करते ये हैं कि अगर वैलिडेट होता है तो ये कर देना है, और अगर वैलिडेट नहीं होता है तो रेज कर देना है एक्सेप्शन। तो इसको एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पर एक्सेप्शन हमारा रेज हो जाता है, जो भी करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन होगा वो रेज हो जाता है। तो अगर आपको एरर डिटेल्स वाला वो देखना है, serializer.errors में क्या था वो देखना है, तो उसके लिए आपको पहले ये जो आप एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, और उसके बाद इज़ वैलिड के बाद ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए serializers
मतलब सीरियलाइजर डॉट एरर्स। और अभी अगर हम लोग इसको रहने देंगे, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊँ एक बार, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक्सेप्शन वाला रहने देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक्सेप्शन रहने दिया, अब एक्सेप्शन रहेगा और तब हम लोग अगर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और इवन हमारा यहाँ पर मैं आपको एरर्स ऐसे करके दिखाऊंगा, एरर्स नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करके एरर ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, एक नया स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखते, सीरियलाइजर डॉट एरर्स। देखेंगे कि ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये वाला प्रिंट, बिकॉज यहाँ से ये एक्सेप्शन रेज कर देगा, तो वैलिडेट नहीं होगा तो उस केस में। तो हमें देखना है यूज़र रजिस्ट्रेशन में, अभी यहाँ पर आते हैं पोस्टमैन में, और यूज़र रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आइए, और ये डेटा पूरा का पूरा हटा देता हूँ मैं। तो हमें एरर मिलेगा क्या, दिस फील्ड दिस फील्ड दिखा, तो इसको सेंड में क्लिक करते हैं, ये मिला, बट कंसोल में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हमें जो इसका एक्सेप्शन का जो भी स्टेटस होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए जो स्टेटस वगैरह है कि 400 का बेड रिक्वेस्ट आया, लेकिन जो हमने सीरियलाइजर प्रिंट करने के लिए दिया वो हमें दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा, बिकॉज वैलिडेट हुआ नहीं, तो एक्सेप्शन रेज हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो दिखा नहीं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से ये हटा देते हैं तो अभी एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, एक्सेप्शन रेज होने के बजाय हमारे सीरियलाइजर डॉट एरर्स में एरर आएगा और रिस्पॉन्स के तौर पर हमें वो दिखाई देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नीचे करते हैं, और अब हम लोग अगर जिसमें अगर पोस्टमैन में आकर इसको सेंड में क्लिक करेंगे, हमारा वही सेम एरर दिखेगा, बट हमें अब टर्मिनल में दिखाई देगा ईमेल। देखिए एरर डिटेल्स में स्ट्रिंग क्या है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, कोड रिक्वायर्ड। फिर दूसरा है नेम फील्ड का वही एरर डिटेल्स स्ट्रिंग, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, कोड इज रिक्वायर्ड। हमने इसी को पकड़ा हुआ है कि एरर डिटेल्स अगर हमारे स्ट्रिंग में है, जो भी हमारा डेटा है उसको पहले स्ट्रिंग में बदला मैंने, अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या उसमें एरर डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले डेटा जो भी था, ये पूरा का पूरा हमारा डेटा है, चाहे एरर हो या फिर नॉर्मल सा डेटा हो, लेकिन डेटा एक तरह से माना जाएगा। यहाँ पर इस रेंडर में वो डेटा ही माना जाएगा, चाहे एरर डेटा हो या फिर वेल डेटा हो, डेटा माना। तो डेटा को पहले मैंने स्ट्रिंग में बदला, फिर हमने इसमें लगाया कि क्या एरर डिटेल इस स्ट्रिंग में है, अगर है तो क्या करना, इसको रिस्पॉन्स के तौर पर एरर्स लगा के और फिर जो भी डेटा रहेगा वो देना, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा डेटा बन जाएगा और उसमें ये एरर्स लगा हुआ रहेगा। तो एरर्स कॉलन और ये पूरा रहेगा। तो बस इस पूरे को एरर्स के साथ प्रिंट करने के लिए ये हमने एक बनाया हुआ है। और जब एरर डिटेल्स नहीं रहेगा इस डेटा में, तो सिंपल से जो डेटा रहेगा वो हमारा एल्स में आकर प्रिंट होगा, इस तरीके से जो नॉर्मल डेटा रहेगा वो। तो ये हमारा यहाँ पर लॉजिक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ नीचे और पहले कोड ठीक कर लेता हूँ जो हमने बिगाड़ दिया हुआ। यहाँ आते हैं और एक्सेप्शन को मैं जैसे रेज करता था वैसे ही रेज करवाते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं यहाँ सेफ साइड रहने के लिए एक्सेप्शन भी रेज करवा रहा हूँ और इसको भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों को लिख दे रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये मुझे एरर्स के साथ दिखा है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप इसको यूज़ करने का तरीका ये है, अभी जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है, इसको सेंड करने पर कुछ इस तरीके से एरर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा, एरर्स है बट एरर्स वर्ड लिखा हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि ये वाला जो हमारा क्लास हमने बनाया हुआ है यूज़र रेंडरर का, ये हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कैसे मेंशन करेंगे, पहले तो उसको इंपोर्ट कीजिए, तो फ्रॉम अकाउंट डॉट रेंडरर इंपोर्ट क्या नाम है इसका, यूज़र रेंडरर, ये इंपोर्ट कर लिया। अभी जैसे मुझे लगाना है इसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन व्यू में, तो यहाँ पर हमें एक लिखना पड़ेगा रेंडरर क्लास क्यों नहीं, रेंडर स्पेन कर ली, देखा मैंने नहीं ठीक था, क्लास इक्वल, और यहाँ पर लिखिए यूज़र रेंडर, ये लिख दिया, सेव किया। अब एरर आएगा तो ये हमें जो भी एरर आएगा वो हमें एरर्स के साथ दिखना चाहिए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर सेंड में क्लिक करते हैं और ये हमारा रिस्पॉन्स है, यहाँ अभी भी नहीं आ रहा, हमने कुछ गलत किया होगा। ओके, यहाँ पर क्लासेस लिखना है, क्लास नहीं, रेंडर क्लासेस। इसको सेव किया, वापस से सेव करके सेंड में क्लिक किया। अब देखिए एरर्स जो हमने लिखा होता है रिस्पॉन्स के तौर पर, अब एरर्स होकर बाकी सारे एरर्स हमें मिलेंगे। तो जब भी कोई एरर आएगा तो हमारा ये रहेगा। तो इससे हम लोग फ्रंट एंड में जब इसका कोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर रिस्पॉन्स में ये एरर्स कीवर्ड है तो हम समझेंगे कि वो हमारा एरर है, और नहीं है तो सिंपल से नॉर्मल सा डेटा रहेगा। इसे हमने इसको किया हुआ है जो कि फ्रंट एंड में हमें काम आएगा। यहाँ पर इसका कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रंट एंड में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जब हम लोग बैक एंड का एरर प्रिंट करवाएंगे तब। तो ये हमें इसमें भी चाहिए, इसी तरीके से सेम इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर ही मेंशन कर देते हैं। आप डायरेक्टली इसको
सेटिंग्स वेब फाइल में भी मेंशन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट क्लास के तौर पर, बट वैसे नहीं करते, इसमें दिखेगा तो आपको सीखने को मिलेगा। बाकी जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाइएगा तब इसको यहाँ पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉगिन व्यू में भी, और बाकी सब में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी करेंगे, जो हम लोग आगे बनाएंगे उसमें भी। अब इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग अब जो टोकन जनरेट करने का कोड है उसको अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि टोकन मुझे रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी चाहिए और लॉगिन करते वक्त भी चाहिए। जब भी कोई नया बंदा यूज़र रजिस्टर होता है तो उसको टोकन दे देंगे, उसको लॉगिन करवा देंगे, यानी कि डैशबोर्ड में भेज देंगे रजिस्ट्रेशन के साथ ही। कोई लॉगिन करेगा तब तो टोकन चाहिए, तो दोनों ही जगह पर हमें टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा। तो टोकन कैसे जनरेट करवाएंगे मैन्युअली, वो देखिए उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि टोकन मैनुअली जनरेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट टोकन मैनुअली यहाँ पर, और आपको ये इंपोर्ट करना है, तो इसको कॉपी किया। मुझे टोकन चाहिए व्यू में मैनुअली, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और एक हमारे यहाँ पर मेथड है जिसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ये वाला मेथड, तो ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं क्लास के बाहर में सबसे टॉप में, यहाँ पर मैंने किया हुआ है। और इसमें कमेंट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है टोकन मैनुअली, ये जनरेट करेगा। तो थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक रहेगा। बस क्या करना है, इसको कॉल करना है। ये पूरा हमारा कॉपी हो गया। मुझे ये कहाँ पर चाहिए, मुझे ये चाहिए जब यूज़र हमारा सेव हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर सेव हो गया यूज़र, अभी हम लोग इसको सिंपली कॉल कर देंगे। इसको कॉल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यूज़र जो कि सेव हो रहा था, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। सेव होने के बाद इसको यूज़र को यहाँ पर भेज देंगे, तो ये हमारा कॉल होगा यूज़र के साथ, और इस यूज़र का एक टोकन हमें क्रिएट करके रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको आप एक वेरिएबल में रख लीजिए टोकन, और बस इस टोकन को आप रिस्पॉन्स के तौर पर भेज दीजिए। सिंपल सा काम है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। टोकन एक की बनाएंगे जिसमें जो जनरेट हुआ है वो टोकन चला जाएगा। तो यहाँ लिखा टोकन की में जो जनरेट हुआ टोकन, वो टोकन जाएगा और मैसेज जाएगा साथ में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब यही काम हम लोग करेंगे लॉगिन वाले में भी। तो लॉगिन वाले में इसको पूरे को इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया, और कब होना चाहिए, जब ऑथेंटिकेट हो जाए लॉगिन सक्सेस, तो यहाँ पर तो टोकन को जनरेट करवाना है और साथ में टोकन भी भेज देना है। तो यहाँ पर लिखिए टोकन, और टोकन बहुत ही इजी हो जाता है जब आप एक बार लॉजिक समझ जाते हैं तो टोकन हमारा लॉगिन करते वक्त भी चला जाएगा रिस्पॉन्स के तौर पर जनरेट होकर, और रजिस्ट्रेशन के वक्त भी चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको एग्जामिन करके कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं, यानी कि टोकन हमें मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन में देखते हैं। सोनम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसमें से अगर हम लोग रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा कि एरर्स ईमेल यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इससे तो रजिस्टर होने वाला है नहीं। तो चेंज करते हैं, इसको करते हैं कुणाल, नाम इसका चेंज कर देता हूँ कुणाल, पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेम रखते हैं और सेंड में क्लिक करते हैं। देखिए टोकन आया, एक रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन, ये हमारा GWT से हमें मिलता है। इसका कोड हमने नहीं लिखा, ये लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से, और मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये लॉगिन करवा सकते हैं हम लोग इस टोकन का यूज़ करके इस यूज़र को। ये देख लिया। अब हम लोग लॉगिन करते वक्त टोकन हमारा जनरेट हो रहा है नहीं, वो देखते हैं। तो सोनम का करवाते हैं, sonom@example.com1356 सेंड में क्लिक किया, देखिए हमें टोकन मिल जा रहा है, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन और मैसेज लॉगिन सक्सेस। तो लॉगिन करते वक्त भी और रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोनों ही समय हमें टोकन मिल जा रहा है, रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन दोनों ही। तो हमारा ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। अब बस लॉगिन हो गया, टोकन मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टोकन मिल गया। अब उसको जब भी कोई प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रूट एक्सेस करना हो तो उस टोकन को भेजना पड़ेगा सर्वर के पास, सर्वर उस टोकन को वैलिडेट करेगा और उसके बेस पर उसको एक्सेस करने का मौका देगा। तो ये छोटा सा काम बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं आपको प्रोफाइल एक्सेस करके दिखाता हूँ कि जो यूज़र हमारा लॉगिन हुआ है उसका अगर मुझे डिटेल जानना है तो कैसे जानेंगे। तो प्रोफाइल एक हम लोग बनाते हैं व्यू, जो कि हमें ये दे देगा। तो प्रोफाइल व्यू, नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बनाते हैं क्लास प्रोफाइल व्यू, या फिर यूज़र प्रोफाइल व्यू आप लिख सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल व्यू। यहाँ पर API व्यू को एक्स हम लोग इनहेरिट करेंगे। यहाँ पर रेंडर क्लास हम लोग लिख देते हैं, रेंडर ये आता क्यों नहीं पता नहीं, रेंडर क्लासेस इक्वल यूज़र रेंडर, ये वाला आप ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं। वैसे ये जो था इसे कॉपी कर लेने में ज़्यादा फ़ायदा क्या, कॉपी किया
और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बस कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है पाइथन में इंडेंटेशन का इशू। उसके बाद df लिखेंगे और गेट, उसके बाद इसमें वही सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा फॉर्मेट इक्वल नन। ये गेट रिक्वेस्ट पे रहेगा क्योंकि इसमें डेटा कुछ भेजना नहीं है, सिर्फ डेटा खींचना है। और यहाँ पर आपको सीरियलाइज़र इक्वल एक्सलाइजर हमने बनाया हुआ नहीं है बट हम लोग बनाएंगे अभी यूज़र। अच्छा उसको बना लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं। अभी के लिए इसमें पास लिख देता हूँ ताकि एरर ना आए। चलिए सीरियलाइज़र में आते हैं। यहाँ पर सीरियलाइज़र में बनाना है, ये नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं। सीरियलाइज़र में जाकर सीरियलाइज़र बनाना है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, नहीं सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आना है और एक यूज़र प्रोफाइल सीरियलाइज़र बनाते हैं। बहुत ही ईजी सा बनेगा ये, कुछ वैलिडेशन वगैरह है नहीं। यूज़र प्रोफाइल सीरियलाइज़र और इसमें हो जाएगा सीरियलाइज़र। ये भी मॉडल सीरियलाइज़र को यूज़ कर सकता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, मगर मॉडल सीरियलाइज़र हम लोग इसमें दे देते हैं बिकॉज उसी का डेटा हमें लेना है। तो क्लास मेटा में मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, मॉडल यूज़ करेंगे यूज़र का। और कौन कौन सा फील्ड लेना है हमें, फील्ड हमें चाहिए एक तो आईडी दिखाना है तो आईडी ले लिया मैंने, दूसरा ईमेल दिखाना है तो ईमेल ले लेते हैं ईमेल, और तीसरा मुझे नेम दिखाना है, मैं नेम लेता हूँ, बाकी आप चाहें तो कुछ भी बाकी सारी चीज़ें ले सकते हो। ये हमारा सीरियलाइज़र बन गया, इसमें कुछ वैलिडेशन वगैरह का है नहीं, जो भी होगा इंटरनल हो जाएगा। इसे कॉपी किया और व्यू में आइए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो अभी के लिए अगर मैं इसको मेंशन करूँ और यहाँ पर लिखें सीरियलाइज़र इक्वल जो यूज़र प्रोफाइल सीरियलाइज़र है वह, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो करंट यूज़र होगा वह हम लोग भेज देंगे। प्रोफाइल यूज़ ये हमारा एक्चुअली नहीं हुआ है, इंपोर्ट यूज़र प्रोफाइल सीरियलाइज़र कहाँ गया, यूज़र प्रोफाइल सीरियलाइज़र, अब ये इंपोर्ट हो गया। ओके सीरियलाइज़र में देख लिया। अभी सीरियलाइज़र डेटा में मिल जाएगा सब कुछ, अगर वैलिडेट रहा तो रिटर्न कर देना क्या रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स करेगा ये सीरियलाइज़र डॉट डेटा, और यहाँ पर स्टेटस डाल देते हैं HTTP 200 ओके डाल देते हैं स्टेटस, ये काफ़ी हो जाएगा। तो आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। यूज़र प्रोफाइल व्यू हमने बनाया, रेंडर क्लास हमने दे दिया हुआ है। गेट रिक्वेस्ट पे हमारा ये इस वैल्यू लिखने का यहाँ पर आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है, तो गेट रिक्वेस्ट करना है। गेट रिक्वेस्ट करने से देखिए क्या मिलता है, हमें डेटा मिलता है या नहीं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक नया रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ लिखते हैं यूज़र प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल, ये लिखा और गेट रिक्वेस्ट जाएगा। इसका हमने पाथ बनाया हुआ नहीं, मैं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका पहले पाथ बना लेते हैं। सेव किया, यहाँ पर यूआरएल में आना है और इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर हमें लिखना है इसका क्या हो जाएगा प्रोफाइल आई थिंक। तो यहाँ पर लिखिए प्रोफाइल और ये यूज़र लॉगिन व्यू होने के बजाय हो जाएगा यूज़र प्रोफाइल व्यू। इंपोर्ट होगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर लिख देंगे प्रोफाइल। सेव कीजिए। अभी प्रोफाइल में हिट करेंगे API/user/profile, तो ये चलेगा और ये हमें रिटर्न करके दे देगा गेट रिक्वेस्ट पे जो भी यूज़र का डेटा रहेगा वह। देखते हैं देता है या नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर लिखना है प्रोफाइल, या आप डैशबोर्ड लिख सकते हैं, प्रोफाइल लिख सकते हैं, लॉग्ड यूज़र डेटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ सेव किया, गेट रिक्वेस्ट हेडर एक जेसन वाला पास कर देता हूँ मैं, एप्लीकेशन जेसन ये, और कुछ भी नहीं रहेगा, बॉडी वगैरह कुछ भी जाना है नहीं। सेंड में क्लिक करते हैं और इसमें मिल जाता है कि इज़ वैलिड इज़ नो डेटा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके सो इसकी आवश्यकता नहीं है आई थिंक, और इसको रिटर्न करते हैं। सेव किया, अभी यहाँ पर आते हैं और सेंड में क्लिक किया। देखिए हमारा ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है बिकॉज ये कह रहा है कि एनोनिमस यूज़र है आप, इसका कोई ईमेल वगैरह है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑथेंटिकेटेड यूज़र अगर चाहिए तो हमें इसमें टोकन के साथ हमें भेजना पड़ेगा। तो टोकन के साथ हमें अगर ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले तो इसमें इज़ ऑथेंटिकेटेड का लगा देते हैं, जिससे कि ये एनोनिमस यूज़र के लिए ऐसे हमें ना दिखाए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें एक लगाना पड़ेगा इज़ ऑथेंटिकेटेड।
तो परमिशन क्लासेस इक्वल यहाँ पर हो जाएगा इज ऑथेंटिकेटेड, जो कि इंपोर्ट नहीं है और ये मुझे करना पड़ेगा इंपोर्ट। बल्ब भी नहीं चल रहा, कोई नहीं, हम लोग ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। ये इंपोर्ट करना है आपको, देखिए रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशन से इज ऑथेंटिकेटेड, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग जब इसको रन करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पर, तो ये टोकन का डिमांड करेगा। देखिए सेंड में क्लिक किया, अब ये जो हमारा एनोनिमस यूज़र है उसको एक्सेस करने का मौका नहीं देगा। अब ये कहेगा कि क्रेडेंशियल प्रोवाइड कीजिए, तो क्रेडेंशियल मतलब क्या, टोकन प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको एक्सेस करने का मौका दे देगा। तो ये हमारा टोकन यहाँ पर है, इसको करते हैं सेंड, एक नया टोकन जनरेट करवाते हैं। देखिए हमारा टोकन है, इसको कॉपी किया और टोकन प्रोवाइड करना है हेडर में, तो यहाँ पर आना है और ऑथराइजेशन हेडर एक होता है जिसमें हमें बीएरर देना पड़ता है, बीएरर और स्पेस देकर हमारा टोकन। सेंड में क्लिक कीजिए, ये ऑथेंटिकेट करके आपको डेटा दिखा देगा। तो जिसका भी टोकन रहेगा उसका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, किसी और का नहीं। तो इस तरीके से आप लॉग्ड इन यूज़र का डेटा भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या इसमें देख लिया, हमने देख लिया रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है टोकन के साथ भी, यूज़र लॉगिन कैसे होता है टोकन के साथ भी, और यूज़र प्रोफाइल कैसे देखना है वह भी हमने देख लिया हुआ है। अभी हमारा बचा हुआ है कि पासवर्ड कैसे चेंज करना है और रीसेट पासवर्ड का, रीसेट पासवर्ड का लिंक कैसे भेजना ईमेल में और रीसेट पासवर्ड कैसे करना। 3 काम हमारा अभी भी बाकी, यानी कि 3 व्यू अभी भी हमारे यहाँ पर बनेंगे और हमारे उसी की तरह सीरियलाइजर भी बनेगा 3 लगभग। चलिए लगे हाथ हम लोग चेंज पासवर्ड का काम भी कर लेते हैं। देखिए एक होता है चेंज पासवर्ड, दूसरा होता है रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड का मतलब ये होता है कि पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं है, पासवर्ड रीसेट करना है। चेंज पासवर्ड का मतलब ये होता है कि पासवर्ड याद है बट पासवर्ड को चेंज करना है लॉगिन के बाद जो कि काम होगा। तो लॉगिन तो हम लोगों ने करना सीख लिया कि लॉगिन इस तरीके से करना है, आपको टोकन मिल जाएगा, उस टोकन का यूज़ करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप लॉगिन है या नहीं। मतलब प्रोटेक्टेड रूट जो होगा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके पास टोकन होगा। तो जैसे कि ये प्रोटेक्टेड रूट एक तरीके से हमारा माना जाएगा, बिकॉज ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही हमारा एक्सेस कर सकता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको टोकन भेजना पड़ेगा। तो उसी तरीके से चेंज पासवर्ड के लिए टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। तो चेंज पासवर्ड के लिए हम लोग चेंज पासवर्ड का एक व्यू बना लेते हैं, फिर हमें एक सीरियलाइजर ही बनाना पड़ेगा, देन हमें बनाना पड़ेगा उसका पाथ। तो क्लास इसका यूज़र चेंज पासवर्ड व्यू, और ये हमारा एपीआई व्यू के बाद हमें ये दोनों चीज़ें कॉपी कर लेनी चाहिए यहाँ से। तो ये दोनों मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वेल इंडेंट यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, गेट नहीं होगा। तो यहाँ पर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर में ये तीनों ही मैं लिख दूंगा। तो ये सेल्फ रिक्वेस्ट और फॉर्मेट नन कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट चलाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें सीरियलाइज का स्टेप पड़ेगी। तो सीरियलाइजर पहले बना लेते हैं, सीरियलाइजर इसमें पास लिख देता हूँ अभी के लिए। यहाँ लिखा क्लास, फिर चेंज यूज़र पासवर्ड की जगह पर चेंज यूज़र सीरियलाइजर ये लिख दिया। इसको सीरियलाइजर्स डॉट सीरियल, इस मॉडल सीरियलाइजर की आवश्यकता नहीं है, तो सीरियलाइजर बनाते हैं, नॉर्मल से सीरियलाइजर बनाते हैं। आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मॉडल सीरियलाइजर अभी तक हम लोग बना रहे हैं तो ये भी मॉडल सीरियलाइजर ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमने बनाया, और यहाँ पर हमें 2 चीज़ आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पासवर्ड की और दूसरा पासवर्ड 2 की। तो 2 फील्ड हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा आएगा कहाँ से, अभी के लिए पास लिख दिया मैंने। ये पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीरियलाइजर यूज़र चेंज पासवर्ड सीरियलाइजर, ये वाला हो गया। और REQ मतलब रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमें जो रिक्वेस्ट डेटा में हमारा आएगा उसे हमें भेजना पड़ेगा सीरियलाइजर में। तो डेटा इक्वल रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारे पास डेटा आता है, तो सीरियलाइजेशन करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारे पास डेटा है, वो हमने यहाँ से हमारा ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा ये हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, सीरियलाइजर में। और हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें मिलेगी, अगर हम लोग पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक पासवर्ड और दूसरा कन्फर्म पासवर्ड मिलेगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि एक तो फील्ड आपका हो जाएगा पासवर्ड, जैसे कि मॉडल नहीं तो दोनों हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सीरियलाइजर
डॉट कैर फील्ड, और कैर फील्ड के बाद यहाँ पर हम लोग इसमें मैक्स लेंथ दे देंगे और दे देंगे इनपुट टाइप, तो यहाँ पर मैक्स लेंथ इसका कितना देते हैं 255 का देते हैं। आप इसको मीन और मैक्स लेंथ बनाकर पासवर्ड को और थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं, बट मैं उतना भी इसमें देख नहीं रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें स्टाइल दे देंगे इनपुट टाइप पासवर्ड का और राइट ओनली इसको बना देंगे। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको पासवर्ड 2 एक और बना देते हैं। सेम सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्लास मेटा इसमें रहेगा हमारा, तो क्लास मेटा, और इसमें फील्ड्स क्या क्या रहेंगी, फील्ड्स हमारा हो जाएगा 2 फील्ड है इसमें, पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड 2। तो ये हमारा 2 फील्ड हो गया। अभी इसको वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करने के लिए df वैलिडेट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक तो पासवर्ड हमें मिल जाता है, तो पासवर्ड इक्वल addrs में डॉट गेट करेंगे पासवर्ड। ये पासवर्ड हमने गेट कर लिया, उसी तरीके से पासवर्ड 2 को गेट कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि पासवर्ड और पासवर्ड 2 हमारा मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो एक्सेप्शन आकर करवा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर करवाया था बिल्कुल वैसे ही। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अगर पासवर्ड एंड पासवर्ड 2 दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये एक्सेप्शन हमारा रेज हो जाएगा, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। और अगर हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें यहाँ यूज़र की आवश्यकता पड़ेगी। यूज़र तो हमारे पास कहीं है नहीं, बिकॉज हम लोग यूज़र रहेगा तभी तो हम लोग इसमें पासवर्ड सेट करवाएंगे ना। जो नया पासवर्ड आ रहा होगा तो सेट पासवर्ड इस तरीके से यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड आएगा हमें पासवर्ड में कहीं पर पासवर्ड लिख देंगे इस तरीके से। फिर यूज़र डॉट सेव, देन हमारा ये रिटर्न हो जाएगा ATTRS में जो कुछ भी है ATTRS। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि हमारे पास यूज़र नहीं आ रहा कहीं से भी, और यहाँ तो एक्सेस कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हमारे पास एक यूज़र हमें यहाँ मिल जाएगा, जैसे हमें प्रोफाइल में मिला हुआ है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से करंट यूज़र, इस तरीके से हमें यहाँ मिल सकता है। तो हमें यहाँ से इस सीरियलाइज़र में इसको भेजना पड़ेगा। तो ये काम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जब रिक्वेस्ट और डेटा के अलावा कोई डेटा हमें भेजना हो, सीरियलाइजेशन करना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इसमें कॉमा दीजिए कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, इसमें मान लीजिएगा यूज़र मैंने की लिखा, और इसमें रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो रहेगा वह हमारा चला जाएगा यूज़र के की के बेस पे यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो यूज़र को पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो यूज़र को निकालते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं। यहाँ पर आई थिंक यूज़र इक्वल सेल्फ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कैसे करते हैं सारी चीज़ें वह ध्यान में रखिएगा। यूज़र, ये जो यूज़र मैंने लिखा ये हमारा यहाँ का की है, ये जो आप देख रहे हैं की ये, और कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आपको लिखना पड़ता है सेल्फ डॉट कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लिखिएगा, काम नहीं करेगा। सेल्फ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट लिख के यूज़र, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो हमारा होगा, यानी कि जो करंट यूज़र लॉगिन यूज़र जो होगा करंटली, वो हमें मिल जाएगा इस यूज़र में। फिर यूज़र में हम लोग पासवर्ड सेट कर देंगे और यूज़र को सेव कर देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे ATTRS, और हमारा पासवर्ड चेंज होकर हमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर काम जो हमारे सीरियलाइजर का काम है ये ख़त्म हो जाता है। बाकी एक्सेप्शन वगैरह जैसे कि अगर होता है वैसे अगर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह देख लेते हैं। ये अगर पासवर्ड हमारा पहले तो इसको वैलिडेट कर लेते हैं, सीरियलाइज़र आ गया हमारा, फिर सीरियलाइज़र को सीरियलाइज़र डॉट इज़ वैलिड, अगर ये वैलिड होगा तो फिर बढ़िया, नहीं तो एक्सेप्शन रेज कर दो, एक्सेप्शन रेज एक्सेप्शन ट्रू। उसके बाद इसमें इफ़ लगा दें, क्या इफ़ लगा देते हैं। इफ़ अगर ये होता है तो क्या करना, रिटर्न करना रिस्पॉन्स, क्या रिटर्न रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पर मैसेज ऊपर से कहीं से कॉपी कर लें, 200 ओके का कोई मैसेज है, ये वाला है, टोकन नहीं भेजना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया जा सकता है। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, टोकन नहीं भेजना तो टोकन हटा देता हूँ। लॉगिन मैसेज, ये मैसेज नहीं भेजेंगे मैसेज हम लोग यहाँ पर कि पासवर्ड
चेंज्ड सक्सेसफुली। वैसे तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज करने के लिए हमने लिख दिया, मगर फिर भी मैं यहाँ पर मैनुअली अगर हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो ये भी मैं लिखता हूँ कि serializer डॉट एरर्स हमारा आ जाए। ओके, तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, वैलिडेट हो जाएगा सही तरीके से, तो हमें ये मिल जाएगा, वरना हमारा एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो भी जो भी एरर आएगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा URLs। तो यहाँ पर आइए और इसका जो भी URL आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए। तो मैं इसका URL लिखता हूँ चेंज पासवर्ड, कुछ इस तरीके से में लिखा चेंज पासवर्ड। अभी मैंने इसका लिखा हुआ नहीं, ये मैं लिखता हूँ यूज़र चेंज पासवर्ड व्यू। ये इम्पोर्ट भी हो गया और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, हमने चेंज पासवर्ड इसका नाम लिख दिया हुआ। अब इस पर जब हिट करेंगे तो ये डिमांड करेगा 2 फील्ड। कौन कौन सा फील्ड, एक पासवर्ड और पासवर्ड 2। इसमें आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर ये पासवर्ड लेगा। देखिए, एक तो रिक्वेस्ट करने के समय हमें इसको बनाना है इज़ ऑथेंटिकेटेड है, तो हमें टोकन के साथ इसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। हेडर में आपका टोकन रहना चाहिए, तो ये ऑथेंटिकेट करेगा और अगर फील्ड में रहा डेटा तो चला जाएगा हमारा सीरियलाइजेशन होने के लिए यहाँ पर। इसको हम लोग यहाँ पर गेट करेंगे और देखेंगे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, अगर है तो यूज़र जो भी हमारा करंट लॉगिन रहेगा उसमें सेट हो जाएगा पासवर्ड और उसको सेव हो जाएगा, तो ये अपडेट हो जाएगा और हमें रिटर्न मिल जाएगा। फिर ये वैलिडेट, अगर ये सब कुछ बढ़िया रहा तो वैलिडेट ट्रू हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर रिस्पॉन्स की पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, वरना मिलेगा एक्सेप्शन रेज। इसलिए इसको चेक करते हैं, मुझे लगभग ये ठीक लग रहा। एक नया रिक्वेस्ट में चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पर एक ऐड रिक्वेस्ट करते हैं, इसको लिखेंगे चेंज यूज़र पासवर्ड। ये हो गया। अभी ये हमारा गेट नहीं पोस्ट होगा, तो पोस्ट किया और इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसमें डालते हैं और ये प्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगा चेंज पास लिखा है, चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड है, कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया चेंज पासवर्ड। अभी इसमें हेडर में हम लोग पहले चेंज कर देते हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, और इसमें अभी अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये कहता है कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड। ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा बिकॉज हमने इसमें इज़ ऑथेंटिकेट लगा, यानी कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है, रैंडमस यूज़र नहीं कर सकता। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, टोकन की। तो टोकन मिलेगा कैसे, लॉगिन करने पे। यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं सोनम को, देखिए सोनम को लॉगिन करवाया मैंने, टोकन मिल गया। अब ये टोकन हमें कॉपी करना है और सोनम का पासवर्ड चेंज होगा और यहाँ पर देना है तो ऑथराइजेशन और यहाँ पर बेयरर लिखना है। इसको बेयरर बोलते हैं, बेरर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने। ये बेरर लिखा और एक स्पेस देकर इसको पेस्ट किया टोकन को। अभी हम लोग सेंड में क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि एरर्स पासवर्ड और पासवर्ड 2 दोनों ही कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। तो हम लोग इसमें देंगे बॉडी में आएंगे और यहाँ पर इसका सबसे पहले सेट करेंगे रॉ, फिर यहाँ से जेसन, इधर होगा क्या, नहीं हो रहा जेसन। उसके बाद यहाँ से फील्ड देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पासवर्ड और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये पहले से है तो ये नहीं देते हैं, हेलो देते हैं, हेलो दिए, कॉमा, उसके बाद एक और पासवर्ड 2, देन यहाँ पर हेलो 1 2 3 कर देते हैं। सेंड में क्लिक करेंगे, ये कहेगा पासवर्ड और पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये चेंज नहीं हुआ अभी तक। अब वापस से हेलो में आते हैं, ये हेलो हो गया। सेंड में क्लिक करेंगे, देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अभी लॉगिन करते हैं इसको पुराने पासवर्ड से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से। सेंड में क्लिक करेंगे, ये कहेगा कि नहीं ईमेल पासवर्ड वैलिड नहीं है। हेलो से लॉगिन करते हैं, नया जो पासवर्ड हमने चेंज किया हुआ इससे हमारा ये लॉगिन हो जाएगा और अब देख सकते हैं ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो सोनम की पासवर्ड चेंज हो चुकी है। इस तरीके से चेंज पासवर्ड का काम हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब 2 चीज़ें बस बची हुई है, एक रीसेट ईमेल का पासवर्ड, मतलब रीसेट पासवर्ड का ईमेल हमें भेजना है और फिर ईमेल जब जाएगा तो उसको नया पासवर्ड रीसेट करने के बाद सेव होने का कोड लिखना है। तो 2 व्यू बनाने पड़ेंगे और 2 सीरियलाइज़र हमें बनाना पड़ेगा और इसमें टोकन का कोई रोल नहीं रहेगा, टोकन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन की ही आवश्यकता हमें नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है ज़्यादा बिकॉज इसमें काफ़ी सारा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वापस से कोडिंग में आते हैं यहाँ पर
और सबसे पहले यूज़र को ईमेल कैसे सेंड करेंगे पासवर्ड रीसेट का, वो देखते हैं। तो व्यू में हूँ मैं, और यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, नया क्लास लिखा, फिर सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल व्यू, और यहाँ पर API व्यू, उसके बाद रेंडरर क्लास, रेंडरर क्लासेस, ये तो रहेगा ही, यूज़र रेंडरर ये दे देते हैं इसमें। उसके बाद इसमें ईज ऑथेंटिकेटेड नहीं लगाना है, डायरेक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट इसमें होगा। तो सेल्फ रिक्वेस्ट और फॉर्मेट इक्वल नन, उसके बाद सीरियलाइज़र, सीरियलाइज़र इक्वल, हमें सीरियलाइज़र एक बनाना पड़ेगा, तो सीरियलाइज़र बना लेते हैं यहाँ से। इसमें पास लिख देता हूँ अभी के लिए, सीरियलाइज़र पहले बनाते हैं। ईमेल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रिक्वेस्ट डॉट डेटा में क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट डेटा में हमारे पास एक ईमेल आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा ठीक तरीके से। एक फॉर्म होगा जिस पे ईमेल डालने को मिलेगा, ये फ्रंट एंड में होगा, ईमेल डालने को मिलेगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा, उस ईमेल पे एक ईमेल चला जाएगा, उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल चला, तो वह ईमेल आईडी हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट डेटा में आएगा, और उसी ईमेल आईडी पे हमें एक ईमेल भेजना है, वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो इसका सीरियलाइज़र हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। इसका सीरियलाइज़र बनाने के लिए हमें ईमेल भी भेजना पड़ेगा इसमें, तो मैं कंसोल करके दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि ईमेल कैसे भेजते हैं एकदम लास्ट में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास, और क्या नाम रखा है मैंने इसका, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल व्यू, व्यू की जगह पर सिर्फ चेंज करके इसको कर देंगे सीरियलाइज़र, और ये भी हमारा बन जाएगा सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइज़र से, सीरियलाइज डॉट सीरियलाइज़र से ये भी बन जाएगा। इसमें सिर्फ एक फील्ड होगा ईमेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीरियलाइजर्स डॉट ईमेल फील्ड, और ईमेल फील्ड का मैक्स लेंथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्स लेंथ इक्वल हो जाएगा 255 का। उसके बाद क्लास मेटा, इसमें हो जाएगा फील्ड्स इक्वल ईमेल। अब यहाँ से होगा वैलिडेट फंक्शन का मेन काम। उससे पहले इस को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जो पास लिख कर हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है उसको। तो यहाँ पर आकर सीरियलाइज़र इक्वल, क्या नाम है इसका, सेंड पासवर्ड सीरियलाइज़र, ये वाला, ये इसमें रिक्वेस्ट डॉट डेटा इक्वल रिक्वेस्ट डॉट डेटा, तो इसमें चला जाएगा सीरियलाइज़र। फिर इसको वैलिडेट कर सकते हैं आप, तो सीरियलाइज़र डॉट इज वैलिड रेज एक्सेप्शन ट्रू। जब आप रेज एक्सेप्शन ट्रू कर दें तो एक्चुअली आपको यहाँ पर इफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आप सिंपली ऐसे लिख के भी काम चला सकते हैं, बस आप रिस्पॉन्स इसको दे दीजिए। मेरे ख्याल से मैं बेकार में ही ये कर रहा हूँ, एक्सेप्शन रेज करने के बाद ये जो मैं भेज रहा हूँ ये मुझे ये नहीं करना चाहिए, और आई थिंक मुझे ये यहाँ इफ़ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर रहने दें, इसको रहने देते हैं, करते हुए आ रहे हैं तो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब वैलिड होगा तो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब वैलिड नहीं होता तो यहीं पर से हमारा ये एक्सेप्शन रेज हो जाता है, और एक्सेप्शन जब रेज होता है तो बाकी का कोड कुछ अभी चलता नहीं है। तो फिर इसके नीचे इफ़ और दो बार रिटर्न लिखने का, ये सब लिखने का मतलब नहीं बन रहा है, बट फिर भी रहने देते हैं। आपको कम से कम पता तो चल रहा है कि आप इस तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेज करा दीजिए एक्सेप्शन ट्रू इस तरीके से, या फिर आप इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये वैलिड होने पर ये चलेगा, और जब एरर आएगा तो ये चलेगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। तो रहने देते हैं, ज़्यादा चीज़ें सीखे तो ज़्यादा बेटर है। कम चीज़ें सीखने से कम नॉलेज रखने, ज़्यादा सीखने से कम और ज़्यादा दोनों रहेगा। तो यहाँ पर हमने इफ लिख दिया, और यहाँ पर वैलिड होगा तो हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा कि पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड आपका हो चुका है। आप देखिए ऐसे पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड, प्लीज़ चेक योर ईमेल, और स्टेटस देंगे 200 का। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सिंपली हमारा ये सीरियलाइज़र एरर चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और ना इसको इफ़ में रखने की आवश्यकता है, मगर फिर भी मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया व्यू का काम खत्म। अभी वैलिडेट करने का काम बाकी है। यहाँ पर ईमेल जो दिया गया है वह ईमेल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है,
सही ईमेल दिया है या नहीं दिया है, इसी ईमेल पे कैसे हम लोग ईमेल भेजेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम लोग वैलिडेट में देखेंगे। तो जो भी ज़्यादातर काम होता है हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, बिकॉज ये वैलिडेट हमें मिल जाता है यहाँ पर इसी वजह से। तो यहाँ पर आते हैं और देखिए कि कैसे कैसे करना। पहले तो ईमेल हम लोग गेट कर लेते थे, यहाँ पर लिखा ईमेल addrs.get और यहाँ पर हो जाएगा ईमेल। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कि इफ़ यूज़र हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट मॉडल, यूज़र मॉडल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अकाउंट्स यूज़र मॉडल हमारा इंपोर्ट है ऑलरेडी, ये क्यों इंपोर्ट है और ये क्यों इंपोर्ट है, ये दोनों का किसी काम का नहीं है, तो ये दोनों हटा देते हैं। वो ऑटो इंपोर्ट हो गया किसी न किसी वजह से। तो यहाँ पर आते हैं वापस से और यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र जो हमारा मॉडल है उस पर ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, अगर जो ईमेल हमें मिल रहा है वह और जो हमारा डेटाबेस में ईमेल है वह अगर मैच करता है तो हम लोग समझेंगे, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम समझेंगे कि ईमेल है, मतलब सही यूज़र है हमारा, एक रजिस्टर्ड यूज़र है, तो अब इसको ईमेल भेजने का काम हम लोग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर किया हुआ है। अगर नहीं है तो क्या करना है वो हम लोग एल्स पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर पहले पास लिख देते हैं और यहाँ पर एल्स और यहाँ पर लिख देते हैं रेज कर देना एक वैलिडेशन एरर, और इसमें क्या कहेगा कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र, यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र, ये हमने लिख दिया हुआ है। अभी यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं, बिकॉज रेज होगा तो रिटर्न कुछ नहीं होने वाला, ये हटा दिया। अभी हमारा जो मान लीजिए कि हमारा ईमेल मिल गया, तो अभी हमें उसमें करना है क्या काम कि ईमेल भेजना है पासवर्ड रीसेट का। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें तिकड़म में लगानी पड़ेगी। एक पहले तो यूज़र निकाल लेते हैं, तो यूज़र इक्वल हमारा हो जाएगा यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जो ईमेल आ गया है वैलिडेट तो कर लिया कि ईमेल है, अब उस ईमेल से यूज़र ऑब्जेक्ट को निकाल ले रहे हैं, ये यूज़र ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अब यूज़र आईडी के बेस पर हम लोग एक यूआईडी जनरेट करवाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज इनकोड डिकोड हमें करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली ऐसे यूआरएल पे दिखा नहीं सकते। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जेंगो से, सारी चीज़ें इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। देखिए मुझे यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया जेंगो यूटिल्स इनकोडिंग से स्मार्ट str फोर्स बाइट्स, जेंगो यूनिकोड डिकोड एरर और जेंगो यूटिल्स http से URL सेफ बेस 64 डिकोड और URL सेफ बेस 64 इनकोड। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें जनरेट करना पड़ेगा एक टोकन पासवर्ड रीसेट के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है जेंगो में कॉन्ट्रीव ऑथ टोकन से पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग आते हैं वापस यहाँ पर, ईमेल हमें यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अभी ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमें यूज़र को प्रिंट करेंगे तो उसमें आईडी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा, टीसी भी मिल जाएगा, इजी एडमिन भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग यूआईडी हमें चाहिए, यूआईडी मीन्स यूज़र की आईडी चाहिए, तो यूज़र आईडी मिल जाएगा यूज़र डॉट आईडी से, इस चीज़ से। अब इसको प्रिंट करेंगे आपको आईडी मिल जाएगा, बट ये हमें ऐसे नहीं चाहिए, इसको हमें इनकोड करके हमें रखना है यहाँ पर, जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि URL सेव इनकोड। ये अब ये जो है, ये जो मेथड आप देख रहे हैं URL सेव बेस 64 इनकोड, ये इंटीजर नहीं लेता, ये बाइट्स में लेता है। हम लोग अगर इसको डायरेक्ट ऐसे दे दें तो ये काम नहीं करेगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा बाइट्स में। तो इसको फोर्स बाइट्स का यूज़ करेंगे और उसके अंदर में इसको लिखेंगे, तो ये हमारा पहले बाइट्स बनेगा, बाइट्स बन के फिर इनकोड हो जाएगा और जो कि हमें UID में मिल जाएगा। ओके, आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, मैं प्रिंट करके आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर स्कोप लगा के छोड़ देता हूँ इनकोडेड UID, और यहाँ पर UID आप प्रिंट करके देख सकते हैं। अभी ID हमें मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोकन जनरेट करवाते हैं। तो टोकन इक्वल पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर, जो हमने इंपोर्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया, और इस पर एक है मेक टोकन, इस पर हमें यूज़र ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। हमने यूज़र ऑब्जेक्ट दिया और हमें ये एक टोकन क्रिएट करके दे देगा। आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट करके देख सकते हैं।
मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड रीसेट टोकन, और टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये टोकन लगा दिया मैंने। अब आप सिंपली यूआईडी और टोकन को मिलाकर एक लिंक जनरेट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपका लिंक बनेगा HTTP, और फ्रंट एंड का हमारा क्या रहेगा, लोकल होस्ट रहेगा, या फिर आप 127 भी कर सकते हैं। तो लोकल होस्ट मैं रख रहा हूँ फिलहाल के लिए 3000 पोर्ट पर, जो कि अभी हमें मिलेगा नहीं, मगर फिर भी मैंने लिख दिया हुआ है API/user/reset, उसके बाद स्लैश और कॉन्केट करवाना पड़ेगा। तो प्लस UID प्लस स्लैश, तो स्लैश के लिए यहाँ पर इस तरीके से देना पड़ेगा कॉट में, फिर प्लस और उसके बाद टोकन। और आई थिंक इससे हमें एक लिंक मिल जाना चाहिए, जो हम प्रिंट करके देख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड रीसेट लिंक, और यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली लिंक। अब इस लिंक को हमें ईमेल के थ्रू भेज देना है, इसी ईमेल आईडी पे, जो भी इस यूज़र का ईमेल आईडी रहेगा उस ईमेल आईडी पे ये वाला लिंक भेज देना है। लेकिन उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको कंसोल में देख लेते हैं। तो प्रिंट तो हम लोग कर ही रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या देंगे, जब सब कुछ बढ़िया रहेगा तो रिटर्न कर देंगे ATTRS। तो सेव कर दीजिए, और देखिए कि हमारा लिंक जनरेट हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा, इसमें हिट करने पे इस चीज़ पे। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, इसका एक URL फाइल में जाकर बनाना पड़ेगा। इसका नाम रखेंगे सेंड रीसेट पासवर्ड ईमेल। देखिए मैंने इसका नाम रखा है सेंड रीसेट पासवर्ड ईमेल, और सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल व्यू इसको चलाएगा, और इसका नाम हमने ये रखा हुआ है। तो ये बस हमें हिट करवाना है, और हिट करवाने के साथ हमें इसमें एक ईमेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये हमें टोकन जनरेट करके दे देगा पासवर्ड रीसेट का, जिस पे ये लिंक रहेगा, साथ में UID रहेगा, बट इनकोडेड ही रहेगा, डायरेक्टली 1 या 2 या 3 इस तरीके से नहीं रहेगा, और साथ में टोकन रहेगा जो हमारा पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर इससे जनरेट होगा इस यूज़र के लिए। वह इसको सेव किया, सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पर और एक नया बनाते हैं, यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। और हमें क्या करना है, हमें इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाएगा, लेकिन इसको हमें भी चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत लंबा सा मैंने लिखा हुआ है। वर्जन पे फाइल में आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी हेडर में पहले एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, इसमें ऑथराइजेशन देने की आवश्यकता है नहीं, बॉडी देना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी अगर इसको हिट करता हूँ तो ये कहेगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड ईमेल, रिक्वायर्ड एक ईमेल हमें देना पड़ेगा। तो बॉडी में आया रॉ जेसन, और यहाँ पर हमें एक ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ईमेल, और ईमेल वही होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो। तो sonam@example.com इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी किया और ईमेल यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसे सेंड में क्लिक करेंगे, ये कहेगा पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। आप ये ईमेल में चेक करने के वजह अभी के लिए हमारा ये कंसोल में दिखना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं दिखता है या नहीं। देखिए इनकोडेड UID जो हमने दिखा था, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो UID था हमारा, उसको मैंने इनकोड किया हुआ था। UID इनकोड होकर आपको मिलता है MW, जो भी इसका ID होगा वो हमें पता नहीं है, इनकोडेड होकर ये मिल रहा है। उसके बाद हमने प्रिंट किया था ये जो टोकन जनरेट हो रहा है इस यूज़र ऑब्जेक्ट के बेस पे उस टोकन को। तो ये टोकन हमें कुछ इस तरीके से ये वाला टोकन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा पाथ यानी कि URL और ये इनकोडेड ID और ये टोकन सब मिलकर एक इस तरीके से पासवर्ड रीसेट लिंक बन जा रहे हैं। ये वाला लिंक ये हमें बस ईमेल में भेजना है, बट अभी के लिए कंसोल में। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे आप हिट करेंगे तो आपका फ्रंट एंड खुलेगा और वहाँ पर आपको नया पासवर्ड डालने का और नया पासवर्ड कन्फर्म डालने का मौका मिलेगा। फिर जैसे आप सबमिट करेंगे वैसे ही हमारा एक और व्यू चलेगा और वह हमारे पासवर्ड को सेट कर देगा। तो वह व्यू अब हमें बनाने की आवश्यकता है। इसमें जो ईमेल भेजने का काम है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले पूरा फंक्शन देख लेते हैं, बिकॉज ईमेल भेजना जब बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये लॉजिकल काम बस ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा यहाँ काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर बस ईमेल भेजना पड़ेगा। यहाँ से हमें
सेंड ईमेल का कोड लिखना है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट के तौर पर, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ भेजना है। यहाँ पर व्यू में वापस से आते हैं और मान लीजिए कि हमारा ईमेल चला गया है और ये लिंक कोई हिट करता है। ये लिंक किसी ने हिट किया, लिंक हिट हो चुका है। अब उसने नया पासवर्ड, नया कंफर्म पासवर्ड दोनों लिख दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब क्या होना चाहिए वह हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हमारा पासवर्ड, नया पासवर्ड अपडेट हो जाना चाहिए यूज़र का। यहाँ पर आना है क्लास यूज़र पासवर्ड रीसेट व्यू, ये लिखा। यहाँ पर रेंडरर क्लास लिखेंगे, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। रेंडरर क्लास यूज़र रेंडरर, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये भी हमें ऑथेंटिकेट नहीं करवाना, ऐसे ही यूज़ होगा, तो इस पर भी हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो टेप यहाँ पर पोस्ट वही होगा, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट किया, DF पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट और फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग, हमारा पास हमें यहाँ सीरियलाइज़र बनाना पड़ेगा, तब जाकर आगे हमारा काम होगा। तो एक सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस लिंक को जब हम लोग ओपन करेंगे, इस लिंक को जब ओपन करेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर क्या क्या रहेगा, एक ID रहेगा और एक ये टोकन रहेगा। और ID और टोकन दोनों ही हमें यहाँ पर चाहिए, बिकॉज ID और टोकन रहेगा तो तभी तो हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सा ID रहेगा तो कौन से यूज़र का हमें अपडेट करना है पासवर्ड। टोकन रहेगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये सही टोकन है या नहीं है। तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पोस्ट में चूँकि हमारा ये रहेगा हमारे पैरामीटर में, तो हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। कैसे एक्सेस कर पाएंगे सभी को पता है, मगर जब लोग यहाँ पर बनाएंगे अपना पाथ, तो डायनामिक देंगे और वह डायनामिक URL से यहाँ पर आएगा और यहाँ से चला आएगा व्यू पे। तो यहाँ पर व्यू में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं UID और टोकन। ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने जेंगो ठीक से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूंगा एक बार और कि क्या लॉजिक मैंने लगाया हुआ है। ये हो गया। सीरियलाइजर में आते हैं, या सीरियलाइजर्स में आते हैं और क्विकली सीरियलाइजर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्लास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं क्लास का नाम रखेंगे यूज़र पासवर्ड रीसेट सीरियलाइज़र, और यहाँ हो जाएगा सीरियलाइजर्स डॉट सीरियलाइज़र। देन 2 फील्ड पासवर्ड एंड पासवर्ड 2, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। कहाँ गया, यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा कॉपी कर लूँ मैं, या फिर ये पूरा कॉपी कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो पासवर्ड है एक फील्ड, सीरियलाइजर कैर फील्ड, मैक्स लेंथ दे दिया हुआ है, इनपुट स्टाइल राइट ओनली। इस तरीके से पासवर्ड 2 के लिए मेटा क्लास मेटा दिया हुआ है, इसमें पासवर्ड एंड पासवर्ड 2। वैलिडेट चलेगा हमारा। वैलिडेट में पहले हम लोग पासवर्ड निकाल लेंगे, फिर पासवर्ड 2 निकाल लेंगे। यूज़र कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमारा जो ID आएगा, ये ID और टोकन, इसको हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लिख दूँ सीरियलाइजर्स यूज़र पासवर्ड रीसेट सीरियलाइज़र, ये वाला सीरियलाइज़र, और यहाँ पर आपको भेजना है डेटा, जो रिक्वेस्ट डेटा में जो हमारा नया पासवर्ड आएगा, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड आएगा वह। उसके इसके अलावा हमें कॉन्टेक्स्ट करके कुछ और डेटा भेजना पड़ेगा। कुछ और से मेरा मतलब है कि UID भेजना पड़ेगा, जो कि UID में आएगा। उसके बाद हमें भेजना पड़ेगा टोकन, जो कि हमारा टोकन में चला आएगा पैरामीटर के द्वारा। यहाँ पर भेजना पड़ेगा टोकन। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी कहाँ पर, हमारे सीरियलाइजेशन में, यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। तो सीरियलाइजर इफ़ कर देते हैं, इफ़ सीरियलाइजर डॉट इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड है तो बढ़िया, वरना रेज कर दो एक्सेप्शन, रेज एक्सेप्शन ट्रू। और साथ में इफ़ लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक रिस्पॉन्स। तो रिटर्न कर दिया, और साथ में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, जो ये वाला रिस्पॉन्स है वह सेव कर दिया। पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली मैसेज मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है 200। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर सीरियलाइजर में आते हैं। हमारे पास चलाया है UID और टोकन दोनों, तो उन दोनों को भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़र करने के बजाय UID, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा UID। इसी तरीके से टोकन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोकन। हमारे पास पासवर्ड 2 है, UID है और टोकन है।
और ये दो चीज़ें आई कहाँ कहाँ से हैं, ये दो चीज़ें कहाँ से आई, यहाँ पर हम लोग को ये बना लेना चाहिए ताकि आप इसका लॉजिक ठीक तरीके से समझ सकें। देखिए हम लोग हिट करेंगे जब सबमिट पे क्लिक होगा, जैसे कि इस लिंक पे जब क्लिक होगा, ये जो लिंक था हमारा, ये लिंक पे कोई क्लिक करेगा, ये फ्रंट एंड है। लिंक पे जब क्लिक होगा तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डालने का मौका मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट डेटा में। जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा और डेटा डाल के सबमिट पे क्लिक करेगा तो हमारा ये वाला चल पड़ेगा रिसेट पासवर्ड। और चूँकि हमारे पास आईडी है तो आईडी हमने डायनेमिकली यहाँ से हम लोग ले लेंगे यूआरएल से, जो कि यहाँ पर चलाएगा। फिर टोकन भी है यूआरएल में तो उसको भी यहाँ पर टोकन में ले लेंगे। अब जब ये हिट होगा तो ये दो चीज़ें आईडी और टोकन ये इस व्यू में चली जाएंगी, तो वो इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो रिक्वेस्ट और डेटा में हमारा पासवर्ड रहेगा और यूआईडी में हमारा यूआईडी रहेगा और टोकन रहेगा वो भी इनकोडेड, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे। कॉन्टेक्स्ट में डालने के बाद ये सिलेक्शन के लिए यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जिसको हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को निकाल लिया हुआ यूआईडी को टोकन को, और आगे हमें यहाँ पर काम करना है। लेकिन उससे पहले ये वाला देख लीजिए, अगर हमारा सब कुछ वैलिडेट रहा तो बढ़िया, हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स ये, और ना रेज हो जाएगा एक्सेप्शन। अभी वापस से यहाँ पर आते हैं, तो आईडी है टोकन है। सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग पासवर्ड एंड पासवर्ड 2 को वैलिडेट कर लेते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो बढ़िया है, ये आगे बढ़ जाएगा, वरना ये रेज हो जाएगा एक्सेप्शन की पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। अभी यहाँ पर हम लोग अपना मेन काम शुरू करेंगे। तो पहले मुझे चाहिए आईडी, वो भी सही आईडी चाहिए। तो हम लोगों ने, हमारे पास यूआईडी में आईडी तो है बट इनकोडेड, तो इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए आपको लिखना है यूआरएल डिकोड, यूआरएल सेव डिकोड, इससे हमारा डिकोड होगा। और यहाँ पर देना है आपको बाइट्स में, चूँकि ये है तो यूआईडी हमने यहाँ पर दिया। अब मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, str में, स्ट्रिंग में। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्मार्ट str, और पूरे को आप रैप कर दीजिए इससे। तो ये स्मार्ट str हमें स्ट्रिंग दे देगा जो कि आईडी में मिल जाएगा। ओके, तो आईडी में अब हमारा वैल्यू आ गया 1 2 3 इस तरीके से, तो वो आ गया। अभी आईडी मिल गया है तो हम लोग पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और आईडी हमारे पास है ही, तो आईडी के बेस पे हमने यूज़र ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा निकाल लिया। अब टोकन को चेक करना पड़ेगा कि जो टोकन जनरेट हुआ था वो जो टोकन आया हुआ है यहाँ व्यू से होते हुए, इस लिंक से होते हुए, इस व्यू से होते हुए यहाँ पर, वो दोनों सही है या नहीं। बिकॉज सही होगा तभी हम लोग उसका पासवर्ड रिसेट करेंगे, वरना कोई टोकन मैनिपुलेशन करके हमारा कोई भी किसी का भी पासवर्ड रिसेट कर लेगा तो वैसा काम नहीं होने वाला। तो नॉट, इफ़ नॉट पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर, और इसमें एक फंक्शन है चेक टोकन, जिसमें हम लोग यूज़र के बेस पर हमने टोकन बनाया था, तो यूज़र के बेस पर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज़र लिखा, और जो टोकन है वो अगर सही रहा तो हमें मिल जाएगा कि ये और ये दोनों ही हमारा सही है। तो इफ़ नॉट, अगर नहीं मैच करता है तो उस केस में आप एक एक्सेप्शन रेज करेंगे। अगर टोकन जो हमारा आ रहा है वह, और जो यूज़र के द्वारा हमने क्रिएट किया था टोकन, जब इसको सेंड कर रहे थे तब यहाँ पर ये टोकन जनरेट कर, ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने इसको जो टोकन को मेक किया, क्रिएट किया, तो यूज़र ऑब्जेक्ट का हमने यूज़ किया होता, तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर इसको चेक भी कर रहे हैं। तो अगर दोनों सेम नहीं है, इफ़ नॉट सेम होता है, तो उस केस में इसके अंदर हम लोग रेज कर देंगे क्या, वैलिडेशन एरर। तो रेज वैलिडेशन एरर, और वैलिडेशन एरर में यहाँ पर लिख देंगे कि टोकन इज़, कॉट के अंदर में लिखना पड़ेगा, टोकन इज़ नॉट वैलिड और एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका टोकन का लाइफ कैसे सेट कर सकते हैं। ये टोकन आपका ईमेल में चला गया, 5 मिनट तक ही रहेगा, 5 मिनट के बाद अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया। अगर टोकन वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली तो ये इफ़ का अंदर का कोड चलेगा नहीं, तो क्या करना है उसके बाद सिंपली सेट कर देना है पासवर्ड। टोकन भी सही है, बाकी सारी चीज़ें सब सही है, तो सेट कर देना है पासवर्ड और सेव कर दीजिए, और ATTR ये हो जाएगा हमारा, रेज हो जाएगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग यूनिकोड को डिकोड करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक एक्सेप्शन आकर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए हमें इसको पूरे को ट्राई कैच के अंदर रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, प्रोटेक्टेड होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक का कट कर लूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसे पूरा कट किया, ट्राई कैच, ये ऑटो तो आता नहीं है, ट्राई और कैच नहीं होता इसमें होता है एक्सेप्ट, आई थिंक एक्सेप्ट, ये यहाँ तक। और ये ट्राई के अंदर में पूरा का पूरा आप लिख डालिए, यहाँ से यहाँ तक का एक बार टैब प्रेस कर दीजिए। तो ये ट्राई के अंदर में पूरा का पूरा है। अगर किसी भी तरीके से कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये एक्सेप्ट में आएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे किसके लिए, जेंगो यूनिकोड एरर के लिए। एज आइडेंटिफायर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअली मैंने देखा हुआ है, आइडेंटिफायर। और पासवर्ड टोकन जनरेटर ये चेक करेगा, टू चेक टोकन किससे, वही सेम यूज़र टोकन। अगर कुछ गड़बड़ किया जाता है, मतलब मैनिपुलेशन किया जाता है, तो उस केस में रेज कर दिया जाएगा वैलिडेशन एरर। वही ऊपर से कॉपी कर लूँ मैं, ये वाला ये बस एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके टोकन को। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा काम, और हमारा सब कुछ अगर सही रहा तो काम हो जाना चाहिए। हमने क्या किया, 2 फील्ड्स हमारे पास आएंगे, दोनों का डेटा निकाल लिया। यूआईडी हमारा हमें इस लिंक से मिल जा रहा है, यहाँ पर आएगा, यहाँ से व्यू में आएगा, व्यू से हमने पास किया हुआ यहाँ पर, जो हमें यूआईडी और टोकन मिल जाएगा। यूआईडी हमारा इनकोडेड है, ये हमें यूज़र की आईडी प्रोवाइड करेगा। पहले चेक करेंगे कि पासवर्ड और पासवर्ड 2 सेम है या नहीं। बिल्कुल सेम है तो नीचे आकर कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना यहीं पर से हमारा ये खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शन रेज होकर। हमें आईडी चाहिए तो हम लोग इसको डिकोड करेंगे पहले, फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आईडी निकाल लेंगे। जब आईडी आ गया तो यूज़र ऑब्जेक्ट में गेट लगा के यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। अब हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट भी है और टोकन भी है। हमने जनरेट करते वक्त टोकन को यूज़ किया था यूज़र को, तो उस केस में हम लोग जब इसको वेरीफाई करेंगे, चेक टोकन करेंगे, तो उसी यूज़र को ऑब्जेक्ट को हम लोग निकालेंगे और टोकन को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यूज़र ने भेजा है टोकन, मतलब रीसेट का, वही यूज़र का टोकन है या नहीं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। अगर नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन ये रेज हो जाएगा, वरना पासवर्ड सेट हो जाएगा। अगर कोई मैनिपुलेशन होता है, एक्सेप्शन रेज होता है, तो यहाँ पर आएगा और हमारा ये एक्सेप्ट चलेगा इस एक्सेप्शन के अकर होने पर। तो ये हमें रीसेट करके दे देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें हिट करना है, किस पे हमें हिट करना है, इस यूआरएल पे विद एक वैलिड यूआईडी, एक वैलिड टोकन और साथ में पासवर्ड के 2 फील्ड्स। ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, रीसेट यूज़र पासवर्ड, और इसको पूरे को कॉपी कीजिए। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कहाँ गया, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, पोस्ट होगा। और ये मैं यहाँ पर ये नहीं लिखना, यहाँ पर ये लिखने के बजाय एक तो पहले ये एक्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेशन जेसन। यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर कॉपी करते हैं। देखिए रीसेट पासवर्ड है और एक टोकन चाहिए होगा, तो रिजल्ट लिखा स्लैश और एक चाहिए आईडी, फिर एक टोकन। तो ये हम लोग यहाँ से मिलेगा। जैसे सोनम का मुझे अगर रीसेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सेंड किया मैंने, तो एक लिंक जनरेट हो गया, जो कि आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल कंसोल में देखने को मिलेगा। देखिए कंसोल में सबसे नीचे आता है कंसोल में। अब इसमें आपको मिलेगा एक आईडी जो कि MW करके लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कॉपी कर लेंगे। पूरा सेलेक्ट हो गया क्या, पूरा नहीं चाहिए, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का चाहिए। कॉपी किया, देखिए मैं इसको करता हूँ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ लास्ट में एक स्लैश लगाना है, ज़रूर भूलना नहीं है। ओके, ये कहाँ पर मैं कर रहा हूँ, सेंड, ओ सॉरी गलत जगह पर मैंने कर दिया। यहाँ नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसका तो सेम रहने तो नहीं है। ये नहीं करना, ये जो हमने बनाया था इस पर करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, लास्ट में स्लैश लगाना भूलना नहीं है। अभी ये डिमांड करेगा क्या, ये डिमांड करेगा
एक तो अगर मैं अभी सेंड में क्लिक करूं तो ये कहेगा कि पासवर्ड एंड पासवर्ड टू रिक्वायर्ड, तो आकर इसको देते हैं यहाँ पर से रॉ, यहाँ से जेसन, और यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड और एक पासवर्ड देंगे, क्या रिसेट कर रहे हैं तो हेलो 123 कॉमा, फिर पासवर्ड टू और यहाँ पर ये हो जाएगा हेलो 1 2 3 4 5 6 कर दिया मैंने, यानी कि दोनों मैच नहीं कर रहा। सेंड में क्लिक करेंगे, ये कहेगा कि पासवर्ड डज नॉट मैच। अब दोनों मैच करवाते हैं, हमारा रीसेट हो जाएगा हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3। सेंड में क्लिक किया, देखिए पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी जब हम लॉगिन करेंगे इसको सिर्फ हेलो से करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा, ये काम नहीं होने वाला, हमारा रीसेट हो चुका है पासवर्ड 1 2 3 सेंड, लॉगिन हो गया। तो पासवर्ड रीसेट का काम भी यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा फंक्शनैलिटी जो था ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अगर आप देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, जो लॉगिन किया हुआ यूज़र है उसका प्रोफाइल कैसे देखना है, डेटा वह देख लिया, पासवर्ड चेंज कैसे करना है वह देख लिया, रिसेट ईमेल कैसे भेजना है और रिसेट कैसे करना है पासवर्ड को, सब कुछ हमने देख लिया। पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है। अभी जो इस लिंक को ईमेल पे भेजने की बात है वह मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर ये हमारा कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले अगर ये जो लिंक है, इस लिंक को आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही ये हमारा रहे वैलिड, तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक सेटिंग आपको करना पड़ेगा जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है इस क्लास के द्वारा, ये पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये सेट करना पड़ेगा, अपने सेटिंग में जाइए, वो सबसे नीचे चले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है पासवर्ड रीसेट टाइम आउट, ये सेकंड में लिखा है 900 सेकंड, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट लिख दिया, मतलब ये जो टोकन हमारा जनरेट होगा यहाँ पर और ईमेल में जाएगा वो 15 मिनट के लिए वैलिड है। अगर 15 मिनट में वो अपना रीसेट करता है पासवर्ड तो ठीक, अगर नहीं रीसेट करेगा तो टोकन एक्सपायर हो जाएगा, उस टोकन से रीसेट नहीं कर पाएगा, उसको वापस से ईमेल भेजना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड रीसेट का ईमेल सेंड करवाना पड़ेगा वापस से आके। तो ये एक अच्छा है ऑप्शन कि आप इसको रखें। ये सेकंड्स में लेता है, जैसे 900 सेकंड से तो 15 मिनट के लिए वैलिड माना जाएगा। इसको चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ईमेल सेंड करवाते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए कुछ कन्फिगरेशन करना पड़ेगा सेटिंग्स फाइल में, तो पहले उसको कर लेते हैं। सेटिंग्स फाइल में आते हैं यहाँ पर और ईमेल का कॉन्फ़िग कर लेते हैं। ईमेल का कॉन्फ़िग मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर। तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ईमेल बैकएंड सेटअप करेंगे। इसके लिए हमें ईमेल बैकएंड लिखना है django.core.mail backends smtp ईमेल बैकएंड। उसके बाद ईमेल होस्ट हमें लिखना पड़ेगा, तो ईमेल होस्ट आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद इसका जो पोर्ट होगा वह पोर्ट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये सारे आपको जीमेल से मिल जाता है, आपको बस सर्च करना पड़ेगा smtp जीमेल, ये क्रेडेंशियल आपको उसमें से मिल जाता है, या फिर आप इसी सेम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है अपने एक जीमेल का, फिर उस जीमेल का पासवर्ड लिखना है और TLC को ट्रू करवाना है। तो यूज़र मतलब ईमेल और उसका पासवर्ड यहाँ तो नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये हमारा अगर सर्वर में चला गया प्रोडक्शन में और किसी ने इसको हैक कर लिया तो यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या मेरे जीमेल का पासवर्ड है और क्या ईमेल है। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम लोग .env फाइल में रखेंगे। तो .env फाइल में रखने के लिए हम लोग एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको कर दें स्टॉप और पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए आपको लिखना है django.env, इंटर प्रेस कीजिए और ये वाला हमारा रहेगा django-.env 1.4.2 अभी है, ये बस आपको कॉपी करना है। इसको सेटअप कैसे करना है उसके लिए आपको होम पेज में जाना पड़ेगा। तो होम पेज में क्लिक कर देता हूँ, इसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के लिए क्या करना है वह एक बार देख लेते हैं इसके होम पेज में, यहाँ पर गिटहब में बताया होगा। जूम करते हैं, ये कहता है कि आपको जाना है manage.py फाइल में, वहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है .env। तो इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद manage.py फाइल में जाइए। तो manage.py फाइल है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद ये कहता है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको भी कॉपी कर लिया
और आई थिंक यहाँ पर पेस्ट कर देने से काम हो जाना चाहिए। इसको सेव कर दिया। तो बस इतना ही करना है इसको कन्फिगरेशन करने के लिए। और यहाँ पर बता रहा है कि .env could not resolved, why not resolved। मैंने VS कोड को एक बार क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट किया तो ये हमारा ठीक हो गया। तो आप भी देखिएगा, अगर आपका भी इस तरीके से रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड बताए, नॉट रिजॉल्व बताए, तो आप इसको एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, मे बी आपका भी ठीक हो जाए। अब हमें ज़रूरत है .env फाइल की, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल और .env फाइल बन गया। अब इसमें बनाना है एक ईमेल यूज़र, दूसरा ईमेल पासवर्ड और फिर ईमेल फ्रॉम। तो इसमें मैं क्विकली इसको लिखता हूँ, इस तरीके से ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आपको ईमेल यूज़र लिखना है, यहाँ पर आपको अपना जीमेल लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना वरना काम नहीं करेगा। और यहाँ पर अपने जीमेल का पासवर्ड लिखना है सही सही, और फिर ईमेल आप किससे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है सही सही। ये मैं चेंज कर दूँगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मैंने ये डमी इस तरीके से लिखा हो, ये आपको यूज़ नहीं करना, ये काम नहीं करेगा। आपको अपना जीमेल उसका पासवर्ड लिखना, आप यहाँ पर दोनों सेम लिख सकते हैं, लेकिन जीमेल लिखना। ये हो गया env। अब इसी वेरिएबल्स को हम लोग अपने setting.py फाइल में यहाँ पर यूज़ करके सारी चीज़ें लिखेंगे, जिससे कि हमारा डेटा भी हाइड रहेगा और हमारा काम भी होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है एक ईमेल और ईमेल होस्ट यूज़र और इक्वल हमें OS चाहिए होगा, os.environment environ और .get। ये env के वेरिएबल्स को एक्सेस करने का तरीका है। मुझे चाहिए यूज़र, तो मैंने यहाँ पर यूज़र लिख दिया। अभी OS इसको नहीं मिल रहा, तो हमें OS को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट OS ऊपर जाइए, वहाँ भी कर सकते हैं, बट एक जगह पर करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंपोर्ट OS और नीचे आते हैं ईमेल यूज़र, यानी कि अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि यहाँ जो भी लिखेंगे वह चला आएगा यहाँ पर। अभी ये अगर फाइल शेयर भी हो जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ से ये रीड कर रहा है, यहाँ से रीड करके यहाँ पर यूज़ करेगा। ये फाइल हम लोग शेयर करेंगे नहीं क्योंकि ये .env है। तो एक ये हो गया। अब इसी तरीके से पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल होस्ट, यहाँ पर पासवर्ड लिखना। ओके, ये पूरा ही हट गया, सिर्फ यूज़र हटाना और यहाँ पर लिखिए पासवर्ड। ये पासवर्ड पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है। ये जो आप वेरिएबल्स देख रहे हैं, ये ईमेल बैकएंड, ईमेल होस्ट, ईमेल पोर्ट, ईमेल होस्ट यूज़र, ईमेल होस्ट पासवर्ड, ये एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ पर ईमेल यूज़ TLS इक्वल ट्रू, ये लिखिए, सेव कर दीजिए। तो ये ईमेल का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था वह हमारा यहाँ पर हो गया। अब मुझे बस यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, अपना सही लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ईमेल भेजने के लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन बना लेता हूँ। तो एक यूटिल्स नाम का एक हम लोग यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं अकाउंट्स के अंदर में, न्यू फाइल utils.py। इसमें हम लोग ईमेल मैसेज का यूज़ करेंगे, जो जेंगो में हमें मिलता है उसका यूज़ करेंगे ईमेल भेजने के लिए। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हमें ईमेल फ्रॉम लिखना पड़ेगा, तो OS इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे यूटिल, और इसमें एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक मेथड, और मेथड का नाम रखेंगे df send email, और इसमें डेटा आएगा। डेटा हम लोग इस फंक्शन को बस इसमें कॉल कर लेंगे जहाँ से हमें ईमेल भेजना है वहाँ पर, और डेटा यहाँ पर जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें ईमेल ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, जहाँ से मैं इसको पढ़ के बना रहा हूँ, कोई भी मेरा इसमें दिमाग नहीं है। तो ईमेल मैसेज जो हमने इंपोर्ट किया है उसका यूज़ करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमें, जैसे कि सब्जेक्ट इक्वल, अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं। डेटा में हमारा सब्जेक्ट आएगा और वह रहेगा ईमेल सब्जेक्ट नाम की एक वेरिएबल, मतलब की में, तो वह हमारा सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसी तरीके से बॉडी, ईमेल का क्या बॉडी रहेगा, वह डेटा और ईमेल बॉडी, या फिर सिर्फ बॉडी भी आप लिख सकते हैं, बॉडी लिख दीजिए सिर्फ, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिए। देन नेक्स्ट हमारा ईमेल फ्रॉम नहीं, यहाँ पर फ्रॉम ईमेल होता है, फ्रॉम ईमेल
इसमें os.in से इसको हम लोग निकालेंगे तो env.get, और इसका हमने पहले से बना के रखा हुआ है email from, तो वह यहाँ पर रीड हो जाएगा। फिर टू इक्वल यानी कि कहाँ पर भेजना है वह तो ईमेल हमें मिलेगा यहीं से कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है रीसेट के लिए वह यूज़र ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें से यूज़र डॉट ईमेल करके ईमेल निकालेंगे जो कि हमें बस इस फंक्शन को कॉल करते हुए डेटा बनाकर यहाँ पर भेजने की आवश्यकता है। तो मिल जाएगा हमें डेटा में, और डेटा बिकॉज मल्टीपल जगह पर आप भेज सकते हैं ईमेल, तो ये एक तरह से लिस्ट, ये एरे आप कह सकते हैं, ले लेता है। मैं आपको भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ इसका, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या है, जो कि हमें मिल जाएगा टू ईमेल। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, फिर सिर्फ टू भी आप लिख सकते हैं या फिर टू ईमेल लिखिए। फ्रॉम ईमेल है, टू ईमेल रहेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। उसके बाद सिंपली इस ईमेल को ईमेल डॉट सेंड कर देना है, ईमेल डॉट सेंड, और ये हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या एरर इसमें दिखा रहा है, यहाँ एक कॉमा मिसिंग है, यहाँ एक कॉमा मिसिंग नहीं है, बस इसको सेव कीजिए और एरर नहीं है। अभी ये जो स्टैटिक मेथड है हमारा, ये हमें बस यहाँ पर कॉल करना और ये डेटा हमें प्रोवाइड करना है, ये डेटा जिस पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आते हैं सीरियलाइज़र में और यहाँ पर हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करेंगे कैसे, यूटिल से हमें सेंड ईमेल ये कॉल करना है, होपफुली इंपोर्ट हो गया, और डेटा एक हमें वेरिएबल बना लेना है यहाँ पर डेटा। और डेटा में हमें क्या क्या देना है, डेटा में हमें देना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा में प्रोवाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट बॉडी, फ्रॉम ईमेल तो env साथ चलाएगा, और यहाँ पर टू ईमेल, दो चीज़ें, 1 2 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड करना है। तो हमें सब्जेक्ट क्या देना है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा रीसेट योर पासवर्ड, कॉमा। उसके बाद ये हमें की बनाना है ना, तो इसको कॉट के अंदर में रखेंगे। उसके बाद हमें देना है क्या, बॉडी। तो बॉडी में क्या भेजना है, बॉडी में हमें भेजना है, बॉडी में सिर्फ लिंक भेज देते हैं या फिर एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पर लिखिए बॉडी इक्वल, और यहाँ पर लिखिए रीसेट पासवर्ड, क्लिक फॉलोइंग लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, एक स्पेस, और यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे जो लिंक हमने बनाया हुआ है जिस पे हमारा एक्चुअल लिंक है रजिस्टर करने का हुआ, और ये बॉडी हम लोग सिंपली यहाँ पर डाल देंगे। तो सब्जेक्ट मिल गया, बॉडी मिल गया, अब बस एक कहाँ पर ईमेल भेजना है वह देखना है। उसके लिए क्या की हमने बनाया है, टू ईमेल, और ये मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा यूज़र डॉट ईमेल से, बिकॉज आईडी मिल चुका था, आईडी से हम लोगों ने निकाल लिया था यूज़र, ठीक, यूज़र निकाला था नहीं हमने ईमेल से, ईमेल हमें मिल चुका था, ईमेल से हम लोग यूज़र निकाल चुके थे। अब यूज़र डॉट ईमेल करेंगे तो डेटाबेस वाला जो भी ईमेल रहेगा जिस पर हमें सेट करना है वह हमारा मिल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें डेटा बन के यहाँ पर जाएंगी, और फिर हमारा ये चलेगा, और ईमेल सब कुछ ठीक रहा तो हमारा सेंड हो जाना चाहिए। तो ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो उस टेस्ट करने के लिए मुझे ये क्रेडेंशियल पहले चेंज करना पड़ेगा, अपना जो ओरिजिनल रियल है वह मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं, और फिर ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो मैं जीमेल में लॉगिन करता हूँ और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर दूँगा। मैंने अपना env में डेटा चेंज कर लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं बट मैंने चेंज कर लिया है, और मेरा जीमेल भी यहाँ पर लॉगिन है। ये मेरा ऐसे फेक जीमेल है, मैंने इस बस प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया हुआ है। तो ये एक मैंने सेटअप कर लिया। अभी इसमें देखिए जीमेल इसका, चूँकि इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग ईमेल भेजने के लिए, तो आपको इसमें एक सेटिंग करना पड़ेगा, चाहे आप जेंगो यूज़ कर रहे हो, लारावेल यूज़ कर रहे हैं या फिर नोड.जेएस, आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक लेस सिक्योर एक्सेस, ऐप एक्सेस, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये ऑन और ऑफ, ये आपका वैसे ऑफ रहता है तो आपको यहाँ इसको आकर ऑन करना पड़ेगा, तभी आप ईमेल भेज पाएंगे। ये आपको सभी में करना है। आप चाहे जीमेल यूज़ कर रहे हो या फिर
आउटलुक यूज़ कर रहे हैं फिर हॉटमेल यूज़ कर रहे हो, आपको ये सभी में ऑप्शन रहता है जो आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कर लिया, अभी ईमेल हमारा इसमें से भेजा जा सकेगा। तो ये एक सेटिंग यहाँ पर आपको करना है। ENV में ऑलरेडी मैं सेटअप कर चुका हूँ। अब चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं इस ईमेल से, क्योंकि हमें एक जेन्युइन ईमेल चाहिए पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने इस जगह पर और करेंगे एक नया रजिस्ट्रेशन अपने जेन्युइन ईमेल के साथ, जो कि मेरा है ये। नाम राज कर देता हूँ, पासवर्ड यहाँ 1 2 3 4 5 6 यही रहेगा। सेंड में क्लिक करते हैं और हमारा ये देखिए क्रिएट हो गया अकाउंट। लॉगिन एक बार चेक कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ आते हैं और पहले ईमेल लिख देता हूँ मैं। ईमेल लिख दिया, फिर टोकन नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें लिखना है पासवर्ड। तो 1 2 3 4 5 6 सेंड में क्लिक किया, देखिए ये लॉगिन हो जा रहा है, हमें टोकन वगैरह मिल जाए लॉगिन सक्सेस से। प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं, आप चेंज पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं करना, हमें सेंड करना है पासवर्ड। तो सेंड करना है पासवर्ड, तो ये नहीं, ये मैंने क्या लिख के यहाँ रखा हुआ भाई, ये नहीं लिखना था ना, ये मैंने चेंज करना मैं भूल गया था। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार मैं आता हूँ और ये सेंड रिसेट पासवर्ड ईमेल से कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये करना है। अब यहाँ पर हमें अपना ईमेल लिखना है जिसका हमें पासवर्ड रिसेट जनरेट करना है लिंक। तो यहाँ पर आइए अपने ईमेल में, ये ईमेल जो कि हमारा रजिस्टर्ड है और जेन्युइन है, और यहाँ पर जैसे हम लोग सेंड में क्लिक करेंगे हमारे पास एक ईमेल चला जाएगा। सेंड में क्लिक किया, वैसे समय ले रहा है, अगर कोई एरर रहा तो एरर दिखेगा। चलिए एक एरर मिल गया हमें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड बता रहा है, ये SMTP ऑथेंटिकेशन एरर दिखा रहा है। मेरा बैड क्रेडेंशियल, तो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड क्या गलत थे क्या, एक बार देखता हूँ मैं फिर से कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ ईमेल यूज़र ही रखा हुआ है, ये ईमेल यूज़र ना होकर ये ईमेल पास यहाँ पर होना चाहिए था। अभी पासवर्ड ये आएगा, अभी देखते हैं कि ये काम करता है नहीं। यहाँ पर आते हैं, सेंड में क्लिक करते हैं और इस बार तो काम करना चाहिए। देखिए सेंड रिक्वेस्ट, देखिए ये कह रहा है कि पासवर्ड रिसेट सेंड प्लीज़ चेक योर ईमेल। तो चलिए ईमेल चेक करते हैं। यहाँ पर आया मैं, देखिए एक ईमेल आ चुका है, रीसेट योर पासवर्ड। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक फॉलोइंग लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फ्रंट एंड चलेगा, बट फ्रंट एंड हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कॉपी करना पड़ेगा UID तक। तो हमने UID तक कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पोस्टमैन में लेके जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और लास्ट में स्लैश दे देना है, और नया पासवर्ड जो भी आपको सेट करना है वो आप लिखेंगे। सेंड में क्लिक करेंगे, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब हम लोग इससे लॉगिन करना चाहेंगे, नहीं लॉगिन होगा, देखिए कहेगा नहीं होगा लॉगिन, लेकिन आप जब इस नए पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो फिर ये लॉगिन हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका कुछ ये पूरा एप्लीकेशन है जो कि आपका काम करने वाला है, देखिए हमने यहाँ पर देखा। तो ये इसमें सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट कर दी हुई हैं। बस एक चीज़ मुझे अभी कमी लग रहा है कि ये जो .env फाइल हमने बनाया जिसपे कि हमारा क्रेडेंशियल है, पहले तो इसको चेंज कर देता हूँ, वरना मैं गलती से इसको दिखा दूंगा तो मेरा पासवर्ड डिस्क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको मैंने फिर से चेंज कर दिया। तो मैं कह रहा था कि हमने .env यहाँ पर लगा तो दिया, लेकिन .env अभी भी हमारा इग्नोर नहीं था, यानी कि हमें इसमें git ignore इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। git ignore इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जिससे कि हमारा .env हमारे प्रोडक्शन में ना जाए, तो उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस एक्सटेंशन का नाम है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसमें देखिएगा। वैसे आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर git ignore, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस एक्सटेंशन का यूज़ करिए, ये बहुत ही अच्छा बना के देता है ऑटोमेटिक। तो ये देखिए git ignore, ये वाला जो एक्सटेंशन आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है इसका, git ignore कोड ज़ॉम्बी, इसने इसको डेवलप किया हुआ है। तो बस इसको आप करेंगे यूज़। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसका git ignore बनाने के लिए, देखिए Ctrl+Shift+P और यहाँ पर लिखिए ऐड git ignore, जिससे मेरा सेकंड नंबर पे आ जा रहा है। तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे बताएगा कि किस लैंग्वेज के लिए आप इसको बनाना चाहते हो। मुझे पाइथन के लिए बनाना था, मैं यहाँ पर पाइथन लिख देता हूँ। या फिर अगर जेंगो मिल जाए तो और बेहतर है, देख लेते हैं। जेंगो अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, जेंगो मिलेगा नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए इसमें डार्ट है, डी है, और ड्रॉप बॉक्स है, ड्रीम वीवर है, जेंगो नहीं है मेरे ख्याल से, ड्रपल है, इल्म है, और
एक्सप्रेस भी दिया हुआ है, नहीं एक्सप्रेसो है, चलिए नहीं है, जेंगो नहीं है, पाइथन ईजिली मिल जाएगा हमें। तो पाइथन पी फॉर पाइथन होगा। देखिए पाइथन मिल गया। अभी हम लोग इसमें सिंपली क्लिक करेंगे और ये हमें गिट इग्नोर एक क्रिएट करके दे देगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लैस्क के लिए, जेंगो के लिए, सबके लिए ये करके हमें दे देता है। लेकिन हमारा जो मेन है वो है अभी के लिए .env, जो कि आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगा। देखिए .env, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी जब इसको मैं गिटहब में डालूंगा तो ये .env को इग्नोर कर देगा। तो मुझे इसको इग्नोर नहीं करवाना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एक बार पेस्ट कर देता हूँ और इसको चेंज करके कर देता हूँ .env एग्जाम्पल। ओके, तो ये इग्नोर हो जाएगा, बट ये तो चला जाएगा ना, तो ये चला जाएगा। तो अच्छी बात है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएगा कि .env को लिखते कैसे। तो ये पूरा हमारा कोड है जो कि आपने यहाँ पर देख लिया हुआ है, और ये आपको पूरा मतलब फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, चेंज पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, ईमेल भेजना, रिसेट पासवर्ड करना, लॉगिन, यूज़र का डेटा देखना, ये सब। ये जो एक्स्ट्रा कुछ इंपोर्ट्स हो गई होंगी उसको आप हटा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स ही हो गए हैं। सीरियलाइजर में भी एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, और व्यू में तो नहीं है, चलिए नहीं है। और इस कोड को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहूँगा मैं, जहाँ पर हमने व्यूज़ में ये बेवजह लिख दिया हुआ था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मैंने लिखा होता था कि आपको समझ में आ गया, तो आप इफ लगाकर इस तरीके से 2 बार रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप वैलिडेशन एरर इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्शन रेज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ये आपको रिटर्न करने की आवश्यकता है। तो ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ से ये हटा देते हैं। थोड़ा सा इंडेंट मुझे ये करना पड़ेगा। तो एक ये काम इसमें कर लिया, उसी तरीके से इसमें हमें कर देना है। इसमें हमें कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हटाना है यहाँ से, और ये हटाना है। उसके बाद ये वाला रिटर्न हटा, एरर वाला जो रिटर्न है ये मुझे हटा देना है। अभी इसमें थोड़ा सा हमें इंडेंट इसको करना पड़ेगा। ये लीजिए, इंडेंट हमारा हो गया। तो ये इंडेंट हो गया, ये सही तरीके से काम करेगा अभी भी। उसके बाद इसमें तो है नहीं, सिर्फ डेटा रिटर्न करवा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें भी हमने किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये हट गया हमारा, इसमें से ये हटा दिया, और ये एरर वाला हम लोग यहाँ से हटा देंगे रिटर्न। उसके बाद इसमें से ये हमें ठीक करना है, पीछे लाना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। देन इसमें से भी है, तो इसमें भी ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, और ये एरर वाला हटा देंगे, और ये थोड़ा सा पीछे कर देंगे, मतलब थोड़ा सा इंडेंट बेहतर कर देंगे। ये एरर हटा देना है, ये थोड़ा सा पीछे करना है, और यहाँ से ये इफ हटा देना है। आप या तो यहाँ से ये रेज एक्सेप्शन करा लीजिए, फिर रिटर्न करा लीजिए इफ लगा के, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। दोनों करने से फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर से ठीक कर दिया सभी में, और ये कोड हमारा थोड़ा सा बेहतर हो गया। ये जो रेज एक्सेप्शन आप देख रहे हैं ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ये इससे क्या होता है, इससे कोई भी अगर वैलिडेशन एरर होगा तो वो इसको रेज करके हैंडल करेगा। इसका अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाना चाहिए कहीं। वैलिडेशन देखिए यहाँ पर होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है रेजिंग एन एक्सेप्शन ऑन इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा में एक्सेप्शन कैसे रेज करेंगे। इस वैलिड में आपको एक ऑप्शनल ये मिलता है फ्लैग, जिसको आप ट्रू करके एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ये क्या करता है, बेहन ये सीरियलाइजर डॉट वैलिडेशन एरर एक्सेप्शन को हैंडल करवाता है। दीज एक्सेप्शन आर ऑटोमेटिकली डेल्ट विद बाय द डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ये जो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करता है, उसके द्वारा ये हैंडल हो जाता है। और स्टेटस आपको हमेशा मिलेगा फॉरवर्डेड बाय रिक्वेस्ट का, और ये कुछ इस तरीके से लिखना होता है। तो बस इसी का हमने यूज़ किया हुआ है। अगर ये यूज़ ना करते तो लोगों को ईफ लगाकर और मैनुअली सीरियलाइजर एरर्स को रिटर्न करना पड़ता है रिस्पॉन्स की तरफ, इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। पर इससे भी हमारा काम हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीका दिखाया, और लास्ट में मैंने एक तरीका को यहाँ से हटा दिया था कि कोड हमारा कोई देख कर हमें बेवकूफ़ ना समझे, इसीलिए। तो ये है एक बेहतर ऑप्शन। और ईमेल का कॉन्फ़िग अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो मैं आपको ईमेल का कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ जेंगो का। आप गूगल में लिख के सर्च कीजिएगा जेंगो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट लेके जाएगा। देखिए सेंडिंग ईमेल का यही हमने उसमें यूज़ किया हुआ था। ये नहीं यूज़ किया था मैंने क्लास का यूज़ किया हुआ था। तो क्लास यहाँ नीचे कहीं होगा, उसका भी एग्जाम्पल होगा। मैंने देखा तो यहीं से है, पढ़ा भी मैंने यहीं से। ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ था। तो इसमें हेलो, बॉडी, फ्रॉम, टू में देखिए ये कुछ इस तरीके से मल्टीपल लेता है। एक साथ आप मल्टीपल जगहों पर ईमेल भेज सकते हैं। और कौन कौन सा फील्ड क्या क्या करता है
वह सब यहाँ पर लिखा हुआ है और किस टाइप का फील्ड लेता है टू, ये सब देखिए टू लेता है एक लिस्ट और टपल, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई। सब्जेक्ट होगा, बॉडी होगा, फ्रॉम ईमेल टू दे सकते हैं आप यहाँ BCC भी दे सकते हैं, कनेक्शन पर लिख सकते हैं, अटैचमेंट इसमें दे सकते हैं, हेडर्स दे सकते हैं, CC दे सकते हैं, रिप्लाई टू दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मैंने इतना सब कुछ दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ जो काम का था वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो बस यही है डॉक्यूमेंटेशन हमारा। इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग एक और चीज़ में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कलेक्शन है पोस्टमैन का, इसको भी मैं डाल देता हूँ इस प्रोजेक्ट में, ताकि आपको गिटहब में ये भी मिल जाए बनाया हुआ। बट उससे पहले हम लोग इस ईमेल को चेंज कर दूंगा मैं, बिकॉज ये ईमेल मुझे वहाँ नहीं देना है। मैं इसमें सोनम कर देता हूँ। और कहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर सोनम, और यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैं सोनम। ठीक है, सोनम जगह हर जगह सोनम कर दिया हुआ है मैंने। मेरा ईमेल वो भी ईमेल है, फेक ईमेल है, बट ईमेल तो है ना जेन्युइन सा। ये जीमेल नहीं, एग्जाम्पल कर देता हूँ, वरना लोग इसी को यूज़ करने लगेंगे, फिर पता चलेगा कि गड़बड़ हो गया। तो सोनम कर देते हैं इसको। लॉगिन वाले को भी यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल। और यूज़र प्रोफाइल में तो आपको यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है, चेंज पासवर्ड में इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रीसेट में इसको चेंज कर देते हैं, और फिर यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं पहले क्लोज़ कर देते हैं, सबको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ सब क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट करने का। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलता है, 2.1 में एक्सपोर्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ मैं जेंगो ऑथ API 1 में। यहीं पर इसको सेव में क्लिक किया और ये हमारा सेव हो गया। इसको क्लोज़ कर देता हूँ और देखिए हमारा ये वाला आपका पोस्टमैन का ये फाइल रहेगा, जेसन फाइल। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ पोस्टमैन API अगर आपको चाहिए, मतलब पोस्टमैन में API टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एंड पॉइंट्स, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बनाया मिल जाएगा एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट कैसे करना है पोस्टमैन में, देखिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो है ये आप लोगों के पास नहीं रहेगा, ये आप लोगों के पास इस तरीके से डिलीट, ये डिलीट हो गया, हमारे पास नहीं है मान लेते हैं, लेकिन मैंने तो आपको दे दिया कोड में। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, इंपोर्ट में यहाँ क्लिक करना है, फिर अपलोड फाइल्स, देन C ड्राइव या फिर जहाँ पे आपको डाउनलोड करके आपका कोड मिले, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और ओपन क्लिक करना है, इंपोर्ट में क्लिक करना है। आपको ये पूरा का पूरा एंड पॉइंट्स मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपका इसी पोर्ट पे रन कर रहा है या नहीं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और अभी टाटा बाय बाय। ध्यान रहे कि ENV, हाँ एक और चीज़ कि इसमें कौन कौन सा पैकेज हमारा इंस्टॉल हुआ है वह कैसे आप निकालेंगे किसी एक फाइल में, जैसे कि प्रोडक्शन में आप इसको क्विकली इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा pip फ्रीज और एंगल ब्रैकेट और रिक्वायरमेंट्स .txt और इंटर प्रेस कीजिए और देखिए requirements.txt में हमारा सारा पैकेज चला आएगा जो भी इस ENV में हमने यूज़ किया हुआ। तो एसगी, जेंगो, कोड, हेडर, जेंगो.env, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, सिंपल JWT, PyJWT और ये सारी चीज़ें। अपना खुद का पहले वर्चुअल ENV क्रिएट करना है, उसके बाद आपको pip इंस्टॉल और ये वाला फाइल लिखना पड़ेगा। फिर आपको उस वर्चुअल ENV में ये सारी चीज़ें अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी, फिर आप इस प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे। ओके, तो कर लीजिएगा, मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में इसको बताया हुआ कई बार। इसको इतने में समाप्त कर देते हैं और इसमें कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।